अध्याय 241 ये नन्ही परी बच्ची कौन है। लियू जिन अब गठबंधन के भीतर अपार शक्ति का प्रयोग कर रहा है और उसके पुराने प्रतिद्वंद्वी डोंगलू के ड्यूक वेई झोगक्सियन के अलावा लगभग कोई भी उसे नियंत्रित नहीं कर सकता है। यदि वह एक और कदम आगे बढ़ाए तो क्या वह गठबंधन के नेता की उपाधि से स्थापित शब्द को हटाकर गठबंधन का सच्चा नेता नहीं बन जाएगा। ये ध्यान देने योग्य है कि गठबंधन के वर्तमान नेता को लंबे समय से उनके और वेई झोगक्सियन द्वारा दरकिनार कर दिया गया है और वह अनिवार्य रूप से एक कठपुतली है। एक बार जब लियू जिन को एजियो ड्रैगन डिवाइन बीस्ट मिल जाएगा तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसकी प्रतिष्ठा कितनी आश्चर्यजनक हो जाएगी, इस हद तक कि उसका पुराना प्रतिद्वंद्वी वेई झोगक्सियन भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा। इस तरह वह गठबंधन के नेता के सिंहासन पर सही मायने में आसीन हो सकता है। ये सोचते ही लियू जिन का दिल जोश से भर उठा और उसकी आवाज कांपने लगी। मैनर, क्या तुमने जो कहा वह पूरी तरह सच है? लियू मान ने बार बार सिर हिलाते हुए कहा, पिताजी, मैंने जो कुछ भी कहा है वह सच है, उसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है। ये सुनकर लियू जिन बेकाबू होकर हंसने लगा, उसका दिल खुशी से भर गया। गठबंधन के नेता का सिंहासन उन्हें पुकार रहा है। हालांकि उस नन्हे परी बालक ने कुछ शर्तें रखी हैं। वह हमें नीला ड्रैगन दिव्य जानवर तभी देगा जब हम उसे उन शर्तों को पूरा करने में मदद करेंगे, लियू मान ने सावधानी से कहा। लियू जिन की मुस्कान पल भर में जम गई और उसका दिल चिंता से धड़कने लगा। अगर इस बारे में सोचा जाए तो नीला ड्रैगन एक प्राचीन दिव्य प्राणी है, भला कौन इतना उदार होगा कि इसे इतनी आसानी से अर्पित कर दे। ये सोचकर लियू जिन ने भौहें सिकोड़ी। किसी दिव्य पशु के बदले में वस्तु लेने की शर्तें बेहद कठिन होंगी और उनका मूड तुरंत खराब हो गया। गॉडफादर, वह परी जैसा बच्चा मान कर रहा है कि हम एनचेन का और लेई वानली और अन्य लोगों को उसके अपराधों के लिए क्षमादान देने का सौदा करें, लियू मान ने कहा। क्या? लियू जिन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। अविश्वास से लियू मान की ओर देखते हुए उसके चेहरे पर यह भाव था, क्या मैंने सही सुना? ये देखकर लियू मान का चेहरा चापलूसी भरी मुस्कान से भर गया। धर्मपिता, आपने सही सुना, परी बच्ची की बस एक ही विनती है, आप क्या सोचते हैं? इससे पहले कि लियू मान अपनी बात पूरी कर पाता, लियू जिन ने उसे बीच में ही रोक दिया। तो फिर आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, कह दीजिए। इतनी कम कीमत पर एजियो ड्रैगन डिवाइन बीस्ट को प्राप्त कर पाने की बात से लियू जिन को ऐसा लगा जैसे वह सपना देख रहा हो और वह पूरी तरह से चकरा गया। ये सुनकर लियू मान अत्यंत प्रसन्न हुआ। हालांकि उसे विश्वास था कि उसके धर्मपिता ये मेंग के अनुरोध को मान लेंगे, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी आसानी से मान जाएंगे। लगता है मैंने अपने दत्तक पिता के दिल में उस दिव्य प्राणी के महत्व को कमाका। लेकिन कोई बात नहीं, एक बार जब मैं उस दिव्य प्राणी को गठबंधन में वापस ले आऊंगा तो दत्तक पिता के उत्तराधिकारी का पद निस्संदेह मुझे ही मिलेगा। जैसे जैसे लियू मान इसके बारे में सोचता गया वह और भी उत्साहित होता गया, लेकिन उसने लियू जिन की चापलूसी करना नहीं भूला। मेरे धर्मपिता बहुत भाग्यशाली हैं, इसीलिए मेरी पंचेन की यात्रा इतनी सुगम रही। ये सुनकर लियू जिन जोर से हंस पड़ी। मैनर, आपने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं बहुत खुश हूँ। गठबंधन में लौटने के बाद कैबिनेट में आकर काम कीजिए। मैं आपके लिए कैबिनेट सचिव का पद आरक्षित रखूंगा। ये सुनकर लियू मान इतनी खुश हुई कि उसका दिल मानो फट पड़ा। मेरा कोई गुण नहीं है, ये पूरी तरह से मेरे धर्मपिता की नियति थी जिसके कारण मैं पंचेंग में उस छोटी परी से मिला। लियू मान द्वारा कई बार नन्हे परी बालक का जिक्र सुनने के बाद लियू जिन उत्सुक हो गई। मैनर, आखिर यह छोटी परी कौन है जिसका तुमने जिक्र किया? पिताजी, उस नन्हे परी जैसे लड़के का नाम ये मेंग है, वह। लियू मान ने तुरंत जवाब दिया और बिना किसी संकोच के ये मेंग की असाधारण क्षमताओं के बारे में बताया। यह इवाकी टॉवर को निगल सकता है, अचानक कहीं से एक भयानक बूढ़ी औरत को प्रकट कर सकता है और अन्य चीजों के अलावा दिव्य जानवरों को भी बुला सकता है। लियू जिन ये सब सुनकर और भी चिंतित हो गया। अंत में उसने लियू मान को बार बार चेतावनी देते हुए कहा, मान, इस नन्हे परी जैसे लड़के को नाराज मत करना। चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उसका दिल जीतना ही होगा, समझी? अध्याय 242 900 वर्ष पुराने वेई झोगजियान का भतीजा। जब लियू मान और लियू जिन फोन पर बात कर रही थी तब ये मेंग पहले से ही अधीर हो रही थी। बूढ़े आदमी, क्या तुमने अपना मन बना लिया है? अगर तुम जल्दी नहीं आए तो मैं तुमसे कोई व्यापार नहीं करूंगा। आवाज सुनते ही हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद लियू मान चौंक गया। उसने अभी अभी लियू जिन से बात खत्म की थी और बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला था कि ये मेंग उसे आगे बढ़ने के लिए उकसाने लगी। वे आ गए, वे आ गए। लियू मान जल्दी से हेलीकॉप्टर से उतर गई। ये मेंग ने पहले ही नीले ड्रैगन को फिर से बुला लिया था और उदास चेहरे से कहा, क्या तुम मेरी शर्तें मान गए? अगर मान गए तो मैं तुम्हें यह नीला ड्रैगन दे दूंगा। लियू मान ने प्रसन्नता भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। छोटी परी, मैं। उनकी आवाज अभी शुरू ही हुई थी कि एक तीखी आवाज ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। मैं इस नीले ड्रैगन जैसे दिव्य जानवर को ले लूंगा। लियू मान तुम्हें जो भी देगा मैं उसकी 10 गुना कीमत दूंगा। आवाज आए और उसी समय एक आकृति प्रकट हुई। वो समूह बिना किसी रोक टोक के अकड़ते हुए आगे बढ़ा। नेता लगभग 40 वर्ष का, दुबला पतला और पीला सा था। उसने चमकीले पीले रंग का ट्रेंच कोट पहना हुआ था जिस पर एक बड़े अजगर की कढ़ाई थी और उसके चेहरे पर घमंड और सभी के प्रति तिरस्कार का भाव था। इस व्यक्ति के पीछे जिन दावतांग योद्धाओं का एक समूह था जो गहरे लाल रंग के अजगर के वस्त्र पहने हुए थे और उनकी कमर से टिड्डे के पंखों वाले चाकू लटक रहे थे। ये देखकर लियू मान ने तुरंत अपनी भौहें ऊपर उठाई और एक अमित्र भाव से उपहास किया। वे लियान, तुम मुझसे कीमत बढ़ाने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम्हारी डोंगलू की हिम्मत तो देखो। ये सुनकर वे लियान के चेहरे पर व्यंग्य के भाव उभर आए। मैं तो हमेशा से ऐसे ही बर्ताव करती आई हूँ। क्या तुम, लियू मान, मुझसे पहली बार मिल रही हो? दोनों के बीच तीखी बहस हुई और उनके पीछे मौजूद जिन दाव हॉल के योद्धा तुरंत एक दूसरे से भिड़ गए। ये देखकर ये मेंग तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गई। तुम बदसूरत राक्षस, तुमने मेरे साथ हुए सौदे को बिगाड़ने की हिम्मत कैसे की? मैं तुमसे इसका बदला लूंगा। ये सुनकर लियू मान बेहद प्रसन्न हुई और उसने भी उसी भावना को दोहराया। सचमुच, वे लियान, तुमने उस नन्हे परी लड़के के साथ मेरे सौदे में बाधा डाली है, तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। वे लियान ने पूरी तरह से बेपरवाह दिखते हुए उपहास किया। क्या मैंने यह नहीं कहा था कि लियू मान जिस भी बात पर सहमत होगा मैं उसका 10 गुना भुगतान करूंगा? बच्चे, तुम इस बारे में अच्छे से सोच लो। बोलने के बाद वे लियान अपने हाथ पीठ के पीछे करके खड़ा हो गया और बेहद गर्व महसूस कर रहा था। वे लियान, लियू मान के सामने कुछ भी नहीं है। लियू मान तो गठबंधन के नेता लियू जिन के दत्तक पुत्रों में से एक है, जबकि वे लियान 900 वर्ष पुराने वेई झोगक्सियन का भतीजा है।
भतीजा शब्द के महत्व को कम मत समझिए। लियू मान और वेई झोगजियान जैसे बड़े लोगों के लिए, जिनके बच्चे नहीं है और कोई संतान नहीं है, एक ही परिवार का भतीजा खून के रिश्ते से अलग गोद लिए बेटे से 100 गुना अधिक करीबी होता है। इसलिए गठबंधन के सभी दूसरी पीढ़ी के सदस्यों में वेई लियान सबसे अभिमानी और दबंग था। 10 गुना होने का उसका दावा भी बच्चे और उसके सामने खड़े लियू मान को चिढ़ाने के लिए महज एक मजाक था। वेई लियान के अनुसार चूंकि उसने नीले ड्रैगन दिव्य जानवर को देख लिया था, इसलिए वह निश्चित रूप से उसी का था। कीमत की बात करें तो वेई लियान को क्या चाहिए? उसे मना करने की हिम्मत कौन करेगा? ये मेंग को पहले से ही घमंडी वेई लियान नापसंद था और जब उसने सुना कि वह डोंगलू से है तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। डोंगलू ने बार बार उससे दुश्मनी मोल ली है तो ये मेंग उसे भला कैसे बख्श सकता है? दादी रोंग, मेरी तरफ से इस बदसूरत राक्षस को सबक सिखाओ। इसे सुई से जोर से चुभो दो। ये सुनकर रोंग मामा के बूढ़े चेहरे पर एक भयावह मुस्कान आ गई और फिर उनकी तेज आवाज तीखी स्वर में गूंज उठी। ये सेवक आज्ञा मानता है। अचानक एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई और दादी रोंग के हाथ में वह भयानक सुनहरी सुई दिखाई दी। वह धीरे धीरे वेई लियान की ओर बढ़ते हुए एक भयावह मुस्कान बिखेर रही थी। WTRLAB दिव्य बालक प्रणाली 243/3886 6.25% #243 दास पाठ समाप्त हो गया है। अध्याय 243 नौकरानी को अनुशासित किया गया है। दादी, आप क्या करना चाहती हैं? वेई लियान ने रोंग मामा की ओर देखा और बार बार उनका उपहास उड़ाया। दादी रोंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने धीरे से अपना हाथ उठाया। तुरंत ही एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। अचानक एक चीख सुनाई दी जो दिल दहला देने वाली और बेहद तीखी थी। पूर्वी टावर के एक प्रतिष्ठित 900 वर्षीय व्यक्ति और अस्थि निर्माण क्षेत्र के विशेषज्ञ वेई झोगक्सियन के भतीजे वेई लियान अब एक विशालकाय हेजहॉग की तरह दिखते थे। उसका पूरा शरीर सोने की सुइयों से ढका हुआ था जो घनी तरह से एक साथ चिपकी हुई थी और यह बेहद डरावना था। किसी को यह नहीं पता चला कि दादी रोंग ने ये कैसे किया। उन्होंने बस इतना देखा कि दादी रोंग ने अपनी कलाई झटक दी और वेई लियान एक हेजहॉग में बदल गया। बुढ़िया, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। वेई लियान के पूरे शरीर में तीव्र दर्द की लहर दौड़ गई। यह दर्द इतना असहनीय था कि कोई भी इंसान इसे सहन नहीं कर सकता था। परिणाम स्वरूप अस्थि निर्माण कला के एक शक्तिशाली विशेषज्ञ वेई लियान दर्द से कराहते हुए जमीन पर लौटने लगे। लियू मान, लेई वानली और अन्य लोगों को रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई और उनके सिर में झुंझुनी सी होने लगी। पहले भी सुनहरी सुइयों का स्वाद चख चुके शाओ लिंजी के चेहरे के भाव कई बार बदले। वह कुछ कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं पाया और दादी रोंग को देखते हुए उसकी आंखों में भय भर गया। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वेई झोगजियान के भतीजे, जो 900 साल के हैं, को मेरे जैसा ही सम्मान मिलेगा। वेई लियान को जमीन पर लौटते हुए देखकर शियाओ लिंजी को थोड़ी सी खुशी महसूस हुई। वेई लियान के पीछे मौजूद जिन दाओ हॉल के योद्धा काफी देर तक स्तब्ध रहे, फिर जाकर उन्हें होश आया। जिन दाओ हॉल के पहरेदारों का सरदार गुस्से से दहाड़ा, अरे बुढ़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड वेई को चोट पहुंचाने की? तुम तो मौत को दावत दे रही हो। एक भयंकर चीख के साथ जिन दाओ हॉल के लगभग 1 दर्जन योद्धाओं ने अपनी टिड्डी पंख वाली तलवारें निकाली और दादी रोंग पर वार किया। ब्लेड चमक उठे और हवा सीटी बजाती हुई हवा में बह गई। जिन दाओ तांग के ये सभी योद्धा ही जिन स्तर तक पहुंच चुके थे, इसलिए उनका उग्र हमला काफी प्रभावशाली था। लेकिन दादी रोंग अविचलित रही और बार बार अपनी कलाई उठाती रही। सुनहरी रोशनी लगातार चमक रही थी और किसी को नहीं पता था कि दादी रोंग के शरीर पर इतनी सारी सुनहरी सुइयां क्यों थीं। वे अंतहीन लग रही थी और कभी खत्म नहीं होंगी। एक के बाद एक चीखें गूंज उठी और आश्चर्य की बात नहीं है कि जिन दाओ हॉल के सभी योद्धा सुनहरी सुइयों से ढके हुए थे। वेई लियान और जिन दाओ तांग योद्धाओं को जमीन पर लूटते हुए देखकर दादी रोंग का बूढ़ा चेहरा क्रूरता से भरा हुआ था और उन्होंने एक भयावह स्वर में बात की। मैं दादी रोंग दशकों से शियाओ किंग शाही महल पर राज कर रही हूँ। तुम निकम्मे लोग सोचते हो कि तुम मुझसे लड़ सकते हो। युवा स्वामी मेंग, इस सेवक ने आपको अनुशासित करना समाप्त कर दिया है। बोलने के बाद दादी रोंग ये मेंग के पास लौट गई। बहुत बढ़िया दादी रोंग, आपने शानदार काम किया। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ये मेंग पूर्वी टावर के इन लोगों के प्रति नर्म दिल नहीं होगी। वह दादी रोंग की सुनहरी सुइयों से उन्हें ठीक से प्रताड़ित होने देगी। अरे बुरे आदमी, क्या तुम अब भी एजियो ड्रैगन पर स्विच करने वाले हो? वेई लियान और अन्य लोगों को नजरअंदाज करते हुए ये मेंग ने लियू मान की ओर मुड़कर देखा। ये सुनकर लियू मान चौंक गया और होश में आ गया। बदलो नन्ही परी, हम तुम्हारी सभी शर्तें मान लेंगे। गठबंधन ने पहले ही एनचेंग में इस पद के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति कर दी थी, लेकिन मेरे धर्मपिता ने अब उनका तबादला कहीं और कर दिया है। एनचेंग अब आपको सौंपा जाएगा, अमर बालक। इसके अलावा गठबंधन का एक विशेष दूत अगले 2 दिनों में आकर लेई वानली, ली चेंगिंग और अन्य लोगों की क्षमा की घोषणा करेगा। इस समय लियू मान ने उत्सुकता से ये मेंग को देखा। अब जब मैंने सभी शर्तों पर सहमति दी है, तो क्या मुझे एजियो ड्रैगन मिल सकता है? ठीक है, मैं सहमत हूँ। यह नीला ड्रैगन तुम्हारा है। ये मेंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया और हाथ हिलाते ही नीला अजगर दहाड़ता हुआ लियू मान की ओर उड़ गया। अध्याय 244 उच्च गुणवत्ता वाले पौराणिक जीव वजन के हिसाब से बेचे जाते हैं। जब लियू मान ने नीले रंग के ड्रैगन को अपनी ओर तेजी से आते देखा तो वह चौंक गया। अगर लियू मान पर एजियो ड्रैगन डिवाइन बीस्ट का हमला हो जाता तो क्या वह मर नहीं जाता? इससे पहले कि लियू मान कोई प्रतिक्रिया कर पाती, नीले ड्रैगन का शरीर नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से तेजी से सिकुड़ गया, जब तक कि वह एक छोटे से सांप में परिवर्तित नहीं हो गया जिसने लियू मान के बगल में कुंडली मार ली। इसे देखकर हर कोई चकित रह गया। जैसा कि नीले ड्रैगन दिव्य जानवर से उम्मीद की जाती है, इसका रूपांतरण ही मनमोहक है। हमने इस जीवन में कभी इतनी खुशनसीब होने की उम्मीद नहीं की थी कि हमें एक ही बार में 3 महान दिव्य जीव, नीला अजगर, लाल पक्षी और काला कछुआ देखने को मिलेंगे। अफसोस की बात है कि सफेद बाघ प्रकट नहीं हुआ। नहीं, वे 4 दिव्य जानवर हैं और यह मत भूलिए कि ये मेंग का अल्पाका भी है। जी हाँ, 10 प्राचीन पौराणिक जीवों में घास नीमा वास्तव में प्रथम स्थान पर है, यहाँ तक कि नीले ड्रैगन से भी ऊपर। लेई वानली और अन्य लोग आपस में फुसफुसाने और चर्चा करने लगे। लियू मान पहले से ही बेहद खुश था। अपने बगल में मौजूद छोटे से सांप जैसे नीले ड्रैगन को देखकर वह पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया था। उसके चेहरे पर असीम मोह का भाव था। नीला ड्रैगन दिव्य जानवर अंततः मेरा है।
आज से मैं लियू मान आकाश में उड़ान भरूंगा, गठबंधन के नेता के रूप में खुद को स्थापित करूंगा और भविष्य में सर्वोच्च शासन कौन करेगा। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, लियू मान को थोड़ा अफसोस हुआ। यह दुख की बात थी कि केवल उसके धर्मपिता ही नीले ड्रैगन दिव्य पशु को धारण करने के योग्य थे और वह लियू मान इस योग्यता से वंचित रह गया था। कितना अच्छा होगा अगर मुझे कभी कोई पौराणिक जीव मिल जाए। भव्य नीलामी, सिंदूरी पक्षी, सफेद बाघ, किलिन, सबसे बेहतरीन पौराणिक जीव वजन के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। मौका न चूकें। ये देखकर कि किंगलोग ने लियू मान के साथ सफलतापूर्वक लेन देन पूरा कर लिया है, ये मिंग ने खुशी खुशी फिर से अपना सामान बेचना शुरू कर दिया। अगर नीले अजगर जैसी दिखने वाली जलीय सांप इतनी अच्छी कीमत पा सकती है, तो सफेद बाघ जैसी दिखने वाली बिल्ली का बच्चा और सिंदूरी पक्षी जैसी दिखने वाली गौरैया स्वाभाविक रूप से उतनी ही अच्छी कीमत पा सकती है। ये मेन की चीखें गूंजते ही लियू मान, लेई वानली और उनके आसपास मौजूद सभी लोग अवाक रह गए। समय की शुरुआत से लेकर अब तक उन्होंने पहली बार किसी को इस तरह के पौराणिक जीवों को बेचते हुए सुना था। ये क्या बकवास है। पौराणिक जीव जंतुओं को वजन के हिसाब से बेचा जा रहा है। जमीन पर असहनीय दर्द से कराह रही वेई लियान ने ये मेन की आवाज को स्पष्ट रूप से सुना और तुरंत कांप उठी। अगर वे इस यात्रा में दिव्य जानवर को हासिल करने में असफल रहते हैं, तो वेई झोगक्सियन के व्यक्तित्व को देखते हुए, भले ही वेई लियान उसका अपना भतीजा हो, उसे संभवतः कड़ी सजा मिलेगी। इसलिए जब वेई लियान ने सुना कि वहां और भी अधिक सिंदूरी पक्षी, सफेद बाघ और किलिन हैं, तो उसने तुरंत दर्द सहन किया और चिल्ला उठी, मुझे चाहिए। ये सुनकर ये मेंग ने वेई लियान की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखा और उसके छोटे से चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। तुम्हें ये चाहिए, मैं तुम्हें यह नहीं दूंगा। ये शब्द सुनते ही लियू मान बेहद खुश हो गई और मुस्कुराते हुए वेई लियान की ओर देखने लगी। जी हाँ, मैं तुम्हें ये सिर्फ इसलिए नहीं दे रहा हूं ताकि तुम गुस्सा हो सको। लियू मान बेहद खुश थी। गठबंधन में मौजूद कई दूसरी पीढ़ी के नेताओं में से वेई लियान बेहद दबंग और अहंकारी था। वेई लियान ने लियू मान को कई बार अपमानित भी किया था, लेकिन इस बार उस नन्हे फरिश्ते ने उसे अपना गुस्सा निकालने का मौका दे दिया। पल भर में लियू मान की ये मेंग के प्रति सद्भावना चरम पर पहुंच गई। उदास चेहरे के साथ लेई वानली ने वेई लियान और अन्य लोगों पर कुछ बार नजर डाली, फिर अपना हाथ हिलाकर कई सैनिकों को बुलाया। इन्हें पेन सिटी से बाहर निकालो। ईस्ट टावर के कुत्तों का यहाँ स्वागत नहीं है। ये सुनकर लियू मान अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने तुरंत कहा, भाई ले, ये तो मामूली बातें हैं, आपके अधीनस्थों को इन्हें क्यों संभालना चाहिए, मुझे करने दीजिए। इतना कहने के बाद लियू मान ने शियाओ लिंजी को आंख मारी। शियाओ लिंजी समझ गया और तुरंत अपने पीछे जिन दाव हॉल के योद्धाओं को लेकर वेई लियान और अन्य लोगों को मरे हुए कुत्तों की तरह उठाकर बाहर फेंक दिया। वेई लियान और अन्य लोगों के शरीर हवा में तेजी से उड़ते हुए नीचे गिरे और जोरदार आवाज की तरह गूंज उठे। अध्याय 245। यदि इन्हें बेचा नहीं जा सका तो ये छोटा बच्चा। मोटे ले, हिजड़ा लियू और उस बदमाश मैं, वेई लियान, तुम्हें इस अपराध से बच निकलने नहीं दूंगा। अपने पूरे जीवन में वेई लियान ने कभी इतना अपमान नहीं सहा था। ये मेंग और अन्य लोगों के प्रति उसकी घृणा इतनी तीव्र थी कि 3 नदियों का पानी भी उसे मिटा नहीं सकता था। वेई लियान के दिल में जैसे ही पागलपन भरी दहाड़ उठी, उसके शरीर में हुए दर्द ने उसे तुरंत ठंडे पसीने से तर कर दिया। बहुत दर्द हो रहा है बुढ़िया, तुम कितनी निर्दयी हो। जब वेई लियान असहनीय दर्द से तड़प रही थी, उसी समय लेई वानली लियू मान को लेकर नगर स्वामी के महल में पहुंच चुकी थी। ये मेंग, लेई वानली और अन्य लोगों को जाते हुए देखकर दर्शक संतुष्ट होकर तितर-बितर हो गए। आज उन्होंने जो कुछ देखा और सुना है, वह उनके लिए जीवन भर गर्व करने के लिए काफी है। शहर के स्वामी के महल में वापस आकर लियू मान का भोज कक्ष में स्वागत किया गया और मेजबान और अतिथि के रूप में बैठने के बाद उनका हॉल में स्वागत किया गया। लेई वानली ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि पेंचेंग दक्षिण का एक छोटा सा शहर है, लेकिन इसकी परंपराओं और दर्शनीय स्थलों का अपना अलग ही आकर्षण है। चूंकि आप दूर से आए हैं, तो क्यों न कुछ दिन रुककर पेंचेंग के नजारों का आनंद लें। लियू मान पहले से ही पेंचेंग में रुकने और ये मेंग के करीब आने का बहाना ढूंढ रहा था, और यह खबर ठीक वही थी जो वह चाहता था। हाँ, मैंने बहुत पहले सुना था कि पेंचेंग का नजारा बहुत ही अनोखा है। इस बार तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। हालांकि मुझे अगले कुछ दिनों तक भाई लेई को परेशान करना पड़ेगा। आप बहुत दयालु हैं श्रीमान लियू, मुझे इसे स्वीकार करने में बहुत खुशी होगी। लेई वानली दिल खोलकर हंसा, उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। लेई वानली ने डोंगलू का मुकाबला करने के लिए शीगे का पक्ष जीतने का इरादा किया, जबकि लियू मान लियू जिन के आदेश पर ये मेंग से दोस्ती करने के लिए काम कर रही थी। इसलिए दोनों पक्षों के बीच तुरंत अच्छी दोस्ती हो गई। ये मेंग, जो एक तरफ से सुन रही थी, को यह उबाल लगा और उसने अपनी आंखें घुमाई। वह कुर्सी से कूद गया, लियू मान के पीछे खड़ी शियाओ लिंजी को खींचा और बचकानी आवाज में पूछा, छोटी लिन, क्या तुम मेरा दिव्य पशु खरीदना चाहती हो। ये सुनकर जियाओ लिंजी चौंक गई और कांपते हुए बोली, मैं इसे खरीद नहीं सकता। छी। ये मेंग ने अपने होंठ सिकुड़े और शियाओ लिंजी को छोड़ दिया। बेचारे, मैं तुम्हें नजरअंदाज कर रहा हूँ। आह, क्या इसका मतलब यह है कि मैं बचे हुए दिव्य प्राणियों को बेच नहीं पाऊंगा। दोबारा बैठते ही ये मेंग का चेहरा उतर गया और वह खुद से कुछ बुदबुदाने लगी। लियू मान, लेई वानली और अन्य लोग ये मेंग की बातों को अनसुना करने का नाटक ही कर सके और जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाए। ये पौराणिक जीव जंतु कोई भी आसानी से नहीं खरीद सकता। जब गठबंधन के नेता लियू जिन ने नीला ड्रैगन हासिल कर लिया है, तो भला कौन इतने ही प्रभावशाली सफेद बाघ, लाल पक्षी या अन्य पौराणिक जीवों को खरीदने की हिम्मत करेगा। क्या ऐसा करना लियू जिन की शान को छीनना नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इन्हें बेच नहीं पाऊंगा तो जब मन करेगा तब खा लूंगा। ये सुनकर लियू मान का पूरा शरीर कांप उठा। ये परी बालक थोड़ा हिंसक प्रतीत होता है, यह जरा सी बात पर भी दिव्य जानवरों को खाना चाहता है। अमर बालक, तुम्हें इस दिव्य पशु को अपने पास रखना चाहिए। मैं अपने धर्मपिता को सूचित करने के बाद निर्णय लूंगा। क्या ये ठीक है? लियू मान ने सावधानी से पूछा। उसे सचमुच डर था कि ये मेंग अचानक उस दिव्य पशु को खा न ले। क्या उसने नहीं देखा था कि अमर बालक ने लौह मीनार को भी खा लिया था? शायद उसकी नजर में वह दिव्य पशु सचमुच भोजन मात्र था। ये सुनकर ये मेंग ने ओह कहा। चूंकि लियू मान ने कहा था कि वह कोई भी निर्णय लेने से पहले लियू जिन को सूचित करेगा, इसलिए वह इंतजार कर सकता है। कितनी अफसोस की बात है, मैं और भी राक्षस का मांस खाने की उम्मीद कर रहा था। रुको, मेरे भंडार में एक और राक्षस का शव पड़ा है। एक पल के विचार में ये मेंग को अचानक याद आया कि उसने उस दिन वेई परिवार में शियाओ यान के राक्षसी जानवर को मार डाला था और उसे बिना छुए सिस्टम वेयरहाउस में रख दिया था।
अगर तुम्हारे मन में कुछ आए तो बस कर दो। ये मिंग तुरंत खड़ी हो गई और लेई वानली से बोली, भद्दे चाचा, मैं एक भव्य राक्षस भोज आयोजित करने जा रहा हूँ और सभी को आमंत्रित करूंगा। ये शब्द सुनते ही लियुमान और लेई वानली अवाक रह गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ये मिंग के विचार हद से ज्यादा कल्पनाशील हैं। एक पल वह दिव्य जानवरों को बेच रही थी और अगले ही पल वह किसी तरह की राक्षसी जानवरों की दावत आयोजित करने की योजना बना रही है। लेकिन ली चेंगमिंग और बाकी लोग बेहद खुश थे। राक्षसी जीवों की दावत, शानदार, हमें तो बहुत मजा आने वाला है। अध्याय 246 मोटे चाचा, क्या आपके पास खजाने की तलवार है? शहर के मुखिया के महल में मौजूद सभी लोग तुरंत हरकत में आ गए। एक दर्जन रसोइये कतार में खड़े थे। ये मिंग द्वारा उनमें से एक को चुनने का इंतजार कर रहे थे। ये शेफ पेंचेन के सबसे प्रसिद्ध शेफ हैं। इनमें से प्रत्येक की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और उनका कौशल उत्कृष्ट है। उनके पास कई अनूठी प्रतिभाएं हैं। इस बार ये मिंग राक्षसी जानवरों की एक भव्य दावत आयोजित करने जा रही है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह पिछली बार की तरह राक्षसी जानवरों का मांस नहीं पका सकती। उन सबको छोड़ दो। ये मिंग इतनी आलसी थी कि उसे चुनने का समय ही नहीं था, इसलिए उसने हाथ के इशारे से सभी रसोइयों को रख लिया। चारों ओर एक त्वरित नजर डालते हुए ये मिंग ने राक्षस के शव को बाहर फेंक दिया, जिससे एक जोरदार आवाज हुई। रसोइये तुरंत चौंक गए। वे सचमुच इतने बड़े राक्षस को देखकर भयभीत हो गए। लियुमान और लेई वानली भी सदमे से हौंफने लगे। वे सभी मार्शल आर्टिस्ट थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से शव को देखकर बता सकते थे कि मरने से पहले ये राक्षस जिन स्तर तक पहुंच गया था। लॉर्ड लियू, भाई लेई, इस राक्षस को ये मिंग ने उस दिन एक ही मुक्के से मार डाला था, इसलिए यह पूरी तरह से सुरक्षित है। लियुमान और लेई वानली के स्तब्ध भावों को देखकर ली चेंगमिंग ने बोलना शुरू किया। ये सुनकर लियुमान और लेई वानली ने एक दूसरे की ओर देखा और भयभीत हो गई। हालांकि लियुमैन अस्थि निर्माण क्षेत्र का विशेषज्ञ है, लेकिन टैंडन परिवर्तन क्षेत्र का दानव जानवर उसकी नजरों में कुछ भी नहीं है। हालांकि ये मिंग केवल क्यूई रिफाइनिंग दायरे में ही दिखाई देता था, फिर भी वह एक ही मुक्के से टैंडन चेंजिंग दायरे के एक दानव जानवर को मारने में सक्षम था, जिसने लियुमान को बहुत चौंका दिया। स्वर्गीय बालक से यही उम्मीद थी। ये जिन क्षेत्र का राक्षस भी उसके सामने एक मुक्के से ज्यादा कुछ नहीं है। जब लियुमान और अन्य लोग सदमे में थे, तब ये मिंग ने राक्षसों के शवों के ढेर की ओर इशारा करते हुए रसोइयों से पूछा, चाकू चलाने में बेहतर कौशल किसके पास है? आवाज बंद होते ही 3 रसोई आगे आए। ये देखकर लेई वानली ने समझाया, ये मिंग, ये तीनों पंचेंग के शीर्ष पाक कला के उस्ताद हैं। बीच वाले को और जियान के नाम से जाना जाता है। उनकी चाकू चलाने की कला बेहद उत्कृष्ट है और उसे बेजोड़ कहा जा सकता है। बाईं और दाईं ओर लाओ फोंग और फैटिली हैं, जो लाओ जियान से कम सक्षम नहीं है। ये मिंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया, उसके चेहरे पर थोड़ी सी उत्तेजना झलक रही थी। भद्दे चाचा, क्या आपके घर में कोई अनमोल तलवारें हैं? वो तलवारें जो लोहे को मिट्टी की तरह काट सकती हैं और सोने और जैद को भी चीर सकती हैं। उस राक्षस का पूरा शरीर तांबे की त्वचा और लोहे की हड्डियों से ढका हुआ था और साधारण हथियार उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। फैटी जियान की अनमोल तलवार की बदौलत ही उस राक्षस की खाल उतारी जा सकी और उसे चीरकर उसका पेट खोला जा सका। ये सुनकर लेई वानली दंग रह गया। उसके महल में कई धारदार चाकू थे, लेकिन उनमें से कोई भी ये मिंग की बताई गई आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था। ये मिंग, अंकल फैटी के पास सच में ऐसी तलवार नहीं है जो लोहे को मिट्टी की तरह काट सके और सोने नींव को टुकड़े टुकड़े कर सके। कुछ कम शक्तिशाली तलवार के बारे में क्या ख्याल है? लेई वानली ने अपना सिर खुजाया और बेबसी से पूछा, हम उस राक्षस को काट नहीं सकते। ये मिंग ने सिर हिलाया और बचकानी आवाज में कहा, घटिया चाकू तो किसी राक्षस की खाल को भी नहीं काट सकते, उसे चीरना तो दूर की बात है। ये सुनकर लियुमान ने मन ही मन बार बाराह भरी। ओह, अगर मुझे पता होता तो मैं अपनी अनमोल तलवार अपने साथ ले आता। मेरे पश्चिमी मंडप में सदियों से अनगिनत अनमोल तलवारें जमा हैं। कितना अफसोस। सच कहें तो हालांकि वह पश्चिमी मंडप का सदस्य और क्षेत्र का एक प्रभावशाली व्यक्ति था, उसने कभी किसी दानव जानवर का मांस नहीं खाया था, न ही उसने कभी किसी दानव जानवर के भोज के बारे में सुना था। इसलिए उसकी जिज्ञासा काफी समय से बनी हुई थी। इस समय यदि दानव राक्षस की भव्य दावत इसलिए समाप्त हो जाती है क्योंकि वह दानव राक्षस की बहुमूल्य तलवार को भेदने में विफल रहता है, तो लियुमान को स्वाभाविक रूप से बेहद खेद होगा। ये मिंग ने अपना सिर झुकाया, थोड़ी देर सोचा और फिर अचानक ताली बजा दी। मुझे मिल गया, अंकल फैटी। किसी को कुछ और चाकू लाने को कहो, मुझे उनकी जरूरत है। हालांकि उसे ये मिंग की योजनाओं के बारे में पता नहीं था, फिर भी लेई वानली ने गार्डों को शस्त्रागार तक पहुंचाया। अगर मेरे पास जादुई तलवार नहीं है तो मैं खुद ही बना लूंगा। हाँ, मैं तो जीनियस हूँ। ये मिंग ने दांत पीसते हुए मन ही मन एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ सोचा। अध्याय 247 एक भयानक रसोई का चाकू। कुछ ही देर बाद पहरेदार मुट्ठी भर चाकू लेकर आया। जैसे ही उसने उसे नीचे रखा, ये मिंग ने तुरंत अपनी कलाई झटक दी और थंडर हैमर उसके हाथ में प्रकट हो गया। ये मिंग, क्या तुम तैयार हो? छोटी परी, तुम्हें इन चाकुओं की क्या जरूरत है? वहां मौजूद लोगों में सबसे ज्यादा उत्सुक लेई वानली और लियुमान थे, जिन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये मिंग क्या करने की योजना बना रहा है। लेकिन ली चेंगमिंग, शेन होंगे और अन्य लोगों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उन्हें पता था कि ये मिंग ने फिर से अजीबोगरीब चीजों के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी है, वरना वह अपना छोटा हथौड़ा बाहर नहीं निकालता। निश्चित रूप से लियुमान और लेई वानली की उत्सुक निगाहों के बीच ये मिंग ने अपने हाथ में मौजूद थंडर हैमर को चाकुओं पर जोरदार प्रहार किया। गड़गड़ाहट। अचानक बिजली की तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। लियुमान, लेई वानली, शियाओ लिंजी और सभी शेफ हैरान रह गए। अचानक से इतनी तेज बिजली क्यों कड़क रही है? बैंग बैंग बूम, एक बार फिर गरज सुनाई दी, साथ ही कई तरह की खड़खड़ाहट की आवाजें आई और चाकू पल भर में धूल में बदल गए। लियुमान, लेई वानली और अन्य लोग पूरी तरह से हैरान होकर ये मिंग को खाली निगाहों से देखते रहे। ये मिंग का छोटा हथौड़ा वाकई एक दिव्य खजाना है, वरना ये कैसे समझाया जा सकता है कि एक ही प्रहार में धातु भी चूर चूर हो जाती है। हमारे पास पर्याप्त अंश है, चलिए संश्लेषण शुरू करते हैं। ये मिंग ने सबकी अनदेखी की और खुशी खुशी सिस्टम स्पेस में प्रवेश कर उस बहुमूल्य तलवार का संश्लेषण शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद लगातार खड़खड़ाहट की आवाजें गूंजने लगी। ये मिंग ने एक के बाद एक कई तेज तलवारें जमीन पर फेंक दी। इन सभी अनमोल तलवारों की डिजाइन सरल और सुंदरता बेहद मनमोहक है और इनकी धार से एक शांत अलौकिक प्रकाश निकलता है जो मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। हिस, लियुमान, लेई वानली और अन्य लोग चौंक गए।
केवल उनकी बनावट को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये चाकू निस्संदेह उत्कृष्ट तलवारें थी जो पलक झपकते ही बाल काटने में सक्षम थी। लेकिन ये मिंग ने इसे बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया और लापरवाही से फेंक दिया। ये मिंग, क्या तुमने अभी अभी यह नहीं कहा था कि तुम्हारे पास कोई कीमती तलवारें नहीं है? ये तो शायद दुनिया की सबसे मशहूर तलवारों से भी ज्यादा तेज है। हाँ छोटी परी, मेरे पश्चिमी मंडप में संजोई गई प्राचीन तलवारें भी शायद इनके जितनी अच्छी न हो। फिर भी तुम एक कीमती तलवार क्यों खोजना चाहती हो? लियू मान और लेई वानली हैरान दिखे और उत्सुकता से पूछा। शाओ लिंजी और बाकी लोग भी असमंजस में दिख रहे थे, सोच रहे थे कि उनके दिल में क्या चल रहा है। लेकिन ये मिंग ने सबकी अनदेखी की और बहुमूल्य तलवार का निर्माण जारी रखा। उन्हें उनमें से कोई भी चाकू पसंद नहीं आया, उन्होंने उन सभी को कचरे की तरह फेंक दिया। कुछ क्षण बाद ये मिंग के छोटे से चेहरे पर अचानक खुशी की झलक दिखाई दी और उसके बाद एक बचकानी आवाज निकली। वाह, मैंने कर दिखाया, मैं तो सच में एक जीनियस हूँ। जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले, ये मिंग के हाथ में एक चाकू प्रकट हो गया जो बिल्कुल रसोई के चाकू जैसा दिखता था। ये देखकर लियू मान और लेई वानली लगभग मुंह से खून थूकने ही वाले थे। इन सब के बाद पता चला कि ये मिंग को रसोई का चाकू चाहिए था। लियू मान और बाकी लोग एक पल के लिए अवाक रह गए, उनमें से कोई भी ये मिंग का वर्णन करने के लिए तैयार नहीं था। तभी ये मिंग ने धीरे से अपना छोटा हाथ हिलाया। ठंडी रोशनी की एक चमक और प्रकाश की एक तेज किरण आकाश को चीरती हुई निकल गई। अगले ही पल तलवार की छाया अचानक हवा में बर्फ के टुकड़ों में तब्दील हो गई। ये मिंग ने अपनी तलवार फिर से घुमाई और पल भर में पूरे इलाके में एक भयानक आभा फैल गई। उसके ठीक सामने कई बड़े पेड़ पल भर में बर्फ की मूर्तियों में जम गए, जो एकदम साफ और बेहद खूबसूरत थी। लियू मान, लेई वानली और बाकी लोग कपकपी से कांप उठे। एक ठंडी लहर सीधे उनके सिर तक चढ़ गई, जिससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी बर्फ की गुफा में गिर गए हों। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। ये चाकू आखिर है क्या? ये तो बेहद डरावना है। अध्याय 248। ये मिंग, थोड़ी दया दिखाओ। लेकिन जो बात उन्हें और भी ज्यादा चौंका देने वाली थी, वह तो अभी बाकी थी। पेड़ को बर्फ की मूर्ति में जमाने के बाद ये मिंग ने अपनी कलाई घुमाई और वह छुरी जो अभी अभी एक ठंडी आभा उत्सर्जित कर रही थी, अचानक आग की लपटों में बदल गई। एक ही बार में आकाश से आग की लपटें फूट पड़ी। पेड़ की बर्फ की मूर्ति पल भर में पिघलकर जल वाष्प में बदल गई। जल वाष्प के संपर्क में आते ही आग की लपटें धीरे धीरे बुझ गईं और फिर भारी मात्रा में ऊर्जा बेकाबू होकर फैल गई। आसपास के सभी रसोई घबरा गए। ये मिंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपना छोटा सा मुंह खोला। आओ! ये मिंग ने सारी ऊर्जा पूरी तरह से खर्च कर दी। सफेद प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई और उसने ये मिंग को घेर लिया। जब सफेद रोशनी गायब हुई, तब तक ये मिंग का साधना स्तर ची शोधन क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच चुका था। लियू मान, लेई वानली और बाकी लोग दहशत में थे और उनके सिर में झंझनाहट हो रही थी। उन्होंने इससे पहले कभी इस तरह के रसोई के चाकू के बारे में सुना भी नहीं था। लेकिन उन्हें इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह थी कि ये मिंग वास्तव में इस हिंसक ऊर्जा को ग्रहण करने और फिर एक उच्चतर स्तर में प्रवेश करने में सक्षम था। सचमुच एक दिव्य बालक। मैं, लियू मान, खुद को अनुभवी और ज्ञानी मानता हूँ, लेकिन मैंने पहले कभी उसके जैसा कोई नहीं देखा। लियू मान भावनाओं से भर गया था और ये मिंग की ओर उसकी निगाहें और भी तीव्र हो गईं। यदि वह ऐसे चमत्कारी बच्चे का पक्ष जीतने की कोशिश करे तो क्या उसे कुछ लाभ नहीं मिल सकते? लेई वानली ये मिंग को हैरानी से देखता रहा। पहली मुलाकात में कीबोर्ड खाने से लेकर टैंक खाने और फिर कठपुतलियों तक, ये मिंग ने उसे इतना झकझोर दिया था कि उसकी पूरी हड्डियां मानो रहने वाली थी। अब ये मिंग ने फिर से उसके साथ यही चाल चली है, जिससे वह उसके प्रति इतना श्रद्धाभाव करने लगा है कि वह उसके सामने नतमस्तक हो गया है। ये मिंग सचमुच सर्वशक्तिमान है। छुरी को एक तरफ रखने के बाद ये मिंग ने मन ही मन एक संतुष्ट मुस्कान के साथ सोचा, मैंने जो सुअर काटने वाला चाकू बनाया है वह वाकई अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। राक्षसों को मारने के लिए आपको कसाई के चाकू की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जमीन पर पड़ी कीमती तलवारें ही काफी हैं। ये मिंग ने लापरवाही से 3 चीजें उठाई और उन्हें लाओ जियांग और उसके 2 साथियों की ओर फेंक दिया। फिर उसने लापरवाही से एक कीमती तलवार उठाए और चटकने की आवाज के साथ उसे दांतों से चबाना शुरू कर दिया। लाओ जियांग समेत तीनों आदमी कांप उठे और ऐसे भाग निकले मानो सांपों और बिच्छुओं से बच रहे हो। अरे बाप रे, ये सब कैसे हो गया? बूढ़े जियांग और उनके 2 साथियों के साथ साथ अन्य रसोइये भी सदमे में थे और भयभीत थे। लियू मान, लेई वानली और बाकी सभी का दिल टूट गया। इतनी बढ़िया तलवार को ये मिंग ने सचमुच खा लिया था। ये मिंग, कृपया अपने शब्दों पर थोड़ी दया करो। छोटी परी, ये अनमोल तलवारें अमूल्य हैं, तुम इन्हें कैसे खा सकती हो? लियू मान और लेई वानली ने अपना सिर हिलाया और अपने पैरों को पटका, अपने भाग्य पर विलाप करते हुए। एक अनमोल तलवार पल भर में गायब हो गई। ये मिंग ने पलकें झपकाई और कीमती तलवार को चबाते हुए पूछा, चटक, ये कीमती तलवारें, चटक, क्या ये बहुत मूल्यवान है? ये मिंग के मुंह से चबाने की आवाज सुनकर लियू मान और लेई वानली के रोंगटे खड़े हो गए। आवाज इतनी मनमोहक थी कि उनके दांतों में दर्द होने लगा। दोनों ने जल्दी से सिर हिलाया और दया भरी निगाहों से ये मिंग को देखते हुए उससे विनती की कि वह खाना बंद कर दे। ये सुनकर कि यह बहुत कीमती है, ये मिंग की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। तो मैं इन्हें आपको बेच दूंगा। ये सुनकर लियू मान और लेई वानली एक पल के लिए अचंभित रह गए और फिर खुशी से झूम उठे। ऐसी अनमोल तलवार अत्यंत दुर्लभ और मुश्किल से मिलने वाली है। अगर उन्हें यह मिल जाए तो उनकी युद्ध शक्ति में कम से कम 10% की वृद्धि होगी। भला इसे कौन खोना चाहेगा? ली चेंगमिंग और अन्य लोग भी आकर्षित हुए और उनके आसपास भीड़ जमा हो गई। ये मिंग, तुम पक्षपात नहीं कर सकते। अंकल ली हमेशा तुम्हारे प्रति अच्छे रहे हैं, है ना? इन कीमती तलवारों में से एक मेरे लिए बचा कर रखो। युवक, क्या आपको लगता है कि मैं भी एक खरीद सकता हूँ? छोटी ये मिंग, दादा सोन को कभी मत भूलना। मैं भी एक बुक करवा रहा हूँ। अध्याय 249। उन्हें एक बड़ा घर मिला। बदले में तुम मुझे क्या दोगे? ये मिंग ने मुस्कुराते हुए लियू मान और अन्य लोगों की ओर देखा। ये सुनकर सभी लोग तुरंत चुप हो गए और सोचने लगे कि ये मिंग के हाथों में मौजूद बहुमूल्य तलवार के बदले में वे क्या भेंट कर सकते हैं। लियू मान के अलावा बाकी सभी लोग ये मिंग को बहुत अच्छी तरह जानते थे और यह भी जानते थे कि केवल अजीब और असामान्य चीजें ही ये मिंग को प्रभावित कर सकती थी, उसे साधारण खजानों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। कुछ क्षण विचार करने के बाद लेई वानली की आवाज सुनाई दी। ये मिंग, अंकल फैटी के घर में एक ऐसी मनका है जिसे तोड़ा या चकनाचूर नहीं किया जा सकता। ये देखने में काफी अजीब लगती है। ये सुनकर एक तरफ खड़ी लियू मान तुरंत मन ही मन कोसने लगी।
मैंने सोचा था कि लेई वानली एक ईमानदार आदमी है, लेकिन किसे पता था कि वह बच्चों से झूठ बोलने में इतना माहिर है। ये किस तरह का टूटा हुआ मोती है, इसे तोड़ा या चकनाचूर नहीं किया जा सकता। ये किसी कीमती तलवार से कैसे तुलना कर सकता है। लियू मान के आश्चर्य के लिए ये मिंग ने वास्तव में खुशी से सहमति में सिर हिलाया। फिर लेई वानली ने खुशी से झूमते हुए एक कीमती तलवार निकाली। ये देखकर ली चेंगमिंग और बाकी सभी लोग बोल पड़े। ये मिंग अंकल ली के संग्रह में एक हरी बांस की छड़ी हुआ करती थी। ये बिल्कुल पारदर्शी है और देखने में काफी मजेदार लगती है। युवक, मेरे शेन परिवार के पूर्वज एक बड़ा कपड़े का थैला छोड़ गए थे जो 1000 वर्षों से अक्षुण्ण बना हुआ है, जो वास्तव में एक चमत्कार है। मेरा सोन परिवार, मेरा वेई परिवार। ये देखकर कि ली चेंगमिंग और अन्य लोगों ने भी चिथड़ों और टूटी हुई बांस की छड़ियों से कीमती तलवारें प्राप्त कर ली थी, लियू मान चिंतित हो गई। छोटी परी, मेरे लिए भी कुछ बचा कर रखना। ये मिंग ने लियू मान की ओर देखा और बचकाने स्वर में पूछा। बदले में आप क्या देंगे? मुझे साधारण चीजें नहीं चाहिए। ये सुनकर लियू मान अवाक रह गई। थोड़े ही समय में वह ऐसी कोई भी अजीब चीज नहीं सोच पाया जो ये मिंग को आकर्षित कर सके। कुछ देर तक हिचकिचाने के बाद लियू मान के पास हिम्मत जुटाकर धीरे से पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। छोटी परी, देखो, मेरे पास नानजियांग प्रांत में एक बड़ा घर है। क्या मैं इसके बदले ये घर ले सकता हूँ? ये कहने के बाद लियू मान को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि वह मन ही मन लेई वानली और अन्य लोगों की आलोचना कर रहा था, लेकिन उनकी अजीब और अनोखी वस्तुएं स्पष्ट रूप से खजाने थी। लेकिन जब बात खुद की आई तो वह उन्हें केवल साधारण चीजों से ही बदल सकता था। हालांकि नानजियांग प्रांत में स्थित उनका आलीशान घर मूल्यवान था, लेकिन सांसारिक दुनिया में उसकी कीमत एक निश्चित सीमा तक की थी। वह उस बहुमूल्य तलवार के सामने फीकी पड़ जाती थी। ये सुनकर ये मिंग ने अपना छोटा हाथ हिलाया। ठीक है, ठीक है। चूंकि मुझे तुम शियाओ मांजी देखने में अच्छी लगती हो, तो बाकी की कीमती तलवार तुम्हारी है। लियू मान अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने ये मिंग को दिल से धन्यवाद दिया और शियाओ लिंजी को शेष 3 बहुमूल्य तलवारें सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। परी जैसा लड़का सचमुच मुझ पर मेहरबान है, लियू मान। लियू मान ने मन ही मन प्रसन्नता से सोचा। ये मिंग ने चौड़ी मुस्कान के साथ सबकी ओर देखा। उसका दिल खुशी से भर गया था। मैंने अंकल फैटी के चाकुओं का इस्तेमाल न केवल सुअर काटने वाला चाकू बनाने के लिए किया, बल्कि उन्हें एक बड़े घर और ढेर सारे खजाने के बदले में भी इस्तेमाल किया। देखा जाए तो फायदा तो मुझे ही हुआ है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतने खुश क्यों हो। एक पल के विचार में ये मिंग ने देखा कि लाओ जियांग और अन्य 2 अभी भी वहां अचंभित खड़े थे और वह अपने होंठ सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। अरे, तुम सब वहां क्यों खड़े हो? जाओ और मेरे लिए इस राक्षस की खाल उतार दो। लाओ जियांग समेत वे तीनों आखिरकार होश में आए और जल्दी से राक्षस के शव की ओर चल पड़े। नगर स्वामी के महल में मौजूद सभी लोग तुरंत हरकत में आ गए। नौकरानियों की टीमों ने भोज कक्ष को सजाना शुरू कर दिया। ये मिंग ने लेई वानली के अंगरक्षकों को भी मदद के लिए बुलाया। उन्होंने लगभग 1 दर्जन प्रसिद्ध रसोइयों को उस विशाल भोज को तैयार करने में मदद की। अध्याय 250। ये मिंग की अतिथि सूची। जैसा कि पैचेंग में चाकू चलाने के बेहतरीन कौशल वाले 3 रसोइयों से उम्मीद की जा रही थी, लाओ जियांग और उनके 2 साथियों ने सिर्फ 1 घंटे में मांस के एक पहाड़ को छीलकर और हड्डियां निकालकर तैयार कर दिया था। जब सब कुछ तैयार हो गया तो खाना पकाने की बारी रसोइयों की थी। बेशक साधारण लोहे के बर्तन और आग उस राक्षस के मांस को नहीं पका सकते। हालांकि ये मिंग के लिए यह कोई चुनौती नहीं थी। विशेष रूप से बनाए गए कई लोहे के बर्तनों को संश्लेषित करने के बाद उन्होंने समाधि की सच्ची अग्नि भी प्रवाहित की और रसोइयों ने अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया। तलना, डीप फ्राई करना, स्टिर फ्राई करना, ब्रेजिंग करना, स्टू बनाना, उबालना, हर तरह की खाना पकाने की विधियां उपलब्ध हैं। ठीक है, ठीक है। ये मिंग खुशी से झूम उठी। राक्षसी जीवों की भव्य दावत ऐसी ही होनी चाहिए। पिछली बार जिस तरह से उन्हें पकाया गया था वह पूरी तरह से व्यर्थ था। मुझे किसे आमंत्रित करना चाहिए? ये मिंग ने अपने मन में फिर से योजनाएं बनाना शुरू कर दिया। जनरल ये मिंग के पदभार संभालने के बाद यह उनका पहला भोज था, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह एक भव्य आयोजन होने वाला था। हमें युवतियों को और बहन सियू को भी, साथ ही बहन शियाओ, 5वें भाई और मेरे भतीजों और पोतों को भी जरूर आमंत्रित करना होगा। हम ये लगभग सही है। ये मिंग इस बारे में सोच रही थी, तभी उसने शेन होंगे को निर्देश देना शुरू कर दिया। बूढ़े शेन, जाओ और मेरे भतीजों, पोतों, बहन शियाओ और 5वें भाई को बुला लाओ। उन्हें बाद में होने वाले राक्षस भोज में शामिल होने दो। आवाज सुनकर शेन होंगे अत्यंत प्रसन्न हो गया। वह राक्षसी मांस के प्रभावों को भली भांति जानता था। इस बार शेन परिवार की युवा पीढ़ी को ये मिंग द्वारा आमंत्रित किए जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिससे उसे बेहद गर्व महसूस हुआ। शेन होंगे ने जोर से जवाब दिया और फिर सोन चांग और वेई जियांगरों की ओर उत्तेजक ढंग से अपनी भौहें उठाई। देखा, तुम नौजवानों की नजरों में मेरा दर्जा तुमसे कहीं ऊंचा है। सोन चांग और वेई शियांगरों ने बेहद निराशा महसूस करते हुए अपनी आंखें घुमाई। इस बार सोन चांग अकेले ही पेंचेंग आए थे। वे सोन परिवार के किसी भी प्रत्यक्ष वंशज को अपने साथ नहीं लाए थे। उन्होंने सोन परिवार के सभी प्रत्यक्ष वंशजों को नानजियांग प्रांत में सोन परिवार की वंश परंपरा में शामिल करने की व्यवस्था की। वेई शियांगरों की बात करें तो इसका कारण ये था कि शियाओयान ने वेई परिवार के सभी प्रत्यक्ष वंशजों का सफाया कर दिया था, केवल उसे, वेई नान और उसके पोते को छोड़कर, साथ ही झांग सियू को छोड़कर, जिसने हाल ही में परिवार में शादी की थी। इसलिए स्वाभाविक रूप से वे दोनों बेहद निराश थे। दादाजी सोंग, आपका परिवार यहाँ नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। जहां तक बूढ़े वेई की बात है, आप भाई वेई नान और बहन सियू को बाद में क्यों नहीं बुला लेते? सोन चांग और वेई शियांगरों के उदास चेहरे देखकर ये मिंग ने उनसे कुछ कहा। यह सुनकर सोन चांग और वेई शियांगरों को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। ये मिंग को वे बातें आज भी याद हैं, वो उन्हें भूली नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद ये मिंग ने मुड़कर शियाओ लिंजी से कहा, छोटी लिन, तुम बाद में राक्षसों की दावत में आओगी। शियाओ लिंजी की हैसियत को देखते हुए स्वाभाविक रूप से वह लियूमान के साथ एक ही मेज पर बैठने के योग्य नहीं होंगे, लेकिन अब जब ये मिंग ने बोल दिया है तो लियूमान निश्चित रूप से मना नहीं करेंगे। इसलिए उसने शियाओ लिंजी को घूर कर देखा और चिल्लाया, तुम सब वहां क्यों खड़े हो? जल्दी करो और उस परी लड़के को धन्यवाद दो। ये सुनकर जियाओ लिंजी तुरंत होश में आ गया और प्रसन्न होकर ये मिंग को दिल से धन्यवाद दिया। ये देखकर ये मिंग ने सिर हिलाया, अपने हाथ पीठ पीछे किए और सबसे पहले भोज कक्ष में चली गई। भोज घर बहुत बड़ा था और मेज के शीर्ष पर एक विशाल गोल मेज थी, जो ये मिंग का विशेष स्थान था।
गोल मेज के दोनों ओर दर्जनों छोटी छोटी वर्गाकार मेजें थीं, जिनमें से प्रत्येक पर दो दो सीटें थीं। इसे ही दो लोगों के लिए भोज कहा जाता है। ये मेंग जैसे ही भोज कक्ष में दाखिल हुई, उसने बिना सोचे समझे मुख्य सीट पर बैठ गई। लियू मान, लेई वानली और अन्य लोगों ने औपचारिकता नहीं बरती और सभी ने ये मेंग के करीब बैठने के लिए जगह चुनी। अध्याय 251। कुछ दिन बीत चुके हैं और मेरे परपोते ने भी। उनके बैठने के कुछ ही देर बाद शेन होंगे अपने भतीजों और भांजियों को लेकर हड़बड़ी में कमरे में आ गए। ये भतीजा अंकल ये का अभिवादन करता है। पोते ने दादा ये का अभिवादन किया। परपोता परदादा ये का अभिवादन करता है। ये मेंग ने पहले तो संतुष्टि से सिर हिलाया, लेकिन बाकी बातें सुनकर उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। वाह, अभी तो बस कुछ ही दिन हुए हैं और मुझे पहले ही एक परपोता मिल गया है। शेन होंगे ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, ये सभी छोटे बच्चे मेरे शेन परिवार के सीधे वंशज हैं। ये सभी नानजियांग प्रांत में पढ़ते थे। अब जब शेन परिवार मुसीबत में है तो मैं इन सभी को वापस ले आया हूँ। ये सुनकर ये मेंग को अचानक सब कुछ समझ आ गया। तुरंत ही कलाई की एक झटके से कई जुबान स्तर की मार्शल आर्ट की नियमावली एक झटके में बाहर फेंक दी गई। यह मेरी ओर से उनके लिए एक उपहार है, कृपया इसे स्वीकार करें। शेन होंगे द्वारा कोई निर्देश देने से पहले ही शेन परिवार के युवा सदस्यों ने चतुराई से सिर झुकाकर अपना आभार व्यक्त कर दिया था। ये मेंग शेन परिवार में एक सच्चे दिग्गज हैं। शेन परिवार में हर कोई उनकी प्रतिभा से वाकिफ है। इसलिए भले ही शेन परिवार के ये युवा सदस्य पहली बार ये मेंग से मिल रहे हों, वे जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करते। ये देखकर सोन चांग, वेई शियांगरोग और आसपास खड़े अन्य लोग मन ही मन शिकायत करने लगे। बेशम, बिल्कुल बेशम। मुझे लगा था कि सिर्फ वह बूढ़ा कमीना शेन होंगे ही बेशम है, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शेन परिवार की युवा पीढ़ी भी बिल्कुल उसी की तरह होगी। लियू मान ने शेन होंगे को बड़ी बड़ी आंखों से देखा और मन ही मन आश्चर्यचकित हो गई। क्या प्रतिभा है! मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह साधारण दिखने वाला बूढ़ा व्यक्ति इतना असाधारण इंसान होगा। पूरे परिवार का उस नन्ही परी से रिश्तेदार होना बहुत अच्छा विचार है। एक पल के लिए लियू मान ईर्ष्या से भर उठी। वहां मौजूद सभी लोगों में ये मेंग स्पष्ट रूप से शेन होंगे को बहुत अधिक पसंद करती थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि शेन परिवार का निर्लज व्यवहार इसका एक प्रमुख कारण था। लेई वानली और ली चेंगमिंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ शेन होंगे की ओर देखा। वे शेन होंगे और उसके परिवार द्वारा की गई खुली चापलूसी और ये मेंग का पक्ष जीतने के प्रयासों को नापसंद तो नहीं कर सकते थे, लेकिन वे इससे खास खुश भी नहीं थे। शेन परिवार के सभी प्रत्यक्ष वंशजों के बैठ जाने के बाद शेन शियाओगो और शेन वू भी ये मेंग का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़े। ये शेन परिवार के अप्रत्यक्ष वंशजों में से केवल दो ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ये मेंग ने आमंत्रित किया था, और शेन होंगे अब उन्हें बहुत महत्व देता है। दरअसल शेन वू शेन होंगे के अधीन 13 रक्षकों के नेता बन गए थे। बहन शियाओगो, पांचवें भाई कृपया बैठ जाए। ये मेंग ने मुस्कुराते हुए शेन शियाओगो और शेन वू का अभिवादन किया। वहां मौजूद सभी लोगों को ईर्ष्या का अनुभव हुआ। ये मेंग वास्तव में शेन परिवार को बहुत महत्व देता था, यहाँ तक कि उनके अंगरक्षकों और नौकरानियों को भी आमंत्रित किया गया था। लियू मान ने अपना सिर घुमाया और अपने बगल में बैठी शियाओ लिंजी पर एक नजर डाली। इस बार नन्ही परी, शायद मेरी वजह से ही तुम्हें यहाँ बैठने की अनुमति मिली है। तुम्हें इससे सीखना चाहिए और नन्ही परी की अच्छी तरह सेवा करनी चाहिए, समझी? ये सुनकर जियाओ लिंजी ने बार बार सिर हिलाकर सहमति जताई। इस समय लियू फीफी और झांग सियू हाथ में हाथ डालकर अंदर आई और वेई नान उनके पीछे पीछे चल रही थी। लियू फीफी को अंदर आते देख ली चेंगमिंग और अन्य लोग लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सके। मिस लियू, नमस्कार मिस लियू। सभी ने लियू फेफेई का मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। लियू फेफेई ये मेंग की बड़ी बहन थी और उनका रिश्ता अतुलनीय था। लियू मान अचंभित हो गई और उसने लेई वानली से फुसफुसाते हुए पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? भाई लेई, ये लड़की कौन है? ये सुनकर लेई वानली ने जवाब दिया, वह ये मेंग की बड़ी बहन है। अध्याय 252। रुको, पहले मैं इसे अभिजात वर्ग के बीच पोस्ट कर दूं। छोटी परी की बड़ी बहन। अरे बाप रे! लेई वानली की बातें सुनकर लियू मान्यू तुरंत चापलूसी भरी मुस्कान के साथ खड़ी हो गई। ये युवती अतुलनीय सुंदरता और आकर्षण की धनी है, सचमुच किसी दिव्य प्राणी के समान। लगता है आप उस छोटी परी की बड़ी बहन है। अतिशयोक्तिपूर्ण चापलूसी अचानक सुनाई दी और फिर लियू मान ने शियाओ लिंजी को आंख मारी। शियाओ लिंजी ने झटपट चमकदार मोतियों के कंगन की एक माला निकाली और उसे लियू फेफेई को दे दी। इस कंगन में जड़े हुए प्रत्येक चमकदार मोती कबूतर के अंडे जितने बड़े हैं, जिनमें भरपूर चमक है और आप एक नजर में ही बता सकते हैं कि यह बहुत कीमती है। ये देखकर लियू फीफी अवाक रह गई। आखिर चल क्या रहा है? ये तो बस एक छोटा सा उपहार है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इसे स्वीकार करेगी, युवती। लियू मान बोलते समय झुककर अभिवादन करता रहा। ये सभी उपहार उन्होंने पवन शहर आते समय रास्ते में एकत्र किए थे। स्वाभाविक रूप से जिन उपहारों ने उनका ध्यान आकर्षित किया वे अनमोल खजाने थे। लेकिन जहां तक लियू मान की बात है, जब तक वह ये मेंग का दिल जीत सकता है और उसे कुछ खजाने दे सकता है, उसे वास्तव में कोई परवाह नहीं है। ये बहुत कीमती है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। कुछ देर रुकने के बाद लियू फेफेई ने हाथ हिलाकर विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। बिल्कुल भी कीमती नहीं, बस कुछ मोती हैं। लियू मान ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी आंखों में उत्साह भरा हुआ था। अगर किसी और की आंखों में वह भाव होता तो वहां मौजूद सभी लोग शायद यही सोचते कि उस दूसरे व्यक्ति को लियू फीफी पसंद आ गई है। हालांकि उन्हें लियू मान पर कोई संदेह नहीं था। वह पश्चिमी मंडप का एक बड़ा अधिकारी था और उसने लंबे समय से ऐसी सभी चीजों का त्याग कर दिया था, तो भला उसे महिलाओं में दिलचस्पी क्यों होगी? एक पल के लिए सभी ने मन ही मन राहत की सांस ली। ये मेंग तो वाकई कमाल का है। लियू मान उसे कुछ ही घंटों से जानती है, फिर भी उसने पश्चिमी मंडप के बड़े आदमी होने की अपनी पहचान पूरी तरह से त्याग दी है और बेशर्मी से उसकी चापलूसी करने लगा है। श्रीमती, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। ये देखकर ये मेंग ने बोलना शुरू किया। ये तो बस मोतियों की एक माला है, एक बार ले ली तो फिर वापस नहीं मिलेगी। ये मेंग को इसकी परवाह नहीं होगी। हालांकि लियू मान के कार्यों से ये मेंग को वाकई संतुष्टि मिली। ये छोटा मांझी बुरा नहीं है, इसे बड़ी बहन का सम्मान करना आता है। मैं इसे बाद में कुछ इनाम दूंगी। ये मेंग को ये समझ आने से पहले ही कि क्या हो रहा है, शियाओ लिंजी ने जबरदस्ती कंगन लियू फेफेई के हाथों में थमा दिया था। लियू फीफी इनकार नहीं कर सकी और ये मेंग के भी बोलने पर उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।
लियू मान का चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठा। किसी का दिल जीतने के लिए न केवल उनकी चापलूसी और खुशामद करनी चाहिए, बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी लगातार खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। केवल इसी तरह आप दूसरों पर बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ सकते हैं। पश्चिमी मंडप के बड़े बॉस के रूप में लियू मैन को इस चाल को ज्यादा अच्छे से नहीं खेलना चाहिए। कुछ देर बाद जब लियू फीफी और अन्य लोग बैठ गए तो नौकरानियों ने खाना परोसना शुरू कर दिया। लियू मान के साथ एक ही मेज पर बैठे मोटे आदमी लेई वानली ने अपने सामने रखे राक्षस के मांस से बने विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट ठंडे व्यंजनों को देखकर अपनी घबराहट को रोक नहीं पाया। जैसे ही वह अपनी चॉपस्टिक उठाने ही वाला था, तभी बगल से लियू मान ने जोर से चिल्लाया, रुको, पहले मुझे एक तस्वीर लेने दो और उसे कुलीन वर्ग में पोस्ट करने दो। उस आवाज ने सबको अचंभित कर दिया। किसने सोचा होगा कि वेस्ट पवेलियन के सम्मानित बॉस को ऐसा शौक होगा। शाओ लिंजी ने तुरंत और सम्मानपूर्वक एक मोबाइल फोन लियू मान को सौंप दिया, जिसे उसने खुशी खुशी ले लिया और तस्वीरें खींचना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद लियू मान के कुलीन वर्ग में एक संदेश प्रकट हुआ। मैं संयोगवश आधिकारिक काम से पंचेंग में था और मुझे उस नन्हे परी बालक से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे राक्षसों के भोज में आमंत्रित किया गया था। मैं थोड़ा आशंकित था, लेकिन साथ ही बहुत प्रसन्न भी था। ये सचमुच एक अद्भुत अनुभव था। नीचे बड़े ही सलीके से तैयार की गई राक्षसी मांस की ठंडी डिश है, साथ ही लियू मैन की एक शानदार सेल्फी भी है। अध्याय 253 फैटी लेई, इस स्वामी के लिए कुछ छोड़ दो। इस संदेश को तुरंत ही अनगिनत लाइक्स मिले। टिप्पणियों की बाढ़ सी आ गई और देखते ही देखते लियू मान के संभ्रांत वर्ग में ये खबर तेजी से फैल गई। सच में, लियू मान, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मैंने कभी किसी को राक्षस का मांस खाते हुए नहीं सुना। वाह, ब्रदर मैन तो कमाल का है, उसे तो राक्षस का मांस खाने को भी मिलता है। भाई भाई, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि राक्षस के मांस का स्वाद कैसा होता है? शाओ लियू, तुम हद से ज्यादा कर रही हो। तुम्हारे पास इतनी अच्छी बात है, तुमने सबको क्यों नहीं बताया? क्या तुम इसे सिर्फ अपने तक ही सीमित रख रही हो? अभिजात वर्ग में आ रही टिप्पणियों की बाढ़ को देखकर लियू मान अत्यंत प्रसन्न हुई। शाओ लिंजी को अपना फोन दूर रखने के लिए खुशी खुशी कहने के बाद लियू मान ने ऊपर देखा और पाया कि सभी लोग उसे अजीब निगाहों से घूर रहे हैं। मेरी खराब परफॉर्मेंस के लिए क्षमा करें। मेरा नाम लियू मान है, मेरे पास ज्यादा शौक नहीं है, मैं बस अपने खाली समय में संभ्रांत लोगों की चहल पहल में समय बिताना पसंद करती हूँ। हाँ हाँ। लियू मान ने एक अटपटी सी मुस्कान दी, लेकिन उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का कोई भाव नहीं था। इसके विपरीत वह आत्मसंतुष्ट था और मानो आनंद ले रहा हो। ये सुनकर लेई वानली और बाकी लोग अवाक रह गए। आप किसी किताब को उसके कवर से नहीं आंक सकते। पश्चिमी मंडप के सम्मानित प्रमुख लियू मान, जिनके हाथ खून से सने हैं, वास्तव में ऐसा करने का आनंद लेते हैं। इंटरनेट की उन्नत तकनीक से लैस इस दुनिया में हर कोई समय समय पर वीचैट मोमेंट्स जैसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना पसंद करता है। हालांकि ये बात केवल आम लोगों पर लागू होती है। लेई वानली, ली चेंगमिंग और शेन होंगे जैसे उच्च सामाजिक वर्ग के लोग अब इस तरह के सामाजिक दायरे में शायद ही कभी भाग लेते हैं। सौभाग्य से लियू मानफा कुलीन वर्ग में थी, जो पेंगुइन टेक्नोलॉजी थी, जो ब्लू स्टार पर सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी थी, और एक सोशल सॉफ्टवेयर कंपनी थी जिसे विशेष रूप से मल्टीवर्स एलायंस के उच्च वर्ग के लिए विकसित किया गया था। इसका आम लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वीचैट से बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं है। इसलिए लियू मान के विशिष्ट लोगों का दायरा केवल उसी दायरे के लोगों को दिखाई देता है। नहीं तो अगर आम लोगों को इन बातों के बारे में पता चल गया तो शायद बहुत बड़ा हंगामा मच जाएगा। शुरुआती हैरानी के बाद सभी ने लियू मान पर ध्यान देना बंद कर दिया और अपना ध्यान अपने सामने रखे विशालकाय मांस पर केंद्रित कर दिया। ली चेंगमिंग और कुछ अन्य लोगों को छोड़कर जिन्होंने राक्षस का मांस खाया था, वहां मौजूद किसी और ने कभी इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं की थी। उस विशाल मांस के स्वादिष्ट टुकड़े ने उन्हें बेहद आरामदायक और तरोताजा महसूस कराया। ये वाकई अद्भुत था। ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि दुनिया में इतना स्वादिष्ट खाना भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने जीवन के कई दशक बर्बाद कर दिए। मैंने पहले भी कुलपति को राक्षसी जानवरों के मांस के स्वादिष्ट होने के बारे में बात करते सुना था, लेकिन मुझे लगा कि यह अतिशयोक्ति है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इसका स्वाद कुलपति द्वारा वर्णित स्वाद से 100 गुना अधिक अद्भुत होगा। यह इतना स्वादिष्ट है कि मैं लगभग अपनी जीभ ही निगल गया। यह एक अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजन है, इसकी कोई तुलना नहीं। तुरंत ही एक के बाद एक प्रशंसा की गूंज सुनाई देने लगी। लियू मान मुंह में तेल भरे हुए ही खाना खा रहा था। उसकी आंखें पहले से ही सिकुड़ी हुई थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपने जीवन के कई दशक बर्बाद कर दिए हो। प्रतिष्ठित वेस्ट पवेलियन के सदस्य के रूप में वह पहली बार किसी राक्षसी जानवर का मांस खा रहा था। कितना अच्छा होगा अगर हम अब से हर दिन राक्षस का मांस खा सकें। जैसे ही वह भर रहा था, उसके बगल में खड़ी लेई वानली ने पलक झपकते ही राक्षस के मांस की एक प्लेट चट कर ली थी। ये देखकर लियू मान हैरान और क्रोधित दोनों हो गई। मोटे ले, क्या तुम ठीक से नहीं खा सकते? मेरे लिए भी कुछ छोड़ दो। चीखने के बाद लियू मान ने जल्दी से लेई वानली से वह वस्तु छीनना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उस राक्षस के मांस से बने सभी ठंडे व्यंजन सब लोगों ने चट कर दिए। तभी उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उनकी साधना का स्तर वास्तव में कई अंक बढ़ गया था। इससे सभी लोग आश्चर्यचकित और प्रसन्न हो गए, पूरी तरह से चकित रह गए। इस विशालकाय मांस का स्वाद तो लाजवाब है ही, साथ ही इसके चमत्कारी प्रभाव भी इतने अद्भुत हैं कि यह सचमुच अभूतपूर्व है। अध्याय 254 कुलीन वर्ग में संकट मंडराता है। लियू फीफी जैसी मार्शल आर्टिस्ट, जिनका साधना स्तर उच्च नहीं था, सीधे अगले स्तर पर पहुंच गई। झांग सियू और शेन शियाओहू, दो साधारण लोग जिन्हें मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं कहा जा सकता था, राक्षस के शरीर में मौजूद ऊर्जा से दीक्षा लेने के बाद पूरी तरह से मार्शल आर्टिस्ट में बदल गए। एक दर्जन रसोइयों की खाना पकाने की गति स्पष्ट रूप से भीड़ की खाने की गति के साथ तालमेल बिठाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। सभी ठंडे व्यंजन खा लेने के बाद सबके पास बैठने और इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। ये रसोइये तो बेहद खराब हैं, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। अचानक उनमें से एक व्यक्ति ने अपने आप से कुछ बुदबुदाया। आवाज गूंज उठी और हर किसी ने उसकी प्रतिध्वनि की। बिल्कुल सही, उन्हें एक व्यंजन पकाने में इतना समय लगता है। मुझे सच में समझ नहीं आता कि वे प्रसिद्ध शेफ कैसे बन गए। वे इतने सुस्त और अनिर्णायक हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वे क्या कर रहे हैं। इतना समय बीत गया है और अभी तक कोई गर्मागर्म व्यंजन भी नहीं आया है। क्या ऐसा हो सकता है कि वे किसी राक्षस का मांस चुराकर खा रहे हो? जो भी इसे चुराने की हिम्मत करेगा, उसे बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। उसके चारों ओर शिकायतें ही शिकायतें थीं और लेई वानली को तुरंत शर्मिंदगी महसूस हुई।
उसने एक गार्ड को बुलाया और उसे निर्देश दिए, जाकर देखो कि रसोई क्या कर रहे हैं और उनसे आग्रह करो कि वे खाना जल्द से जल्द परोसें। ये सुनकर सभी लोग अजीब सी मुस्कान के साथ चुप हो गए। दरअसल सभी जानते हैं कि मॉन्स्टर का मांस आम सामग्रियों जैसा नहीं होता और इसे इतनी आसानी से पकाया नहीं जा सकता। रसोइयों का इतनी जल्दी कई ठंडे व्यंजन तैयार कर पाना वाकई उनकी कुशलता का प्रमाण है। अभी उनके शब्द मात्र बनावटी शिकायतें थीं, लेकिन वास्तव में वे छिपे हुए रूप में उस भयानक मांस की प्रशंसा कर रहे थे। तभी जियाओ लिंजी ने अचानक गंभीर भाव से लियू मान की ओर देखा और कुछ कहा। लॉर्ड लियू, कुछ भयानक घटना घटित हुई है, इसे देखिए। बोलते बोलते उसने अपना फोन लियू मान को दे दिया। लियू मान ने एक नजर डाली और तुरंत भयभीत हो गई। उन्होंने अभी अभी जिस अभिजात वर्ग के बारे में पोस्ट किया था उसके नीचे एक टिप्पणी दिखाई दी। मनेर, तुम तो बड़े आज्ञाकारी हो। तुम पंचेंग में राक्षसों की दावत का आनंद ले रहे हो, जबकि तुम्हारे पिता घर पर दुबला दलिया खा रहे हैं। तुम सचमुच एक आज्ञाकारी पुत्र हो। यह संदेश छोड़ने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लियू जिन था, जो अपार शक्ति का धनी और गठबंधन के नेता के रूप में जाना जाता था। लियू मान की आंखों में आंसू आ रहे थे और वह लगातार आहें भर रही थी। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये सचमुच खत्म हो गया। इस अपता रूप से महत्वहीन मामले को कम मत समझो। लियू मान लियू जिन को अच्छी तरह से जानती है। लियू जिन का ऐसा कहना यह साबित करता है कि लियू जिन वाकई दुखी है। अगर गौर से देखा जाए तो गठबंधन के सम्मानित नेता लियू जिन ने भी कभी राक्षसी जानवरों की भव्य दावत नहीं देखी थी, जबकि उनका दत्तक पुत्र और उसके चमचे खुलेआम राक्षसी जानवरों का मांस खा रहे थे। लियू जिन को जलन और नाराजगी क्यों नहीं होगी? छोटी परी, कृपया शियाओ मानजी को बचाओ। इस बार शियाओ मानजी गंभीर खतरे में है। घबराहट में लियू मान को अचानक ये मेंग की याद आ गई और डूबते हुए व्यक्ति की तरह जो तिनके का सहारा ले रहा हो, वह उससे विनती करने लगा। स्थिति के बारे में जानने के बाद ये मेंग ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए तिरस्कारपूर्ण ढंग से कहा, ये तो बस एक छोटी सी बात है, कितनी आसान। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा मांस छोड़ जाऊंगा, बस इतना ही। ये सुनकर लियू मान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर खुशी से झूम उठी। मॉन्स्टर मीट इतना दुर्लभ है कि यह सिर्फ एक सपना ही हो सकता है, इसे पाना नामुमकिन। फिर भी ये मेंग ने न सिर्फ उसे खुद खाने दिया, बल्कि घर ले जाने के लिए थोड़ा पैक भी कर दिया। यह उसके प्रति अविश्वसनीय दयालुता है। एक क्षण के लिए लियू मान असीम कृतज्ञता से भर गई। ये मेंग को धन्यवाद देने के बाद लियू मान ने तुरंत लियू जिन की टिप्पणी का जवाब दिया। धर्म पिताजी, मैंने और उस नन्हे परी बालक ने आपके लिए राक्षसी जानवर का मांस तैयार कर लिया है। मेरे लौटते ही आप इसका स्वाद चख सकेंगे। संदेश भेजने के बाद लियू मान बेसब्री से इंतजार करने लगी। उसे नहीं पता था कि उसका जवाब देखकर लियू जिन शांत हो जाएगी या नहीं, उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अध्याय 255 अभूतपूर्व और अद्वितीय। लियू मान को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, लियू जिन का जवाब तुरंत आ गया। शाबाश। उन 3 सरल शब्दों ने लियू मान को राहत की सांस लेने पर मजबूर कर दिया, मानो उसके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया हो। लियू जिन के बारे में अपनी समझ के आधार पर वह जानता था कि लियू जिन का गुस्सा पूरी तरह से शांत हो गया था और वह अपने प्रदर्शन से काफी संतुष्ट भी था। पल भर में लियू मान का दिल खुशी से झूम उठा। अब मैंने न केवल अपने दत्तक पिता के लिए दिव्य पशु संबंधी कार्य पूरा कर लिया है, बल्कि मैंने दानव पशु के मांस का उपयोग करके उन्हें बहुत प्रसन्न भी किया है। जब हम गठबंधन में लौटेंगे तो मुझे डर है कि हर कोई मुझे नए सम्मान की दृष्टि से देखेगा। जैसे जैसे लियू मान इसके बारे में सोचता गया, उसकी खुशी बढ़ती गई, लेकिन वह ये भूलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि ये मेंग ने ही उसे ये सब कुछ दिलाया था। इसलिए वह ये मेंग के प्रति अपनी उपस्थिति में अधिकाधिक विनम्र होता गया और उसके द्वारा कहे गए हर शब्द और कार्य का उद्देश्य उसे प्रसन्न करना था। लेई वानली और बाकी सभी लोग अवाक और पूरी तरह से हक्का बक्का रह गए। केवल शेन होंगे को ही लियू मान की हर हरकत याद थी। उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे शेन तियानफान की ओर मुड़कर फुसफुसाते हुए कहा, उनसे ध्यानपूर्वक सीखो, यह मास्टर लियू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हालांकि शेन होंगे की आवाज धीमी थी, फिर भी वह लियू मान के कानों से नहीं बच पाए। लियू मान ने अर्थपूर्ण ढंग से पीछे मुड़कर शेन होंगे की ओर देखा और हल्के से सिर हिलाकर उसे सहमति दी। शेन होंगे तुरंत समझ गया और उसके चेहरे पर एक समझदारी भरी मुस्कान आ गई। दोनों के बीच आपसी सम्मान का भाव था। लियू मान के मुड़ने के बाद उसे भावनाओं का एक सैलाब महसूस हुआ। ये शेन होंगे भविष्य में शाओ शियान टोन की नजरों में सोन चांग और वे शियांगरों को जरूर पीछे छोड़ देगा। कुछ ही देर बाद लेई परिवार की नौकरानियां फिर से अंदर आ गईं। इसे देखने वाले सभी लोग बहुत उत्साहित हुए। आखिरकार गर्मागर्म व्यंजन परोसे जा रहे हैं। अगर राक्षस के मांस से बने ठंडे व्यंजन भी इतने स्वादिष्ट होते हैं, तो राक्षस के मांस को तलकर डीप फ्राई करके या स्टिर फ्राई करके बनाए गए गर्म व्यंजन कितने स्वादिष्ट होंगे। सभी लोग बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। गर्मागर्म व्यंजन परोसे जाने के बाद सभी ने अपनी छवि की परवाह किए बिना उन्हें बेतहाशा खाना शुरू कर दिया। हम स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। हे भगवान, मुझे तो लगता था कि ठंडे व्यंजन दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन होते हैं, लेकिन अब गर्म व्यंजनों के मुकाबले तो वे कुछ भी नहीं है। ये भुना हुआ विशालकाय जिगर तो लाजवाब है। मुझे लगता है कि पौराणिक ड्रैगन का जिगर और फीनिक्स की मज्जा भी इसके सामने फीकी पड़ जाती है। नहीं नहीं नहीं, ये धीमी आंच पर पकाया हुआ विशाल सुअर का मांस कहीं बेहतर है। यह इतना सुगंधित है कि मुंह में घुल जाता है। यह एक अद्भुत अनुभव है। अरे आप लोग धीरे धीरे खाए, मैंने तो अभी बस कुछ निवाले ही खाए हैं और पूरी प्लेट खाली हो गई है। क्या आप लोग थोड़ा और सलीके से नहीं खा सकते? हर कोई इसके लिए होड़ मचा रहा था और आपस में लड़ रहा था, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। लेकिन ये मेंग ने अकेले ही राक्षसी मांस से भरी पूरी मेज पर कब्जा कर लिया और बड़े चाव से तेल से लथपथ मुंह के साथ खाना खाया। खाने पीने के शौकीन होने के नाते वह भला स्वादिष्टता के एक छोटे से अंश को भी कैसे छोड़ सकते थे? क्या आपका मतलब है कि प्लेट में अभी भी थोड़ा सा मांस बचा हुआ है? बिल्कुल नहीं, ये मेंग ने पूरी थाली चट कर ली, अब तो मांस बचा ही नहीं। मेज पर गलती से गिरे टुकड़ों की चिंता मत करो। जब राक्षसों की दावत खत्म हो जाएगी तो क्या ये मेज ये मेंग के छोटे मुंह से बच पाएगी? अगर उसे खाने का बहुत शौक हो जाए तो अगर वह पूरा भोज भर ही खा जाए तो कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। परिणाम स्वरूप ये मेंग ने गोल मेज पर रखी राक्षसी मांस की प्लेटों को चट कर लिया। अचानक एक मधुर ध्वनि गूंज उठी, बियू। ये मेंग के खाना खाते ही उसके शरीर से हल्की सफेद रोशनी निकलने लगी। उसे पता भी नहीं चला और वह एक बार फिर लेवल अप कर चुका था। ची शोधन क्षेत्र 6ठा स्तर। महज 1 या 2 घंटे में ची रिफाइनिंग दायरे के 2 स्तरों को पार करना वास्तव में अभूतपूर्व और अद्वितीय है।
अध्याय 256 निर्लज, बिल्कुल निर्लज। लियू मान के पीछे खड़ी शाओलिन जी ये मेंग को खाली निगाहों से देखती रही, फिर अचानक उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, ये मेंग की ओर इशारा किया और आश्चर्य से कहा, छोटी परी, वो फिर से घुसपैठ करने में कामयाब हो गया है। ये सुनकर सभी ने मुड़कर देखा और हैरानी से उनकी आंखें फटी रह गईं। हालांकि दानव जानवरों का मांस अत्यधिक पौष्टिक भोजन माना जाता है, ये मेंग की सफलता की गति बहुत तेज है। क्या उसे इस बात का डर नहीं है कि लगातार सफलताएं प्राप्त करने से उसकी नींव अस्थिर हो जाएगी? लियू मान एक बार फिर चकित रह गई। वास्तव में दिव्य बालक कहलाने के योग्य उसकी सफलता की गति अविश्वसनीय है। ली चेंगमिंग, शेन होंगे और सोन चांग ने बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया, उनके चेहरे पर शांति थी। सभी के सदमे को देखकर शेन होंगे ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए शांत भाव से कहा, यह तो कुछ भी नहीं है। उस समय के उस छोटे भाई ने राक्षसी जानवर का मांस खाने के बाद मेरिडियन ओपनिंग के पहले स्तर से ची इंडक्शन के पहले स्तर तक छलांग लगा दी। ये सचमुच आश्चर्यजनक था। जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले, पूरा दर्शक वर्ग स्तब्ध रह गया। क्या ये धोखा है? पश्चिमी मंडप में खुद को एक बड़ा आदमी समझने वाले और बहुत कुछ देख चुके लियू मान ने पहले कभी ऐसी चौंकाने वाली बात नहीं सुनी थी, और वह मन ही मन ये मेंग की पूजा करने से खुद को रोक नहीं सका। अफसोस, लियू मान, मेरे जीवन की सबसे अच्छी बात उस नन्हे परी जैसे लड़के से मिलना है। पलक झपकते ही लियू मान ने राक्षस भोज समाप्त होने के बाद ये मेंग के करीब आने की योजना बनाना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे और व्यंजन परोसे गए और सभी लोग अपने भोजन का आनंद ले रहे थे, कुछ लोग अपनी साधना के स्तर को पार कर रहे थे। ली चेंगमिंग, शेन होंगे, सोन चांग और अन्य सभी ने अभूतपूर्व प्रगति की है और मेरिडियन ओपनिंग क्षेत्र के 8वें या 9वें स्तर तक पहुंच चुके हैं। वे ची इंडक्शन क्षेत्र में प्रवेश करने से बस कुछ ही कदम दूर हैं। यहां तक कि लियू मान और शियाओलिन जी, जिनका साधना स्तर पूरे आयोजन में सबसे उच्च था, भी सफलतापूर्वक अगले स्तर पर पहुंच गए। पल भर में पूरा भोज कक्ष खुशी से भर गया और एक के बाद एक बधाइयों की गूंज सुनाई देने लगी। लियू मान की निगाहें चारों ओर घूमी और फिर उसने जोर से कहा, सज्जनों, आज दानव प्राणी भोज में भाग लेना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सभी ने अपनी साधना में कुछ न कुछ सुधार किया है। मेरा प्रस्ताव है कि हमें उस नन्हे परी बालक को धन्यवाद देना चाहिए। अगर वह न होता तो हमें इतनी आसानी से सफलता प्राप्त करने का अवसर कैसे मिलता। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, भीड़ ने जयकारे लगाए। ये सुनकर शेन होंगे ने अपना सिर झुका लिया और पछतावे से भरकर पैर पटकने लगा। अरे वाह, कितना शानदार अवसर है और उसे ये सबसे पहले मिल गया। शेन होंगे ये मेंग को खुश करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन इस बार लियू मान पहले ही वहां पहुंच गई, जिससे स्वाभाविक रूप से वह बेहद नाराज हो गया। ये मेंग ने सबकी ओर तिरछी नजरों से देखा और अपना छोटा हाथ हिलाया। आप लोग बहुत दयालु हैं। आप सब मेरे करीबी हैं। बेशक, मैं आप सबके साथ कोई भी अच्छी बात साझा करूंगा। ये मेंग की आवाज निकलते ही शेन होंगे ने तुरंत जवाब दिया, युवक, तुम बहुत ही विनम्र हो। तुम तो पृथ्वी पर अवतरित दिव्य प्राणी हो। तुम्हारे आशीर्वाद से मेरे शेन परिवार को सचमुच बहुत सम्मान प्राप्त हुआ है, मानो स्वर्ग से आशीर्वाद मिला हो। ये सुनकर सोन चांग और वे शियांगरोग ने अपनी आंखें घुमाई और मन ही मन बड़बड़ाते हुए गाली दी, बेशम, बेशम, बिल्कुल बेशम। हालांकि वे दोनों ये मेंग से दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन वे शेन होंगे की तरह व्यवहार करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाए। हालांकि इसके परिणामस्वरूप ये मेंग के साथ उनका रिश्ता कभी भी शेन होंगे के साथ उनके रिश्ते की तुलना में बेहतर नहीं हो सका। कभी कभी यह कहना जरूरी होता है कि लियू मान और शेन होंगे जैसे लोग जहां भी जाते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं। राक्षसों की दावत समाप्त होने के बाद लियू मान ने शियाओलिन के साथ चुपके से ये मेंग के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। चींक चींक, दरवाजा खुला और लियू फीफी का सुंदर चेहरा लियू मान और शियाओलिन के सामने प्रकट हुआ। लियू, भगवान लियू। ये देखकर लियू मान के चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान खिल उठी। ये मिस लियू है। क्या छोटी परी यहाँ है? अध्याय 257 9 मोर यांग उत्पादक गोली। अरे मास्टर, लियू ये मेंग को ढूंढ रहे हैं। वो तो यही है। जैसे ही लियू फेफी ने बात की, उसने लियू मैन और जियो लिंजी को अंदर बुलाया। तुरंत ही उसने अपना सिर घुमाया और सोफे पर लेटी हुई ये मेंग की ओर देखा। ये मेंग, जल्दी उठो, लॉर्ड लियू तुमसे मिलने आए हैं। ये सुनकर ये मेंग ने आलसे से जवाब दिया। ओह, ये देखकर लियू मान ने बार बार हाथ हिलाते हुए कहा, मैं उस छोटे परी लड़के को कैसे परेशान कर सकती हूँ। मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ, मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। जब वह बोल रहा था, तभी लियू मान सोफे पर लेटी हुई ये मेंग के पास चली गई। ओह, मैं शियाओमानजी हूँ। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? ये मेंग करवट बदलकर सोफे पर बैठ गई और उत्सुकता से लियू मान को देखने लगी। लियू मान ने शियाओलिन को आंख मारी और शियाओलिन समझ गया। उसने तुरंत गोलियों की एक बोतल निकाली और आदरपूर्वक ये मेंग को सौंप दी। यह क्या है? ये मेंग के चेहरे पर संदेह की एक झलक दिखाई दी। छोटी परी, ये नींव मजबूत करने वाली गोली है। इसे लेने से मार्शल आर्टिस्ट की शक्ति स्थिर हो सकती है। शायद ये तुम्हारे लिए उपयोगी हो। लियू मान ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा। उसने ये बात ये मेंग के सामने इसलिए रखी क्योंकि उसने देखा कि ये मेंग की प्रगति की गति बहुत तेज थी और उसे डर था कि इससे उसकी नींव पर असर पड़ेगा। ये सुनकर ये मेंग ने सिर हिलाया। छोटी मांजी, मुझे तुमसे इतनी समझदारी की उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हें निराश नहीं कर सकती। एक मिनट रुको। बोलते बोलते ये मेंग ने नींव मजबूत करने वाली गोली ले ली। फिर अपने छोटे से हाथ से हल्के से दबाव डालते ही गोलियों की पूरी बोतल गोलियों समेत चूर्ण में तब्दील हो गई। लियू मान अभी शिष्टाचार का आदान प्रदान करने ही वाला था कि ये मेंग ने अचानक गोलियों की पूरी बोतल नष्ट कर दी, जिससे वह दंग रह गया। उसके पीछे खड़ा जियाओलिन आंखें फाड़कर घूर रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। आखिर हो क्या रहा है? नन्ही परी ने अमृत को क्यों नष्ट कर दिया? लियू मान और शियाओलिन असमंजस में थी, लेकिन उन्होंने बोलने की हिम्मत नहीं की। वे बस ये मेंग को खाली निगाहों से देखती रहीं। फाउंडेशन स्ट्रेंथनिंग पिल को तोड़ने के बाद ये मेंग को तुरंत सैकड़ों गोली के टुकड़े मिल गए, जिन्हें उसने खुशी खुशी संश्लेषित करना शुरू कर दिया। ये मेंग के लिए गोलियां बनाना अविश्वसनीय रूप से सरल था। उसने हर तरह के गोली के टुकड़ों को बेतरतीब ढंग से संश्लेषण भट्टी में फेंक दिया। मैंने इस विधि से जो गोलियां बनाई हैं, उनसे किसी की मौत तो नहीं होनी चाहिए, है ना? ये मेंग ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और मन ही मन सोचने लगी। ये मेंग के चेहरे पर अप्रत्याशित भाव देखकर लियू मान और शियाओलिन की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। कुछ देर बाद ये मेंग ने ताली बजाई और खुशी से कहा,
ये काम कर गया, मैं एक जीनियस हूँ। ये सुनकर लियू मान और शाओ लिंजी ने हैरानी भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा और सोचने लगी कि ये मेंग इस बार किस बात में सफल हो गया है। ठीक है, बस बहुत हो गया नन्ही मांझी, मैं तुम्हें ये जादुई गोली दे रही हूँ। इसे आज्ञाकारी होकर खा लो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगी। बोलते समय ये मेंग ने लियू मान की ओर देखकर मुस्कुराया और अपने दांत पीसे। हाँ हाँ हाँ, लियू मान ने विनम्रतापूर्वक गोली स्वीकार कर ली। वह हताश और असमंजस में थी। गोलियां देने की जिम्मेदारी उसकी थी, लेकिन अब स्थिति उलट गई है। ये मेंग उसे गोलियां दे रही है। हालांकि ये मेंग द्वारा दी गई गोलियों पर उसे कोई संदेह नहीं था। आखिर किसी दिव्य बालक द्वारा बनाई गई वस्तु साधारण कैसे हो सकती है? छोटी परी, इस अमृत के क्या प्रभाव हैं? लियू मान ने सावधानी से पूछा। ये मेंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, जब तुम इसे खाओगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। ये देखकर लियू मान ने और कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। ये मेंग से कुछ देर शिष्टाचारवश बातचीत करने के बाद उसने चतुराई से शियाओ लिंजी के साथ विदा ली। लियू मान को जाते हुए देखकर ये मेंग ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और सोचने लगी। प्रणाली कहती है कि इस नो मोर यांग उत्पादक गोली में विशेष प्रभाव है और यह शियाओ मांजी जैसे हिजड़ों के लिए सबसे उपयुक्त है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह इसे लेने के बाद कल सुबह उठकर चौंक जाएगा। अध्याय 258 निर्लज व्यापारी ये मेंग। लेई वानली के नगर स्वामी के महल के अंदर अफरा तफरी मच गई। मुर्गियां बेकाबू होकर दौड़ने लगी और कुत्ते भौंकने लगे। लियू मान की आवाज, जो किसी भूत की चीख जैसी लग रही थी, लगातार गूंजती रही। हा हा हा, मेरा लिंग बड़ा हो गया है, मैं अब मर्द बन गया हूँ। आवाज फैल गई और जब लेई वानली और अन्य लोगों ने इसे सुना तो वे हैरान रह गए। लियू मान क्या कर रहा है? वो तो एक हिजड़ा है, फिर भी खुद को मर्द कहता है। कितना बेशर्म कमीना है। सच कहें तो हालांकि लेई वानली और अन्य लोग लियू मान का खुलेआम सम्मान करते प्रतीत होते थे, लेकिन वे मन ही मन उससे घृणा करते थे। आखिरकार पूर्वी और पश्चिमी मंडपों में मौजूद उन हिजड़ों की गठबंधन के अधिकारियों के बीच हमेशा से ही खराब प्रतिष्ठा रही है। लेई वानली और अन्य लोगों तथा लियू मान के बीच का संबंध महज पारस्परिक लाभ का था। लियू मान के चीखने चिल्लाने की आवाज से चौंककर नगर स्वामी के महल में लगभग कोई भी सो नहीं सका। ये मेंग उदास चेहरे और अमित्र भाव के साथ बाहर निकल गई। छोटी मांझी, तुम क्यों चिल्ला रही हो? तुम मेरी नींद खराब कर रही हो। ये मेंग की आवाज सुनते ही लियू मान तुरंत दौड़कर वहां पहुंच गई। तुरंत ही वह धड़ाम से घुटनों के बल बैठ गया और ये मेंग के सामने कई बार प्रणाम किया। छोटी परी, तुम सचमुच मेरी उपकारक हो लियू मान। अगर लियू मान को किसी बात का सबसे ज्यादा अफसोस है तो वह है उसका नपुंसक बनना। लेकिन अब ये मेंग ने उसकी मर्दानगी लौटा दी है। ये मेंग के प्रति लियू मान की कृतज्ञता शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। अब से अगर नन्हे परी लड़के को किसी चीज की जरूरत होगी तो शाओ मांझी बिना किसी झिझक के आग और पानी से भी गुजर जाएगी। ये सुनकर ये मेंग के चेहरे पर हैरानी के भाव झलक उठे। क्या तुमने वो गोली ली जो मैंने तुम्हें दी थी? क्या उससे फायदा हुआ? लियू मान ने सिर हिलाते हुए उत्साह से कहा। युवा अमर को सूचित करते हुए, आपका अमृत सचमुच चमत्कारी है, अमृत कहलाने योग्य है। कल रात जब शियाओमानजी ने इसे लिया तो आज सुबह उसे वास्तव में इरेक्शन हो गया। ये सुनकर ये मेंग तुरंत प्रसन्न हो गई। अपनी ठुड्डी सहलाते हुए खुशी से सोचने लगी, वाह, मैंने जो गोलियां बनाई वे वाकई असरदार हैं। इसका मतलब है कि मैं फिर से खूब पैसा कमाने वाला हूँ। ये मेंग ने कल रात जो गोलियां बनाई वे अविश्वसनीय रूप से विविध और अलग अलग प्रकार की थी। नो मोर यांग उत्पन्न करने वाली गोली जो उसने लियू मान को दी थी उनमें से सिर्फ एक थी। शियाओ मान, क्या मैंने तुम्हें जो अमृत दिया था उसका कोई मूल्य है? ये सुनकर लियू मान अचंभित रह गई। भला इस अमृत को महज मूल्यवान कैसे कहा जा सकता है? ये बिल्कुल अनमोल है। जब ये मेंग ने लियू मान के चेहरे के भाव देखे तो उसके चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी। लगता है इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। उसने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए सोचा, अगर मैं पश्चिम मंडप में बैठे उन लोगों को ये गोलियां बेच दूं जिनसे चीजें बढ़ सकती हैं, तो उसके बाद एंचेंग और पेंचेंग से पंगा लेने की हिम्मत कौन करेगा? एक विचार के साथ ये मेंग ने अपना हाथ पलटा और उसकी हथेली में एक और 9 टन यांग जनरेटिंग पिल प्रकट हो गई। छोटी मांझी, मैं यह औषधि तुम्हारे धर्मपिता को दे रही हूँ। स्पष्ट है कि अकेले लियू मान का उतना प्रभाव नहीं है। हमें गठबंधन के शक्तिशाली और प्रभावशाली नेता लियू जिन को एक जीता जागता उदाहरण बनाकर अपनी बात को और अधिक विश्वसनीय बनाना होगा। साथ ही चूंकि लियू जिन को उससे लाभ हुआ है तो वह भविष्य में एंचेंग और पेंचेंग की रक्षा कैसे नहीं कर सकता। ये सोचकर ये मेंग एक नन्ही लोमड़ी की तरह खिलखिला उठी। लियू मान ने गोली स्वीकार कर ली। उसका दिल पल भर में भावनाओं से भर गया। लियू मान, छोटी परी सचमुच मेरे लिए अद्भुत है, मेरे लिए इतना कुछ सोच रही है। बेशक अगर मेरे धर्मपिता को पता चलता कि मैंने अपनी मर्दानगी वापस पा ली है तो वह मुझसे ईर्ष्या क्यों नहीं करेंगे। लेकिन अब जब मेरे पास अमृत है तो मेरे धर्मपिता केवल यही सोचेंगे कि मैं लियू मान वफादार और समर्पित हूँ और मैं हमेशा उनके बारे में सोचती रहती हूँ। जैसे जैसे लियू मान इसके बारे में सोचता गया उसे ये मेंग के उसके प्रति अच्छे व्यवहार का एहसास होता गया और वह बहुत भावुक हो गया। अध्याय 259 सबसे अधिक लाभ किसने उठाया? तब लेई वानली और उनके आसपास के अन्य लोगों को कारण और परिणाम समझ में आ गया। ये मेंग के अमृत के कारण ही लियू मान की पौरुष शक्ति अपने पूर्वकाल में वापस लौट आए। पल भर में ये मेंग के प्रति सबका नजरिया बदल गया और वे बेहद भावुक हो गए। चूंकि ये मेंग के पास इस तरह का अमृत भी है तो ये कहना मुश्किल है कि उसके पास कायाकल्प की गोली, यौवन संरक्षण की गोली आदि जैसी अन्य प्रकार की दवाएं नहीं होंगी। लगता है ये मेंग वाकई एक विलक्षण प्रतिभा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैंने जो झूठ तुरंत गढ़ा था वह सच हो जाएगा। अब जब बात यहाँ तक पहुंच गई है तो लेई वानली, जिसने ये मेंग को पंचेंग के लोगों को धोखा देने के लिए पृथ्वी पर अवतरित एक दिव्य बालक होने की कहानी गढ़ी थी, उसने भी इस पर पूरी तरह से विश्वास कर लिया है। अगर ये मेंग धरती पर अवतरित कोई दिव्य प्राणी नहीं होता तो उसके इतने चमत्कारी होने की कोई व्याख्या ही नहीं होती। अगर हमें गोलियां बेचनी है तो हमें निश्चित रूप से वास्तविक जीवन के उदाहरणों की आवश्यकता होगी। तो ये मेंग ने अपना हाथ हिलाया और औषधियां बांटना शुरू कर दिया। बूढ़े शेन, तुम्हारा चेहरा बहुत खराब दिख रहा है। मैं तुम्हें एक कायाकल्प करने वाला अमृत दूंगा जिससे तुम फिर से जवान दिखोगे। दादाजी सोंग, बूढ़े वे, आप दोनों ये लीजिए कायाकल्प करने वाला अमृत। ली अंकल, आप तो बहुत जवान हैं, आपको कायाकल्प की गोली की जरूरत नहीं है। लीजिए ये शक्ति की गोली ले लीजिए। मोटे अंकल, बस एक स्लिमिंग पिल ले लीजिए। एक गोली और आप पल भर में शांत सुंदर आदमी बन जाएंगे। मिस सिस्टर सियू, सिस्टर शियाओ, मैं आपको शाश्वत यौवन का अमृत दे रहा हूँ।
और मेरे भतीजे, पोते और परपोते, इन रूपांतरण गोलियों में से कुछ ले लो और तुम सब प्रतिभाशाली बन जाओगे। ये मेंग की बचकानी आवाज लगातार गूंज रही थी। वह पैसे लुटाने वाले लड़के में बदल गया, जिससे लेई वानली और बाकी लोग इतने खुश हो गए कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी दिशा कौन सी है। लेकिन गोलियां बांटने के बाद ये मेंग ने तुरंत अपना छोटा हाथ आगे बढ़ाया। पैसे दीजिए। ये देखकर सब लोग दंग रह गए। इस नन्हे बच्चे को गोलियां, जड़ी बूटियां और तरह तरह के खजाने चाहिए। ये मेंग ने अपने हाथों को कमर पर रखा और भीड़ को संबोधित किया। अमरता के अमृत की तुलना में उन्होंने पहले जो विभिन्न गोलियां और औषधियां एकत्र की थीं, वे क्या थीं? लेई वानली और बाकी लोगों को इन बातों की बिल्कुल परवाह नहीं थी और उन्होंने तुरंत ही अपने द्वारा जमा की गई गोलियां, जड़ी बूटियां और खजाने निकाल लिए। सभी को लूटने के बाद ये मेंग मुड़ा और कमरे की ओर चल पड़ा। मैं थोड़ी देर झपकी लेने जा रहा हूँ। ये मेंग के जाने के बाद सबने एक दूसरे को देखा और फिर धीरे से हंस पड़े। उन सबके चेहरों पर संतुष्टि का भाव था, मानो उन्हें कोई बढ़िया सौदा मिल गया हो। लेई वानली और अन्य लोगों के लिए ये मेंग के अमृत के बदले में केवल थोड़ी मात्रा में गोलियां और जड़ी बूटियां देना एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि ये मेंग तो और भी ज्यादा खुश थी। कुछ बेकार गोलियों के बदले इतनी सारी अच्छी चीजें मिल गईं, कितना लाभदायक सौदा है। सबको लगा कि उन्होंने मुनाफा कमा लिया है, लेकिन असल में सबसे ज्यादा मुनाफा ये मेंग ने कमाया था। उसे न केवल कुछ सामग्रियां मिली, बल्कि यह तथ्य भी मिला कि लेई वानली और अन्य लोग अनजाने में उसे देवता मानने लगे थे। हालांकि लियू मान ये मेंग को केवल एक दिन से थोड़ा अधिक समय से जानता था, लेकिन उसके दिल में ये मेंग का स्थान संभवतः उसके धर्मपिता, गठबंधन के नेता लियू जिन से भी ऊंचा था। ये मेंग के लगातार पैसे लुटाने का ही नतीजा है। अमृत हाथ में आते ही लियू मान की अब पेंचेंग में रुकने की कोई इच्छा नहीं रह गई थी। ये मेंग को नमस्कार करने के बाद लियू मान जल्दी से शियाओ लिंजी और जिन दाओतांग योद्धाओं के साथ वहां से निकल गया। हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने के बाद लियू मान ने देखा कि इवा की शहर धीरे धीरे आकार में सिकुड़ता जा रहा है। उसका दिल अविश्वास से भर गया। मुझे लगा था कि मैं यहाँ पंचेंग में सिर्फ एक कर्तव्य निभाने आया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ उस नन्ही परी से मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ये सचमुच मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। विशेषकर जब लियू मानई ने इस बारे में सोचा कि उसने अपनी पौरुष शक्ति कैसे पुनः प्राप्त कर ली है, तो उसका मूड और भी अधिक आनंदित हो गया। अध्याय 260 में भी जाना चाहता हूँ। गठबंधन के नेता लियू जिन ने तुरंत कार्रवाई की। लियू मान के गठबंधन में लौटने के महज 2 दिन बाद एक विशेष दूत गठबंधन का फरमान लेकर पहुंचा, जिसमें लेई वानली, ली चेंगमिंग, सोन चांग, शेन होंगे और वे शियांगरों के अपराधों को क्षमा कर दिया गया था। लियू जिन ने उदारतापूर्वक अनचैन को ये मेंग को उसकी जागीर के रूप में प्रदान किया था। लियू जिन को ये मेंग से बहुत सारे लाभ मिले थे, विशेष रूप से 9 टन यांग जनरेटिंग पिल के प्रभाव से, जिससे वह बेहद गर्व महसूस करता था और इस छोटी परी ये मेंग के प्रति कृतज्ञ था। इसलिए लियू जिन इतनी उदारता से ये मेंग को अनचैन प्रदान करने के लिए आसानी से सहमत क्यों नहीं हो सकते थे। गठबंधन के दूत के जाने के बाद पूरा पंचेंग शहर उत्सव में डूब गया। लेई वानली, ली चेंगमिंग और अन्य लोग बेहद खुश और उत्साहित थे। आखिरकार कोई भी इस गठबंधन का दुश्मन नहीं बनना चाहता, खासकर तब जब उनकी शक्ति इतनी कमजोर है। एक बार गठबंधन गंभीर हो जाए तो सिर्फ पैन सिटी ही नहीं, बल्कि पूरा नानजियांग प्रांत भी इसका सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए गठबंधन द्वारा दी गई क्षमा लेई वानली और अन्य लोगों के लिए समय पर मिली मदद साबित हुई। हालांकि भले ही अनचैंग ये मेंग की जागीर बन गया था, लेकिन ये मेंग को राजनीतिक मामलों में दिलचस्पी क्यों होगी। उन्होंने ली चेंगमिंग को नगर प्रमुख के रूप में पुनः नियुक्त किया, जिसमें सोंग चांग और वेई जियांगरोग उनकी सहायता कर रहे थे, और पूरा अनचैंग अपने मूल पद पर लौट आया। दूसरी ओर 900 साल पुराने वेई झोगक्सियन के साथ जानलेवा लड़ाई लड़ रहे लियू जिन ने नीले ड्रैगन दिव्य जानवर को बुलाने के बाद अचानक बहुत अधिक गति प्राप्त कर ली। असंख्य गठबंधन अधिकारियों ने उनका साथ दिया और यहाँ तक कि वेई झोगक्सियन के कई अधीनस्थों को भी लगा कि लियू जिन ही चुने हुए व्यक्ति हैं। पलक झपकते ही वेई झोगक्सियन और डोंगलू को लियू जिन ने पूरी तरह से दबा दिया। नतीजतन डोंगलू अब घमंडी और उद्दंड होने की हिम्मत नहीं करता और केवल शांत रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। गठबंधन के भीतर चल रहे आंतरिक कलह का असर अभी तक पेंचेंग और अनचैंग पर नहीं पड़ा है। हालांकि लियू जिन की बढ़ती प्रतिष्ठा स्वाभाविक रूप से लेई वानली और अन्य लोगों के लिए अच्छी बात है। ये मेंग को इन सब चीजों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी और वह अपना दिन ऊब और आलस में बिताती थी। वह नगर स्वामी के महल के प्रवेश द्वार पर बैठा था, अपनी ठुड्डी को हाथ पर टिकाए हुए, अपने चारों ओर के हलचल भरे दृश्य को खाली निगाहों से घूर रहा था। आह, अब मैं क्या करूं? ये मेंग ने आह भरी। जब से लेई वानली और बाकी लोगों को माफी मिली है, तब से सब लोग व्यस्त हो गए हैं और कोई भी उसके साथ नहीं खेलता। ये मेंग के आह भरते ही शेन होंगे जल्दी से वहां पहुंच गया। ये मेंग के पास पहुंचने से पहले ही उसकी आवाज गूंज उठी। छोटे भाई, मैं आज नानजियांग प्रांत जा रहा हूं और मैं तुम्हें अलविदा कहने आया हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ये मेंग उछल पड़ी। नानजियांग प्रांत? बूढ़े शेन, आप नानजियांग प्रांत क्यों जा रहे हैं? ये देखकर शेन होंगे ने तुरंत जवाब दिया, छोटे भाई, शायद आपको ये पता न हो, लेकिन मेरे शेन परिवार ने बहुत पहले परिवार को नानजियांग प्रांत में स्थानांतरित करके विकास करने की योजना बनाई थी, लेकिन यह अभी तक साकार नहीं हो पाई है। इस बार मैं स्वयं नानजियांग प्रांत जाकर जांच करने की योजना बना रहा हूँ। ये सुनकर ये मेंग का नन्हा सा चेहरा तुरंत एक उत्साहित मुस्कान से खिल उठा। मैं भी जाना चाहता हूँ, लाओ शेन, क्या आप मुझे भी ले जा रहे हैं? ये मेंग के भी जाने की खबर सुनकर शेन होंगे ने ज्यादा सोचा नहीं और खुशी खुशी हाँ कर दी। युवक, तुम भी जाना चाहते हो? ये तो बहुत बढ़िया है। ये मेंग जैसे चमत्कारी बच्चे के साथ होने से शेन होंगे को अब नानजियांग प्रांत के शक्तिशाली परिवारों की परवाह नहीं रही। परिवार कितना भी बड़ा हो या संगठन कितना भी शक्तिशाली हो, क्या वे ये मेंग जितने सक्षम हो सकते हैं? तो फिर समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं है। नौजवान, कृपया जाओ और मिस लियू को बता दो। शेन होंगे की बातें सुनकर ये मेंग ने सिर हिलाया और फिर दौड़कर नगर स्वामी के महल में प्रवेश कर गया। अध्याय 261। ये युवा स्वामी शांग शाओजी। विमान में बैठी ये मेंग बेहद उत्साहित थी। मैं लगभग 1 महीने से इस दुनिया में हूँ, लेकिन मैं अभी भी एनचेंग और पेंचेंग में ही घूम रहा हूँ। इस बार वह प्रसिद्ध नानजियांग प्रांत जा रहा था और स्वाभाविक रूप से वह बेहद खुश था। विमान के अंदर ये मेंग और शेन होंगे के अलावा शेन होंगे के सबसे बड़े बेटे शेन तियानफांग, दूसरे बेटे शेन तियानयुआन, साथ ही शेन वुक, शेन शियाओबू और अन्य लोग मौजूद थे। लियू फेफी ये मेंग के साथ नानजियांग प्रांत नहीं गए, बल्कि झांग सियू के साथ पंचेंग में रुके।
वैसे भी ये मिंग की नानजियांग प्रांत की यात्रा केवल कुछ दिनों तक ही चलेगी और शेन शियाओगु उसकी देखभाल कर रही है, इसलिए लियू फीफी स्वाभाविक रूप से चिंतित नहीं है। नानजियांग प्रांत पेनचेंग से बेहद दूर है, लगभग कई हजार किलोमीटर की दूरी पर। इसलिए ये मिंग और बाकी सभी ने इस बार हवाई जहाज से यात्रा की। 5-6 घंटे की उड़ान के बाद विमान नामजियांग हवाई अड्डे पर पहुंचा। विमान से उतरते ही ये मिंग को नानजियांग प्रांत और अनचेंग तथा पेनचेंग के बीच का अंतर तुरंत महसूस हो गया। यहाँ हर जगह मार्शल आर्टिस्ट नजर आते हैं। चारों ओर देखने पर पता चलता है कि लगभग हर कोई मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है। यहाँ तक कि हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने भी शरीर को निखारने की साधना का पहला या दूसरा स्तर हासिल कर लिया है। बूढ़े शेन, क्या नानजियांग प्रांत में सभी लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे हैं? आसपास देखने के बाद ये मिंग ने उत्सुकता से शेन होंगे से पूछा। ये सुनकर शेन होंगे ने सिर हिलाया। नानजियांग प्रांत में पहले मार्शल आर्ट की संस्कृति कमजोर थी और एजियोर स्टार रैंकिंग में सभी प्रांतों में ये लगातार निचले पायदान पर रहता था। हालांकि सु शियाओटियन के प्रांत प्रमुख बनने के बाद से उन्होंने मार्शल आर्ट को जोरदार तरीके से बढ़ावा दिया है। सु शियातियान को नानजियांग प्रांत में आए अब 10 साल हो गए हैं और उनके अथक प्रयासों का फल अब दिखने लगा है। ये कहने के बाद शेन होंगे ने मन ही मनाह भरी। सु शियाओटियन से पहले यद्यपि नानजियांग प्रांत आर्थिक रूप से विकसित था, लेकिन वहां बहुत कम मार्शल आर्टिस्ट थे और अन्य प्रांत हमेशा नानजियांग प्रांत को नीची दृष्टि से देखते थे। नतीजतन हर 5 साल में आयोजित होने वाली भव्य प्रतियोगिता में हमेशा उन्हीं को सताया जाता था। अब नानजियांग प्रांत के मार्शल आर्टिस्ट परिपक्व हो चुके हैं। हालांकि वे अभी भी उन पुराने और शक्तिशाली प्रांतों जितने अच्छे नहीं हैं, लेकिन कम से कम अब वे सबसे निचले पायदान पर तो नहीं है। इसलिए नानजियांग प्रांत में सु शियातियान का योगदान सराहनीय है। युवक, नानजियांग प्रांत मेरे एनचेंग या पेनचेंग जैसा नहीं है। यहाँ अनगिनत शक्तिशाली परिवार हैं जिनके बीच जटिल और आपस में जुड़े हुए रिश्ते हैं। इसलिए हमारे लिए यही बेहतर है कि हम चुपचाप रहें। शेन होंगे ने ये मिंग की ओर एक नजर डाली और धीमी आवाज में कहा। ऐसा नहीं था कि शेन होंगे को ये मिंग पर भरोसा नहीं था या उन्हें डर था कि वह नानजियांग प्रांत के प्रमुख परिवारों का मुकाबला नहीं कर सकता, बल्कि वे दूर से आए थे और परेशानी से बचना ही बेहतर था। दुर्भाग्यवश चीजें हमेशा योजना के अनुसार नहीं होती। सिर्फ इसलिए कि शेन होंगे और उसके समूह परेशानी पैदा नहीं करना चाहते, इसका मतलब यह नहीं है कि उनके रास्ते में परेशानी नहीं आएगी। जैसे ही वे हवाई अड्डे से बाहर निकले और जाने ही वाले थे कि अचानक एक सुस्त सी आवाज सुनाई दी। अरे, आगे खड़े बूढ़े आदमी और बच्चे, वहीं रुक जाओ। ये सुनकर ये मिंग और बाकी लोग तुरंत अपनी जगह पर रुक गए और मुड़कर देखने लगे। एक सुंदर युवक, हालांकि पीला पड़ा हुआ था, अत्यंत अहंकार के साथ उनकी ओर बढ़ रहा था। उसने एक काला ट्रेंच कोट पहना हुआ था, उसके बाल पीछे की ओर कंघी किए हुए थे, उसने धूप का चश्मा लगाया हुआ था और उसके मुंह में एक बड़ी सिगार थी। इस आदमी के पीछे 4 युवा और खूबसूरत महिलाएं और काले सूट पहने 1 दर्जन से अधिक अंगरक्षक थे। ये देखकर शेन होंगे ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। आप कौन है? ये सुनकर युवक ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। मैं शांग शाओजी हूँ, शांग परिवार का उत्तराधिकारी बनने वाला पहला व्यक्ति। शेन होंगे तुरंत चौंक गया और उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। क्या वे वास्तव में नानजियांग के शांग परिवार से हैं? अध्याय 262 लोगों का ये समूह शायद मामूली नहीं है। नानजियांग प्रांत का शांग परिवार अनचेंग के परिवारों से अतुलनीय है। वे वास्तव में हजारों वर्षों के इतिहास वाला एक प्राचीन परिवार है और उन्हें पूरे ब्लू स्टार में शीर्ष परिवारों में स्थान दिया जा सकता है। वे राजधानी के 4 महान परिवारों से केवल मामूली रूप से ही कमतर थे। उसके सामने खड़े युवक ने वास्तव में शांग परिवार का उत्तराधिकारी होने का दावा किया, जिससे शेन होंगे को बहुत आश्चर्य हुआ। शेन होंगे के अनुभव से वह निश्चित रूप से कह सकता था कि शांग परिवार का ये सदस्य स्पष्ट रूप से परेशानी पैदा करने के लिए वहां आया था। हालांकि शेन होंगे अभी भी पूरी तरह से असमंजस में था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके समूह ने शांग परिवार के इस सदस्य को कैसे नाराज कर दिया, लेकिन वह जानता था कि चूंकि मामला उनके पास आ चुका है, इसलिए ये स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ नहीं था जिसे आसानी से सुलझाया जा सके। एक पल के लिए शेन होंगे पूरी तरह से असमंजस में पड़ गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बूढ़े शेन, क्या हो रहा है? ये मिंग ने शेन होंगे की ओर देखा और बचकाने स्वर में पूछा। लेकिन शेन होंगे के जवाब देने से पहले ही फोन के दूसरी तरफ मौजूद शांग शाओजी जोर जोर से हंसने लगे। बूढ़ा शेन, हाँ, ये तो बहुत मजेदार है। बच्चे, क्या तुम इतना मजाक करना बंद कर सकते हो? शेन होंगे ने अभी तक ये मिंग द्वारा दी गई गोलियां नहीं ली है, इसलिए उसका चेहरा अभी भी वैसा ही बुरा लग रहा है। इसलिए 5 या 6 साल के बच्चे को 60 या 70 साल के आदमी को बूढ़ा शेन कहते हुए देखकर शांग शाओजी को बहुत मजा आया। ये देखकर शेन होंगे के सबसे बड़े बेटे शेन तियानफांग, दूसरे बेटे शेन तियानयुआन और शेनगू ने तुरंत भौहें चढ़ा ली। तुम छोटे कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शेन तियानफांग और अन्य लोग नानजियांग के शांग परिवार की प्रतिष्ठा से अनजान थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे शांग शाओजी से नहीं डरते थे। ये सुनकर शेन होंगे भयभीत हो गया। यदि शेन परिवार नानजियांग प्रांत के शांग परिवार को नाराज करता है, तो उनके लिए नानजियांग प्रांत में पैर जमाना लगभग असंभव हो जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस छोटे कमीने का अपमान करने की? तुम सब मर जाओगे। शांग शाओजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और ये मिंग और उसके समूह की ओर उसकी निगाहों में शत्रुता का भाव झलक रहा था। उसने ये मिंग और अन्य लोगों को सिर्फ इसलिए रोक दिया क्योंकि उसने शेन शियाओगु की आकर्षक आकृति और अद्भुत सुंदरता को देखा था और यह बस एक क्षणिक घटना थी। लेकिन अब शेन तियानफांग और अन्य लोग उसका अपमान कर रहे थे, जिससे शांग शाओजी को तुरंत बुरा लगा। शांग परिवार के सबसे बड़े बेटे होने के नाते किसी ने भी कभी उनका अपमान करने की हिम्मत नहीं की थी। उनके सामने उन्हें छोटा कमीना कहना तो दूर की बात थी। युवा स्वामी शांग, उन्हें आपकी प्रतिष्ठा का ज्ञान नहीं है और उन्होंने आपको बहुत अपमानित किया है। कृपया उन्हें क्षमा कर दीजिए। ये देखकर शेन होंगे ने तुरंत झुककर बार बार माफी मांगी। शेन तियानफांग और बाकी लोग अवाक रह गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामने खड़ा युवक एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। उन्हीं के लापरवाह शब्दों के कारण शेन परिवार ने इस महत्वपूर्ण व्यक्ति को पूरी तरह से नाराज कर दिया। शेन तियानफांग और बाकी लोग तुरंत घबरा गए। नानजियांग प्रांत आने से पहले शेन होंगे ने उन्हें बार बार चेतावनी दी थी कि वे शांत रहें और अपने अहंकार पर काबू रखें। लेकिन अब वे हवाई अड्डे से निकलते ही एक बड़े अधिकारी को नाराज कर बैठे थे। इससे शेन तियानफांग और बाकी लोग बेहद नाराज हो गए। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? ठीक है, तो इस लड़की को मेरे हवाले कर दो। शांग शाओजी ने अपना हाथ बढ़ाया, शेन शियाओगु की ओर इशारा किया और घमंड से कहा। ये मिंग ने पलकें झपकाई और शांग शाओजी की ओर देखा।
सुंदर लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिस्टर शियाओ पर हाथ डालने की? ये सुनकर शांग शाओजी को बहुत गुस्सा आया। उसे एक सुंदर लड़का कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं था। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, ये मिंग की बचकानी आवाज सुनाई दी। मुझे देखो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने लात मार दी। शांग शाओजी पलक झपकते ही हवा में उड़ गया। यंग मास्टर जी, शांग शाओजी के पीछे मौजूद अंगरक्षक हैरान और गुस्से से भरे हुए थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामने खड़ा बच्चा वास्तव में चिशोधन क्षेत्र का विशेषज्ञ था। चिशोधन स्तर का एक मार्शल आर्टिस्ट नानजियांग प्रांत में एक शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था, और ये तथ्य कि इस 5 या 6 साल के बच्चे में साधना का इतना उच्च स्तर था, अंगरक्षकों के लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित था। ये समूह शायद काफी शक्तिशाली है। अध्याय 263। अरे बदमाश, बस इंतजार करो। शांग शाओजी के उतरते ही उनके पीछे मौजूद कई खूबसूरत महिलाएं तुरंत उनकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ी। अगर जय को कुछ हो गया तो वे भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। शांग परिवार के मुखिया का प्रचंड क्रोध कोई मजाक नहीं है। शेन होंगे पूरी तरह से अचंभित रह गया। हालांकि वह जानता था कि ये मिंग मुसीबत खड़ी करने में माहिर है, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि ये मिंग बिना कुछ कहे शांग शाओजी को लात मारकर भगा देगा। अरे नौजवान, अब हमें क्या करना चाहिए? शेन होंगे की आह सुनकर ये मिंग ने उसे एक अजीब नजर से देखा। क्या वो इतना ताकतवर है? मैंने तो उसे एक ही लात में दूर फेंक दिया। ये सुनकर शेन होंगे ने अपना सिर हिलाया और कहा, वह शांग परिवार के युवा मुखिया हैं। शांग परिवार नानजियांग प्रांत के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक है। हम उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। ये सुनकर ये मिंग ने नापसंदगी जताते हुए अपने होंठ सिकोड़ लिए। मुझे लगा कि यह कोई गंभीर मामला है, लेकिन ये तो नानजियांग प्रांत का एक परिवार है। अगर इन्होंने मुझसे पंगा लेने की हिम्मत की तो मैं पूरे शांग परिवार को जिंदा खा जाऊंगा। शेन होंगे वहीं जम गया। हाँ, मेरे भाई मेरे साथ हैं, मुझे किस बात का डर है? शांग परिवार चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, क्या वे वाकई लियू जिन और लियू मान का मुकाबला कर सकते हैं? लियू जिन और लियू मान जैसी वाकई महत्वपूर्ण हस्तियां भी ये मिंग से प्रभावित थी। नानजियांग का तथाकथित शांग परिवार शायद ये मिंग के सामने टिक ही नहीं सकता। इस विचार के साथ ही शेन होंगे शांत हो गया और उसके चेहरे से डर तुरंत गायब हो गया। वह अपनी पहचान छुपाने पर तुला हुआ था और ये मिंग की भयानक शक्ति को पूरी तरह से अनदेखा कर रहा था। ये मिंग जैसी छोटी परी के रहते भला वह नानजियांग प्रांत में अपनी पकड़ कैसे नहीं बना पाता। शांग शाओजी के खड़े होने के बाद उन्होंने ये मिंग को घूर कर देखा। अरे छोटे बदमाश, बस इंतजार करो। इतना कहने के बाद वह अपने अंगरक्षकों और कुछ खूबसूरत महिलाओं के साथ दयनीय हालत में भाग गया। ऐसा नहीं था कि वह बदला नहीं लेना चाहता था, लेकिन उसे अभी अभी अंगरक्षक से पता चला था कि यह छोटा बदमाश वास्तव में चिशोधन क्षेत्र का विशेषज्ञ था। इससे शांग शाओजी तुरंत पीछे हट गया। उसका अंगरक्षक तो केवल चिशोधन स्तर का मार्शल आर्टिस्ट था, भला वह ची प्रेरम स्तर के विशेषज्ञ को कैसे हरा सकता था? शांग शाओजी और अन्य लोगों को जाते देख ये मिंग ने उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। युवक, चलो चलें। शेन होंगे ने गहरी सांस ली और जबरदस्ती मुस्कुराई। अब जब बात यहाँ तक पहुंच गई है तो शेन होंगे ने सारे विचार त्याग दिए हैं। अगर शांग परिवार बदला लेना चाहता है तो उन्हें अपना बदला लेने दो। हवाई अड्डे के बाहर शेन परिवार के जो सदस्य पहले ही नानजियांग प्रांत पहुंच चुके थे, उन्होंने शेन होंगे के लिए पहले से ही एक वाहन की व्यवस्था कर रखी थी। शेन होंगे और ये मिंग के कार में बैठने के बाद वे उस नए घर की ओर चल पड़े जिसे शेन परिवार ने नानजियांग प्रांत में खरीदा था। आधे घंटे से अधिक समय बाद शेन परिवार का आलीशान घर नजर आने लगा। ये निवास स्पष्ट रूप से एनचेंग में शेन परिवार के पुराने निवास के मुकाबले का नहीं है। आखिरकार शेन परिवार अभी अभी नानजियांग प्रांत में आया था और उनका वहां कोई पूर्व प्राचय या संबंध नहीं था। ये वाकई सराहनीय है कि वे इस तरह का घर खरीद पाए। ये ध्यान देने योग्य है कि नानजियांग प्रांत के प्रमुख परिवार अत्यंत परदेशियों से नफरत करते हैं। वे किसी भी बाहरी परिवार को नानजियांग प्रांत में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देते हैं। आंगन में प्रवेश करते ही शेन होंगे ने तुरंत शेन वू को बुलाया और उसे सुरक्षा कार्य का जिम्मा सौंप दिया। उन्हें पूर्वाभास हो गया था कि शांग शाओजी का बदला जल्द ही आएगा और शेन परिवार हर बार ये मिंग पर भरोसा नहीं कर सकता था, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी था। बूढ़े शेन, ज्यादा चिंता मत करो। मेरे यहाँ होने से शांग परिवार से डरने की कोई बात नहीं है। ये मिंग ने तिरस्कारपूर्ण लहजे में अपने होंठ सिकोड़े और बोलते समय अपना छोटा हाथ हिलाया। ये मिंग की नजरों में शांग परिवार और वह सब कुछ चींटियों के समान है। अगर वह सचमुच पागल हो जाता है तो केवल शांग परिवार की बात तो छोड़िए, पूरे नानजियांग प्रांत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। WTRLAB दिव्य बालक प्रणाली च 264/3886 6.79%। #264 क्या ये बच्चा राक्षस है? अध्याय 264 क्या ये बच्चा एक राक्षस है? शेन होंगे की अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से शांग शाओजी ने बदला लिया। जैसे ही शेन वू ने सारी व्यवस्थाएं पूरी की, शेन परिवार के महल का द्वार धमाके के साथ खुल गया। तुरंत ही शांग शाओजी की घमंडी आवाज गूंज उठी। वो बदमाश कहाँ है? उसे बोलो कि अभी यहीं आ जाए। शेन होंगे और बाकी लोगों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वे मन ही मन सोचने लगे, वे आ गए। ये मिंग धीरे धीरे खड़ी हुई और आराम से बाहर चली गई। उसे आने दो, संयोग से उसके पास करने के लिए और कुछ बेहतर नहीं है। जैसे ही वह बाहर निकली, शांग शाओजी और अन्य लोगों की आकृतियां ये मिंग की नजर में आ गईं। इस बार शांग शाओजी अपने साथ काफी सारे लोग लेकर आए थे, कुल मिलाकर लगभग 20। उनमें से सबसे कमजोर व्यक्ति भी ची रिफाइनिंग दायरे तक पहुंच चुका था और उसके बगल में खड़े दोनों बूढ़े तो और भी असाधारण थे, जो ये जिन दायरे के 5वें स्तर के मालिक थे। फुफकार, ये देखकर शेन होंगे और बाकी सभी चौंक गए। डर से उनके सिर में झंझनाहट होने लगी। ये वाकई नानजियांग के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक है। वे आसानी से लगभग 20 चिशोधन क्षेत्र के विशेषज्ञों और 2 टैंडन परिवर्तन क्षेत्र के विशेषज्ञों को जुटा सकते हैं। ये मिंग के आसपास होने से शेन होंगे और अन्य लोग ज्यादा चिंतित नहीं थे, लेकिन इतने सारे विशेषज्ञों को देखकर वे फिर भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। ये ध्यान देने योग्य है कि शेन परिवार के सबसे शक्तिशाली सदस्य शेन होंगे मेरिडियन ओपनिंग दायरे के केवल 8वें स्तर पर है। शेन परिवार का प्रतिष्ठित मुखिया भी शांग परिवार के एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट से कमतर है। दोनों के बीच का अंतर बहुत ही ज्यादा है। ऐसा लगता है कि मेरे शेन परिवार के लिए नानजियांग प्रांत में अपनी जगह बनाना काफी मुश्किल होगा। पहले मैं बहुत आशावादी था, ये सोचकर कि इस छोटे भाई द्वारा सिखाई गई मार्शल आर्ट की कलाओं से हम नानजियांग के प्रमुख परिवारों के बराबर हो सकते हैं।
अब लगता है कि मैं बहुत भोला था। शेन होंगे मन ही मन सोचने लगा, उसका मूड कुछ उदास हो गया। सुंदर लड़के, तुम मुझसे क्या चाहते हो? ये मिंग धीरे धीरे आगे बढ़ा। छोटे बदमाश, तुम्हें लगा कि हवाई अड्डे पर मुझे लात मारने के बाद बात यही खत्म हो गई। शांग शाओजी ने ठंडी मुस्कान दी, उसकी निगाहें ये मिंग की ओर उपहास से भरी हुई थी। इस बार वह लगभग 20 ची शोधन विशेषज्ञ और 2 टैंडन परिवर्तन विशेषज्ञ लेकर आया था। उसे विश्वास नहीं था कि यह छोटा बदमाश कोई फायदा उठा पाएगा। उस बुरे आदमी की बात करें तो शांग शाओजी ने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। वो तो बस एक साधारण ची कन्वर्जेंस दायरे का साधक था, जिसका स्तर उसके साधारण अंगरक्षक के बराबर था। मंत्री फोंग, इस बदमाश से निपटने की जिम्मेदारी आपकी है। शांग शाओजी ने हाथ हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर ची शोधन क्षेत्र के 8वें स्तर पर मौजूद एक बुजुर्ग व्यक्ति तुरंत आगे बढ़ा। जी हाँ, युवा स्वामी जी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शांग शू फोंग मुड़ा और एक भयावह मुस्कान के साथ ये मिंग की ओर चल पड़ा। हालांकि उसके सामने खड़ा बच्चा वाकई काफी चौंकाने वाला था। इतनी कम उम्र में ची रिफाइनिंग के 6ठे स्तर तक पहुंच जाना, फिर भी वह इस बात से आश्वस्त नहीं था कि वह बच्चा उसका प्रतिद्वंद्वी हो सकता है। आखिरकार दोनों के बीच 2 अलग अलग स्तर का अंतर है और दूसरा पक्ष इतना युवा है, उसकी नींव कितनी स्थिर हो सकती है। ये मिंग ने अपनी आंखें झपकाई, पास आते मंत्री फोन को देखा और दांतों के बीच से मुस्कुराए। मैं बस बोर हो रहा था और आप लोग मेरे दरवाजे पर खुद ही सामान लेकर आ गए, ये बहुत बढ़िया है। मंत्री जी के कुछ करने से पहले ही ये मिंग हरकत में आ चुकी थी। अगले ही पल गोलियों की बौछार शुरू हो गई। दा दा दा, चारों ओर गोलियां चल रही थी और ये मिंग आग की लपटों में घिर गया था। मंत्री जी तुरंत चौंक गए। ये सब क्या हो रहा है? ये बच्चा अपने पूरे शरीर से गोलियां कैसे चला सकता है? शांग शाओजी और उनके पीछे खड़े अन्य लोग भी अचंभित रह गए। क्या ये बच्चा कोई राक्षस है? क्या यह इंसान है या मशीन गन? अविश्वास से भरी हुई शांग शाओजी की आवाज गूंज उठी। अध्याय 265। ये मिंग अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है। हालांकि गैलेंट के कौशल से ची रिफाइनिंग दायरे के विशेषज्ञों की जान तो नहीं जा सकती, लेकिन वे निश्चित रूप से उन्हें दयनीय स्थिति में छोड़ सकते हैं। हमारे सामने बैठे मंत्री की हालत भी बिल्कुल वैसी ही थी। वह ये मिंग द्वारा चलाई गई गोलियों से बचने के लिए बेताब होकर इधर उधर भाग रहे थे। दुर्भाग्यवश इतनी घनी और भयानक आग का सामना करते हुए शांग शू फोंग भला इससे कैसे बच सकता था? कुछ ही समय में उसका पूरा शरीर गोलियों के लाल निशानों से भर गया था और उसके कपड़े फटे पुराने हो गए थे, जिससे वह एक भिखारी से भी ज्यादा दयनीय दिख रहा था। ये सब देखते ही शांग शाओजी और बाकी लोगों के पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए और उन्हें तुरंत ही एक सिहरन सी दौड़ गई। ये बच्चा वाकई थोड़ा डरावना है। एक विचार के क्षण में शांग शाओजी ने गहरी सांस ली और बोला। शांग शू दे, शांग शू मिन। जी हाँ, युवा स्वामी जी। शांग शुडे और शांग शुमिन ने सहमति में चिल्लाते हुए जवाब दिया और उछल पड़े। वे दोनों हवा में उछले और ये मिंग की ओर उग्रता से झपटे। गारिन द्वारा बेरहमी से पीटे जाने के बाद शांग शू फोंग आखिरकार होश में आया, दहाड़ा और ये मिंग पर प्रहार करने के लिए अपनी हथेली उठाई। अरे बदमाश, देखते हैं इस बार तुम इसे कैसे सुलझाते हो। ये देखकर शांग शाओजी के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। ची शोधन के 8वें स्तर के 3 विशेषज्ञों ने ऊपर और नीचे दोनों ओर से हमला किया। वहां मौजूद अन्य ची शोधन विशेषज्ञों को पता था कि वे उनसे बच नहीं पाएंगे, लेकिन शेन होंगे और अन्य लोगों ने जरा भी चिंता नहीं दिखाई। इसके बजाय उन्होंने मंत्री फोन समेत तीनों व्यक्तियों की ओर व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ इशारा किया। पिताजी, क्या ये तीनों पागल हो गए हैं? क्या उन्हें लगता है कि वे अंकल ये मिंग के साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं? अरे अंकल ये के सामने इतना घमंड करना तो मानो मौत को दावत देना है। दोनों युवा स्वामियों की बात सच है। ये मिंग एक नन्हा अमर बच्चा है। कुछ साधारण मनुष्यों की हिम्मत कैसे हुई उससे बहस करने की? अपने बड़े बेटे, दूसरे बेटे और शेन वू की बातचीत सुनकर शेन होंगे ने उपहास किया। आप एक बात भूल गए हैं, हम अपने छोटे भाई को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन शांग परिवार ने उसे पहली बार देखा है। बेशक वे कल्पना भी नहीं कर सकते कि वह कितना अद्भुत है। ये सुनकर शेन तियानफांग और अन्य लोगों को अचानक एहसास हुआ, हाँ, शांग परिवार को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे किस तरह के भयानक राक्षस का सामना कर रहे हैं, इसलिए उनका अति आत्मविश्वास होना स्वाभाविक ही था। मरना, शांग शू फोंग दहाड़ा, उसका हमला बेरहम था। ये मिंग ने उसे इतना अपमानित किया था कि स्वाभाविक रूप से उसके मन में उसके प्रति गहरी नाराजगी थी। शांग शुडे और शांग शुमिन ने भी कोई दया नहीं दिखाई। वे शांग शुफान के भाई थे और वे अपने बड़े भाई शांग शुफान को इस तरह अस्त-व्यस्त देखकर कैसे सहज महसूस कर सकते थे। तीनों शांग भाइयों को अपनी ओर दौड़ते हुए देखकर ये मिंग ने अपना सिर हिलाया और मन ही मनाह भरी। मैं तुम्हें कुछ नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने गैटलिन का इस्तेमाल किया, लेकिन तुमने खुद ही मौत को दावत दी है, इसलिए अब मैं और नरमी नहीं बरतूंगा। पलक झपकते ही ये मिंग ने अपना हाथ उठा दिया। धमाका, रॉकेट को तुरंत लॉन्च किया गया। तेज आग की लपटों के साथ रॉकेट निकला और शांग शू फोंग से जोरदार टकराया। अगले ही पल शांग शुफान को अचानक एक जोरदार टक्कर से दूर फेंक दिया गया और वह हवा में तैरने लगी। गड़गड़ाहट, एक जोरदार धमाका हुआ और 8वें स्तर के ची शोधन के उस्ताद मंत्री का महल पूरी तरह से नष्ट होकर राख हो गया। शांग शुडे और शांग शुमिन चौंक गए, उनकी आंखों में भय भर गया। तभी ये मिंग के मुंह से आग की एक लपट निकली। थोड़ा आगे चल रहे शांग शुडे समय रहते बचाव करने में असमर्थ रहे और समाधि की अग्नि से तुरंत जलकर राख हो गए। इसके तुरंत बाद ये मिंग के मुंह से एक जल ड्रैगन दहाड़ते हुए निकला। धमाके के साथ इसने शांग शुमिन पर प्रहार किया। आह, शांग शुमिन के मुंह से एक तीखी चीख निकली क्योंकि उसका पूरा शरीर नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से तेजी से गल रहा था। अध्याय 266। मैं तुम्हारे साथ लूंगा। कुछ ही सांसों में शांग शुमिन का पूरा शरीर छेदों से भर गया और जल ड्रैगन की लहरों से हुए क्षरण के कारण वह पहचान से परे दिखने लगा। आह, शांग शाओजी ने भयभीत होकर एक चीख निकाली और अनजाने में कई कदम पीछे हट गया। उसने कांपते हुए हाथों से शांग शुमिन की ओर इशारा किया, उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। मेरे सामने खड़ा शांग शुमिन सचमुच डरावना है। वह न तो इंसान जैसा दिखता है और न ही भूत जैसा। शांग परिवार के अन्य विशेषज्ञ गहरी सांसें लेने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके सिर पर ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी गई हो। उनके शरीर ठंड से कांप रहे थे और थरथरा रहे थे। ये तो बेहद भयावह है। ची रिफाइनिंग के 8वें स्तर के एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ को इस बच्चे ने इस तरह विकृत कर दिया है। यह शायद उसे जान से मारने से भी ज्यादा अस्वीकार्य है। शेन तियानफांग, शेन तियानयुआन और शेन वू भी चौंक गए और कांपने लगे। अंकल, ये तो बेहद डरावने हैं।
वे ये तो मान सकते थे कि शांगशु फोंग तोप के गोले से मारा गया था, और वे ये भी मान सकते थे कि शांगशु डे आग की लपटों में जलकर राख हो गया था, लेकिन जल ड्रैगन लहर के भयानक संक्षारक प्रभाव ने उन्हें सचमुच चौंका दिया। केवल शेन होंगे ने ही शांग शुमिन को बिना भाव बदले देखा। उस समय क्या डू परिवार के डुलियांग भी ये मिंग द्वारा उगले गए जल ड्रैगन के प्रकोप से प्रतिशोधी भूत की तरह नष्ट नहीं हो गए थे। उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा था। शांग शुमिन चीख पड़ी, उसकी आंखों में घृणा भरी हुई थी और उसने ये मिंग को घूर कर देखा। जल ड्रैगन के विनाशकारी प्रभाव ने न केवल उसके शरीर को विकृत कर दिया, बल्कि असहनीय दर्द ने भी उसे बुरी तरह से पीड़ित कर दिया। तुम छोटे बदमाश, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। शांग शुमिन के मुख से एक गर्जना निकली और उसके शरीर के भीतर की सारी वास्तविक ऊर्जा पल भर में विस्फोट हो गई। अचानक उसके पूरे शरीर से एक हल्की लाल रोशनी निकलने लगी। ये देखकर शेन होंगे की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। युवक, सावधान रहो, वह अपनी आंतरिक ऊर्जा को नष्ट करने वाला है। एक बार जब किसी मार्शल आर्टिस्ट की आंतरिक ऊर्जा विस्फोटित हो जाती है तो उसकी शक्ति मिसाइल के बराबर होती है। विशेषकर चूंकि शांग शुमिन शोधन स्तर 8 का विशेषज्ञ है, अगर वह आत्मविनाश कर लेता है तो संभवतः पूरा शेन परिवार का महल नष्ट हो जाएगा। शांग शाओजी के बगल में मौजूद यीजिंग क्षेत्र के 2 विशेषज्ञ एक साथ आगे बढ़े और उसकी रक्षा के लिए अपनी अपार वास्तविक ऊर्जा का प्रयोग किया। उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि शांग शुमिन आत्मविनाश के बाद गलती से शांग शाओजी को चोट न पहुंचा दे। शांग परिवार के अन्य सभी शोधन क्षेत्र के विशेषज्ञों की आंखों में घृणा के भाव थे और वे ये मिंग को घूर रहे थे। वे देखना चाहते थे कि शांग शुमिन इस बच्चे के टुकड़े टुकड़े कैसे कर देगा। ये मिंग ने आश्चर्य से शांग शुमिन की ओर देखा और अपना छोटा हाथ उठाया। अचानक उसकी आकृति तेजी से प्रकट हुई और उसने शांग शुमिन पर एक मुक्का मार दिया। किसान के 3 मुक्के ने बिना किसी संकोच के शांग शुमिन पर प्रहार किया। शांग शुमिन, जो अभी भी अपनी वास्तविक ऊर्जा को नष्ट करने की तैयारी कर रहा था, उसके आंतरिक अंग पल भर में टुकड़े टुकड़े हो गए। धमाका! शांग शुमिन का शरीर धड़ाम से गिर पड़ा और उसकी तुरंत मौत हो गई। शांग परिवार के तीनों शोधन विशेषज्ञ ये मिंग के हाथों महज कुछ ही झड़पों में मारे गए। फुफकार! शांग परिवार के सभी सदस्य सदमे से हौंफने लगे, डर से उनके सिर में झंझनाहट होने लगी। ये बच्चा तो बहुत डरावना है। यीजिंग क्षेत्र के दोनों विशेषज्ञों के चेहरे पर भी गंभीरता के भाव थे और उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ ली थीं। विरोधी की ताकत उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। उन्हें सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि यंग मास्टर जी इस भयानक बच्चे के साथ किस तरह उलझ गए थे। अगर उन्हें पता होता कि ऐसा होगा तो वे यंग मास्टर जी को रोकने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। शांग परिवार के शोधन क्षेत्र के 3 विशेषज्ञ पहले ही इस बच्चे के हाथों मारे जा चुके हैं। अगर वे अब पीछे हटे हैं तो क्या ये बात बाहर फैलने पर शांग परिवार के लिए कलंक नहीं होगी। जाओ, उन सबको मेरे पास भेज दो। अध्याय 267 भयानक रूप से शक्तिशाली गायन झाड़ू। शांग शाओजी की घबराहट भरी आवाज गूंज उठी। उसके पीछे बचे लगभग 1 दर्जन क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र के विशेषज्ञ तुरंत हरकत में आ गए। ये देखकर शेन पिता और पुत्र ने ठंडी सी सांस ली और एक साथ आगे बढ़े। शांग परिवार बदला लेने के लिए दस्तक दे चुका है। हम ये मिंग को ये सब अकेले संभालने नहीं दे सकते, है ना? शांग परिवार के कमीने, बस देखते रहो कि तुम्हारा दादा शेन तियानफांग क्या कर सकता है। शेन होंगे के सबसे बड़े बेटे शेन तियानफांग ने जोर से चिल्लाया और फिर झाड़ू के आकार की एक वस्तु निकाली। शेन तियानफांग की आवाज सुनते ही शांग परिवार के कई शोधन क्षेत्र के विशेषज्ञ मुड़कर उस पर टूट पड़े। लेकिन जब उन्होंने शेन तियानफांग के हाथ में झाड़ू देखी तो वे उपहास उड़ाने से खुद को रोक नहीं पाए। मेरे सामने खड़ा ये आदमी तो बिल्कुल ही हास्यास्पद है। ये टूटी हुई झाड़ू से लड़ रहा है। क्या ये पागल हो गया है? शेन तियानफांग को झाड़ू के साथ मजाकिया मुद्रा में देखकर घबराया हुआ शांग शाओजी भी जोर से हंस पड़ा। हाँ, ये तो बहुत मजेदार है। दुनिया में ऐसा बेवकूफ इंसान कैसे हो सकता है? टूटी हुई झाड़ू निकाल रहा है, क्या उसे खुद को मूर्ख साबित करने का डर नहीं है? शांग शाओजी के बगल में बैठे यीजिंग क्षेत्र के 2 विशेषज्ञ हालांकि हंस नहीं रहे थे, लेकिन शेन तियानफांग को देखते हुए उनकी आंखों में भी तिरस्कार का भाव दिखाई दिया। ये देखकर शेन पिता और पुत्र के भीतर क्रोध का ज्वार उमड़ पड़ा। क्या तुम इस गाने वाली झाड़ू को कम आंकने की हिम्मत करोगे? तुम्हें अभी बहुत तकलीफ होने वाली है। पलक झपकते ही शेन तियानफांग ने अपनी असली ऊर्जा को गाने वाली झाड़ू में प्रवाहित कर दिया था। अगले ही पल एक मनमोहक धुन बजने लगी। चिकन काटे, चिकन काटे, चिकन काटे, चिकन काटे, ऐसी संभावना। जैसे ही संगीत बजना शुरू हुआ, सबसे पहले शांग परिवार के उन विशेषज्ञों की चपेट में आए जो शेन तियानफांग की ओर दौड़ रहे थे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने अपनी आत्मा खो दी हो। उनकी आंखें अत्यंत सुस्त और खाली हो गईं, लेकिन उनके शरीर संगीत की धुन पर थिरकने से खुद को रोक नहीं पाए। एक एक करके मशीनों जैसी दिखने वाली कठपुतलियों के मुंह से चिकन काट रहे हैं जैसी आवाजें निकलने लगी। शांग शाओजी अवाक रह गया, सदमे से जमकर वहीं खड़ा रह गया। उसके बगल में बैठे यीजिंग क्षेत्र के 2 विशेषज्ञ एक दूसरे को हैरानी से देखते रह गए। वे पूरी तरह से स्तब्ध थे। जैसे ही संगीत शुरू हुआ, ये मिंग की ओर दौड़ रहे अन्य सभी शोधन क्षेत्र के विशेषज्ञ अपनी जगह पर रुक गए। उनकी आंखें बेजान हो गईं और उनके शरीर धीरे धीरे संगीत की धुन पर झूमने लगे। चिकन काटे, चिकन काटे, चिकन काटे, चिकन काटे, ऐसी संभावना। शेन तियानफांग बेहद खुश था। उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा को पूरी ताकत से प्रवाहित किया और लगातार राक्षसी ध्वनियां उत्पन्न करने लगा। ये तो कमाल है अंकल, ये की गाने वाली झाड़ू सचमुच एक जादुई वस्तु है। मैं शेन तियानफांग अभी मेरिडियन ओपनिंग दायरे में प्रवेश करने वाला एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, फिर भी मैं एक गाने वाली झाड़ू का उपयोग करके 1 दर्जन से अधिक क्यूई इंडक्शन दायरे के विशेषज्ञों को वश में करने में सक्षम था। अगर यह बात दूसरों को बताई जाए तो मुझे संदेह है कि कोई इस पर विश्वास करेगा। शेन तियानफांग का छोटा भाई शेन तियानयुआन गाने वाली झाड़ू को ईर्ष्या भरे चेहरे से देख रहा था। उसकी आंखों में लालसा की आग जल रही थी। उस दिन वह अपने बड़े भाई से हार गया और गाने वाली झाड़ू उसके पिता ने उसके बड़े भाई को दे दी, लेकिन वह उस गाने वाली झाड़ू को कभी नहीं भूला। अब उस गाने वाली झाड़ू को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए देखकर मुझे बेहद ईर्ष्या और जलन हो रही है। तियानयुआन, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो। शेन होंगे की चीख गूंज उठी। ये सुनकर शेन तियानयुआन ने शेन तियानफांग से अपनी नजरें हटा ली, जो मानो एक रॉक संगीतकार में बदल गई थी और उन्माद में झाड़ू पीट रही थी। अपनी कलाई को झटकते हुए उसने एक तलवार निकाली जो एक भयानक रोशनी से चमक रही थी। यीजिंग क्षेत्र में मौजूद शांग परिवार के 2
विशेषज्ञों ने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ ली और उनके दिलों में एक अनहोनी की आशंका पैदा हो गई। हालांकि वे हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि शांग शाओजी भी उस मनमोहक संगीत से मंत्रमुग्ध हो गया था और वास्तव में अपने शरीर को मरोड़ते हुए चिकन काट रहा था। अध्याय 268 उछलता खरगोश। शेन त्यानुवान ने अपनी तलवार से वार किया और ठंडी रोशनी चमकी, साथ ही भयंकर लपटें भी निकली। कई मीटर लंबी लपटों ने पल भर में हवा को प्रज्वलित कर दिया, जो पूरे आकाश में फैल गई और एक अद्भुत दृश्य का निर्माण कर दिया। ये जिन क्षेत्र के दोनों विशेषज्ञ तुरंत चौंक गए। ये बिल्कुल सही सलामत तलवार अचानक आग उगलने कैसे लगी, और ये लपटें हवा को भी जला सकती हैं। लपटें तेजी से फैल गईं और चीशोधन क्षेत्र के वे विशेषज्ञ जो मुर्गियों को काट रहे थे और अपने शरीर को मरोड़ रहे थे, पल भर में लपटों की चपेट में आ गए। फुफकार। ये जिन क्षेत्र के दो विशेषज्ञों के दिलों में अचानक एक सिहरन दौड़ गई, जिससे उनके हाथ पैर बर्फीले ठंडे हो गए और हड्डियां तक कांपने लगी। ये तो बहुत डरावना है। इस तलवार की शक्ति इतनी आश्चर्यजनक है कि यह एक ही प्रहार में एक दर्जन से अधिक चीशोधन क्षेत्र के विशेषज्ञों को मार सकती है। ये ध्यान देने योग्य है कि ये जिन क्षेत्र के वे दो विशेषज्ञ भी संभवतः एक ही चाल में उपस्थित ची इंडक्शन क्षेत्र के विशेषज्ञों को नहीं मार सकते थे। हालांकि मेरिडियन ओपनिंग दायरे में अभी अभी प्रवेश करने वाला यह निकम्मा व्यक्ति अपनी तलवार से ची इंडक्शन दायरे के सभी विशेषज्ञों को पल भर में ही नष्ट करने में सक्षम था। एक पल के लिए ये जिन क्षेत्र के दोनों विशेषज्ञ सदमे से भर गए। वे अभी सदमे में ही थे कि शेन होंगे ने अपना हाथ हिलाया। अगले ही पल अचानक कहीं से एक विशालकाय खरगोश प्रकट हो गया। मेरी जान, इन्हें मेरे लिए मिटा दो। जैसे ही शेन होंगे की आवाज गूंजी, एक छोटे पहाड़ जितना बड़ा खरगोश अचानक उछल पड़ा। ये पलक झपकते ही हवा में उछला और फिर जोर से नीचे गिर पड़ा। ये जिन क्षेत्र के दो विशेषज्ञों में से छोटे वाले ने शांग शाओजी को एक तरफ धकेल दिया, दहाड़ा और दोहरे हाथ से वार किया। ये जिन क्षेत्र के विशेषज्ञ ने गिरते हुए खरगोश पर जोरदार प्रहार किया, जिससे एक तेज सरसराहट की आवाज सुनाई दी। भले ही तुम ये जिन क्षेत्र के एक राक्षसी जानवर हो, मैं तुमसे नहीं डरता। आवाज शांत होते ही हवा में उड़ता खरगोश धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसी समय ये जिन क्षेत्र के विशेषज्ञ की हथेलियों ने खरगोश पर प्रहार कर दिया था। मार। ये जिन क्षेत्र का विशेषज्ञ अत्यंत प्रसन्न था, लेकिन इससे पहले कि उसकी खुशी उसके चेहरे पर झलक पाती, अचानक एक जबरदस्त शक्ति ने प्रहार किया। वह भयानक प्रभाव अत्यधिक बल के साथ ये जिन क्षेत्र के विशेषज्ञ की ओर बढ़ा। धमाका। एक जोरदार धमाका हुआ और ये जिन क्षेत्र के विशेषज्ञ ने चीख मारी। पलक झपकते ही खरगोश ने उसे कुचलकर खून से लथपथ कर दिया। शेन परिवार के पिता और पुत्र, साथ ही शेन वू, सभी ने हैरानी से आंखें फाड़कर देखा। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। हालांकि वे जानते थे कि ये मिंग द्वारा उन्हें दिया गया खरगोश का वाहन निश्चित रूप से कोई साधारण वस्तु नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यह खरगोश एक ही वार में समान स्तर के मार्शल आर्टिस्ट को मार सकता है। आपको पता होना चाहिए कि यही जिन जिन का उस्ताद है। अगर वह पूर्वी टावर में भी होता तो भी वह एक विशेष दूत के स्तर का बड़ा अधिकारी होता। ठीक उसी तरह जैसे वांग झेंग उस समय था, वह भी ये जिन क्षेत्र के केवल 5वें स्तर पर था। हालांकि उनके सामने मौजूद शान परिवार के शक्तिशाली सदस्य को इस खरगोश ने सचमुच चूर चूर कर दिया। ये बात शेन परिवार के पिता और पुत्र को भला क्यों नहीं चौंकाएगी। स्थिति को ठीक न देखकर ये जिन क्षेत्र के शेष विशेषज्ञ ने तुरंत शांग शाओजी को पकड़ लिया और हवा में उछलकर भागने की कोशिश की। लेकिन तभी अचानक एक अजीब सी चीख सुनाई दी। चहचहाहट। जैसे ही चीख सुनाई दी, हवा में मौजूद ये जिन क्षेत्र का विशेषज्ञ अचानक चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। टकराना। उसका शरीर जमीन पर गिरा और धूल के बादल उड़ने लगे। ये जिन क्षेत्र के विशेषज्ञ ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर घुमाया और आसपास के क्षेत्र का जायजा लिया। इसे देखते ही उसके चेहरे पर तुरंत भय का भाव आ गया। उसके हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए और उसका मूड एकदम से खराब हो गया। पौराणिक जीव अल्पाका। WTRLAB। दिव्य बालक प्रणाली। 269/3886। 6.92%। #269 छोटा भाई नहीं आ पाएगा। अध्याय 269 छोटे भाई, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जिन जिन क्षेत्र के एक शक्तिशाली विशेषज्ञ के रूप में वह निश्चित रूप से घास के बैल के बारे में जानते थे। 10 प्राचीन दिव्य प्राणियों में से एक होने के नाते ग्रास निमा एक साधारण ये जिन क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट की क्षमता से कहीं अधिक शक्तिशाली है। उसने प्रतिरोध करना पूरी तरह से छोड़ दिया, गहरी सांस ली और बेहद निराश और हताश महसूस किया। युवा स्वामी जी, इस बार आपने सचमुच शान परिवार को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। उनके पास दिव्य प्राणी, साथ ही अजीबोगरीब झाड़ू और तलवारें भी थीं। ये जिन क्षेत्र के उस विशेषज्ञ के लिए इस समूह से निपटना बिल्कुल भी आसान नहीं था। शांग शाओजी ने अनजाने में ही बिना किसी कारण के उन्हें उकसा दिया है। क्या चल रहा है? जब शांग शाओजी मुर्गियों को काटने की क्रिया से होश में आया, तो उसने चारों ओर खाली निगाहों से देखा और पाया कि वहां केवल ये जिन जिंग विशेषज्ञ ही जमीन पर लेटा हुआ था और वे दोनों ही बचे थे। शांग परिवार के बाकी सभी विशेषज्ञ गायब हो गए हैं। युवा स्वामी जी, हार मान लीजिए। ये जिन क्षेत्र के विशेषज्ञ ने शांग शाओजी की ओर देखा और उदास होकर कहा। इस बार तो उन्होंने इतने सारे विशेषज्ञों को खो दिया कि शांग परिवार को भी काफी बड़ा झटका लगा। आखिरकार किसी उस्ताद को प्रशिक्षित करना कोई आसान काम नहीं है। हार मान लून, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं शांग शाओजी, शांग परिवार का सबसे बड़ा बेटा, कभी किसी के सामने नहीं झुकूंगा। शांग शाओजी ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। अगर कुछ ची रिफाइनिंग क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट मर गए तो क्या हुआ? शांग परिवार में तो बहुत सारे विशेषज्ञ हैं। शांग परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में वह इतनी आसानी से दूसरों के सामने कैसे झुक सकता है? शांग शाओजी का गुस्सा बढ़ता ही गया और ये मिंग और अन्य लोगों के प्रति उसकी निगाहें और भी शत्रुतापूर्ण होती गईं। मैं शांग शाओजी जन्म से ही कुलीन हूँ। तुम सब गवार लोग जो कहीं से भी आ गए हो, बस इंतजार करो। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम सब बिना दफनाए ही मर जाओ। शांग शाओजी की आंखों में एक द्वेषपूर्ण चमक कौंध गई जब उसने मन ही मन सोचा। शेन होंगे और अन्य लोगों ने शांग शाओजी की आंखों में भयंकर चमक देखी और तुरंत सतर्क हो गए। इस बार तो शांग परिवार के साथ दुश्मनी वाकई बहुत बढ़ गई है। शेन होंगे ने सावधानी से ये मिंग की ओर देखा और धीरे से पूछा, युवक, अब हमें क्या करना चाहिए? ये मिंग ने दांत पीसते हुए पलक झपकते ही थंडर हैमर निकाल लिया। ये देखकर शेन होंगे भयभीत हो गया। थंडर हैमर उसके हाथ से निकल जाने के बाद शेन होंगे ये मिंग को अच्छी तरह से जानता था और उसे ठीक ठीक पता था कि वह क्या करने वाला है। युवक, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने शांग परिवार के कई विशेषज्ञों की हत्या कर दी।
हालांकि शांग परिवार इसे आसानी से नहीं छोड़ेगा, फिर भी उनके पास कुछ गुंजाइश है। हालांकि अगर ये मेंग शांग शाओजी को मार देता है तो उनके और शांग परिवार के बीच का संघर्ष वास्तव में जीवन और मृत्यु का संघर्ष बन जाएगा। ये मेंग ने मानो शेन होंगे की बातें नहीं सुनी और धीरे धीरे शांग शाओजी की ओर चल पड़ी। हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? शेन होंगे घबरा गया, उसका चेहरा दहशत से भर गया। सच कहें तो उनके और शांग शाओजी के बीच कोई गहरी दुश्मनी नहीं थी, यह महज जुबानी कहासुनी थी। लेकिन मामला इस हद तक बढ़ गया है, ये शेन होंगे बिल्कुल नहीं चाहता था। बच्चे, तुम क्या करना चाहते हो? छोटे मास्टर जी को अभी नीचे उतारो। जब यीजिंग क्षेत्र के विशेषज्ञ ने ये मेंग को शांग शाओजी को उठाते हुए देखा तो वह जोर से चिल्लाए बिना नहीं रह सका, लेकिन वास्तव में अंदर से कमजोर महसूस कर रहा था। ये मेंग ने ऐसा दिखाया मानो उसने कुछ सुना ही न हो और शांग शाओजी को एक तरफ ले गई। बच्चे, मुझे नीचे उतारो, चलो लड़ना बंद करते हैं और सुलह कर लेते हैं, ठीक है? शांग शाओजी भी घबरा गया। ये मेंग के चेहरे के भाव देखकर उसे सहज ही समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। तुम्हारा नाम शांग शाओजी है ना? मुझे पता है तुम एक बड़े बदमाश हो। ये मेंग ने दांत पीसते हुए शांग शाओजी को मुस्कुरा कर देखा। अध्याय 270 नियतिबद्ध शत्रुता मिशन। तुम क्या करना चाहते हो? शांग शाओजी ने घबराकर ये मेंग की ओर देखा, उसकी अशुभ आशंका और भी प्रबल होती जा रही थी। 3 साल पहले तुमने और कुछ युवा उस्तादों ने तियानशियांग टावर में एक लड़की के साथ जबरदस्ती की, जिसके कारण वह गिरकर मर गई। साल 2013 में मिंग चेन के एक बॉडी रिफाइनमेंट रियल्म के मार्शल आर्टिस्ट को सिर्फ इसलिए पीट कर मार डाला गया क्योंकि उसने तुम्हारे बगल में बैठी महिला की तरफ एक नजर डाल ली थी। 2 साल पहले फिर से तुम ही थे। एम्परर के टीवी में तुमने एक के टीवी वेटर को दीवार पर सिर पटक कर आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था और तुम ताली बजा रहे थे और जयकारे लगा रहे थे। 1 साल पहले ये मेंग की बचकानी आवाज शांग शाओजी को किसी राक्षस की आवाज जैसी लगी, जिससे वह भयभीत हो गया। रुको, बोलना बंद करो। शांग शाओजी के माथे पर पहले से ही ठंडा पसीना आ रहा था और उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। शुरू में तुम्हारे और मेरे बीच कोई गहरी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन सिस्टम को किसने कहा कि मुझे ये काम सौंपे? इसलिए मुझे दोष मत दो, अपनी बदकिस्मती को दोष दो। ये मेंग मुस्कुराया और शांग शाओजी से ढेर सारी बातें कही। जैसे जैसे शांग शाओजी सुनता गया, उसका आश्चर्य बढ़ता गया। उसके सामने खड़ा ये बच्चा इतना शक्तिशाली था, लगता है वह किसी न किसी प्रणाली से बंधा हुआ था। जब शांग शाओजी अभी भी सदमे में था, तब तक ये मेंग ने थंडर हैमर उठा लिया था। धड़ाम, गड़गड़ाहट, एक ही समय में खटखटाहट और गरज की आवाज गूंजी और शांग शाओजी पल भर में गायब हो गया। लेकिन जैसे ही शांग शाओजी बेहोश होने लगे, उन्हें धुंधली सी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। डिंग, होस्ट ने नियति का चक्र शुरू कर दिया है। सिस्टम सक्रिय हो गया है। लक्ष्य 100,000 वर्ष पूर्व। जैसे ही वह आवाज गूंजी, शांग शाओजी पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। ये मेंग को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके हथौड़े के प्रहार ने शांग शाओजी को 100,000 साल पीछे भेज दिया था, और न ही उसे यह पता था कि यही शांग शाओजी वह अपराधी था जिसके कारण उसके शरीर का मूल स्वामी रहस्यमय तरीके से ब्लू स्टार पर प्रकट हुआ था। इस समय ये मेंग अभी भी सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाजों को खुशी खुशी स्क्रॉल कर रही थी। ये मिशन तब शुरू हुआ जब ये मेंग ने 3 फोंग भाइयों को मार डाला, जो वास्तव में ये मेंग की उम्मीदों से परे था। डिंग, होस्ट ने नियति शत्रुता क्वेस्ट, लालची शिशु प्रतिभा भक्षण प्रभाव दोगुना पुरस्कार, दूसरे आयाम से यादृच्छिक पात्र पूरा कर लिया है। सिस्टम नोटिफिकेशन देखकर ये मेंग बेहद खुश हो गई। वाह, ये तो कमाल है। पेटू बच्चे की प्रतिभा का प्रभाव दोगुना हो गया है। उसकी लालची शिशु जैसी प्रतिभा पहले से ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी और अब इसके विनाशकारी प्रभाव के दोगुना होने के साथ ये और भी भयावह हो गई है। शेन होंगे और अन्य लोग ये मेंग और शांग शाओजी को बात करते हुए देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये मेंग एक ही बार में शांग शाओजी को धूल में मिला देगा। वे सब एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, वहां अवाक खड़े रहे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। शांग परिवार के यीजिंग क्षेत्र के विशेषज्ञ ने शोक भरी चीख निकाली। तुम छोटे कमीने, तुमने सचमुच यंग मास्टर जी की हत्या कर दी। उसकी आवाज भय और क्रोध से भरी हुई थी। यंग मास्टर जी की हत्या निस्संदेह एक बहुत बड़ी आपदा थी। ये मेंग ने उसकी ओर एक नजर डाली, तेजी से हरकत की और फिर थंडर हैमर ने जोरदार प्रहार किया। गड़गड़ाहट, बिजली कड़की और यीजिंग क्षेत्र का विशेषज्ञ पल भर में गायब हो गया। इस प्रकार शांग शाओजी और उनके द्वारा लाए गए 2 यीजिंग क्षेत्र के विशेषज्ञ, साथ ही लगभग 20 ची प्रेरण क्षेत्र के उस्ताद, सभी का सफाया हो गया। युवक, शांग शाओजी की हत्या के बाद शांग परिवार इसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। अब हमें आगे क्या करना चाहिए? शेन होंगे ने चिंतित भाव से ये मेंग से पूछा। ये सुनकर ये मेंग ने मुंह बनाया और बचकाने लहजे में कहा, अगर ये शांग परिवार है तो क्या हुआ? डरने की क्या बात है? मैं उसे तुम्हें उधार दे दूंगा। अध्याय 271 डरावना चरित्र, गंजा कमजोर। ये मेंग के बोलते ही उसने हाथ हिलाया और शेन होंगे और बाकी लोगों के सामने तुरंत एक आकृति प्रकट हो गई। 30 वर्ष की आयु के इस व्यक्ति का सिर गंजा था, आंखें बड़ी बड़ी थी और चेहरा बदसूरत था। उसने अपने बाएं हाथ में नारंगी लाल रंग का सुरक्षा हेलमेट और दाएं हाथ में एक चेनसो पकड़ रखा था। जैसे ही वह प्रकट हुआ, उसने झुककर अभिवादन किया और ये मेंग की ओर चल पड़ा। गंजे कमजोर व्यक्ति ने युवा मास्टर मेंग का अभिवादन किया। ये मेंग ने गंजे आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। उसके गंजे, कमजोर दिखने और मूर्ख व घटिया से लगने वाले रूप से धोखा मत खाओ। असल में वह एक बेहद ताकतवर इंसान है जो दादी रोम से किसी भी तरह से कमतर नहीं है। उसके हाथ में मौजूद चेनसो तो वाकई डरावनी थी। हड्डी गढ़ने की कला के विशेषज्ञ भी उसकी चेनसो का विरोध नहीं कर सके। बूढ़े शेन, ये है बाल्डविक, एक ऐसा आदमी जो खासतौर पर कैट बिग और कैट सेकंड के खिलाफ लड़ता है। उसकी ताकत दादी रोम से कम नहीं है। मैं उसे आपके शेन परिवार को उधार दे दूंगा। ये मेंग ने अपना सिर घुमाकर शेन होंगे की ओर देखा। क्या ये साधारण सा दिखने वाला कामुक आदमी असल में ग्रैनी रोम के बराबर ही शक्तिशाली है? ये सुनकर शेन होंगे तुरंत चौंक गया। उसने पंचेंग में रोंग मामा की ताकत को अपनी आंखों से देखा था। अगर यह गंजा और कमजोर आदमी रोंग मामा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता है, तो उसे शांग परिवार के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। आखिरकार शांग परिवार के सबसे शक्तिशाली बुजुर्ग ने अभी अभी अस्थि निर्माण के क्षेत्र में प्रवेश किया था। शेन होंगे ने स्वाभाविक रूप से ये मेंग की बातों पर बिना किसी संदेह के विश्वास किया, लेकिन वह उत्सुक भी हो गया। छोटे भाई, ये बिल्ली के मालिक और दूसरी बिल्ली कौन है?
इनकी हिम्मत कैसे हुई गंजे कमजोर हीरो का विरोध करने की। उसके होठों से आवाज अभी निकली भी नहीं थी कि बाल्डविक चिल्लाने लगा, बुरे आदमी, मेरे सामने उन 2 बदबूदार बिल्लियों का जिक्र मत करो, गंजे कमजोर, वरना मैं तुम्हें आरी से काट डालूंगा। गंजे आदमी के क्रूर और भयावह रूप को देखकर शेन होंगे चौंक गया। नहीं नहीं नहीं, बाल्डी कृपया शांत हो जाओ, मुझसे गलती हो गई, मैं इसे दोबारा नहीं बोलूंगा। शेन होंगे स्वाभाविक रूप से घबरा गया। ये गंजा और कमजोर आदमी दादी रोन से कम भयानक नहीं था। भला वह उसे नाराज करने का जोखिम कैसे उठा सकता था। ये देखकर ये मेन का चेहरा तुरंत उतर गया और उसने गंजे आदमी पर चिल्लाना शुरू कर दिया, गंजे कायर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बूढ़े शेन के साथ बदतमीजी करने की। ये सुनकर बाल्डविक ने तुरंत अपना उग्र भाव त्याग दिया और उसके चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान छा गई। युवा स्वामी मेंग, मैं गंजा कमजोर फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। ये मेंग ने नाक सिकोड़कर बाल्डविक ने इसको फिर से चेतावनी दी, यहाँ आज्ञाकारी होकर रहो और मेरे भतीजों और पोतों की मदद करो। अगर तुमने अवज्ञा करने की हिम्मत की तो मैं बिल्ली नंबर 1 और बिल्ली नंबर 2 को यहाँ ले आऊंगा। गंजा आदमी चौंक गया और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। कैट बिग और कैट 2 उसके कट्टर दुश्मन है, जिनकी वजह से उसे बार बार हार का सामना करना पड़ता है। वह इन दोनों बदबूदार बिल्लियों से बेहद सावधान रहता है। अगर यंग मास्टर मेंग सचमुच इन दोनों बदबूदार बिल्लियों को यहाँ ले आए तो सबसे ज्यादा नुकसान बाल्डविक का ही होगा। बाल्डविक को डांटने के बाद ये मेंग ने अपने दांत पीसे और बचकानी आवाज निकाली, बूढ़े शेन, मुझे भूख लगी है। ये सुनकर शेन होंगे ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया, मैं अभी रसोई में जाकर बता देता हूँ। नौजवान, बस मुझे बता दो कि तुम क्या खाना चाहोगे। ये मेंग ने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे कुछ भी चलेगा, खाने के मामले में मैं नखरे नहीं करता, मैं कुछ भी खा लूंगा। ये सुनकर शेन होंगे और बाकी लोग जोर से हंस पड़े। क्या ये कथन सत्य है या असत्य? यदि कोई व्यक्ति अपने मुंह में कुछ भी ठूस सकता है और एक लालची की तरह खा सकता है, यहाँ तक कि टैंक और लोहे के टावर जैसी विशाल वस्तुओं को भी निगल सकता है, तो खाने के मामले में नखरे करने वाला होना तो संभव ही नहीं है। अध्याय 272, जागीर के स्वामी ने मुझे बुलाया। दुर्भाग्यवश ये मेंग को अंत में ये भोजन खाने का मौका नहीं मिला। जैसे ही शेन परिवार की रसोई खाना परोसने के लिए तैयार हुई, शेन परिवार का एक नौकर खबर देने आया, नानजियांग प्रांत के लॉर्ड ने किसी को यहाँ भेजा है। इसके तुरंत बाद सू शियाओटियन के 4 विश्वासपात्रों में से एक, स्वर्ण चेहरे वाले स्वर्गीय राजा झोंग हाओ मुस्कुराते हुए अंदर आ गए। अरे अरे, सुनहरे मुखौटे वाले भूत, तुम यहाँ क्यों आए हो? झोंग हाओ को देखते ही ये मेंग आश्चर्य से चिल्ला उठी। अनचैंग लौटने पर झोंग हाओ अंततः ये मेंग के प्यार में पड़ गया। अब जब वे दोबारा मिलते हैं तो ये मेंग को उसके प्रति एक खास तरह की आत्मीयता का एहसास होता है। छोटे भाई ये मेंग, बहुत दिनों बाद मिले, आप पहले की तरह ही प्रभावशाली हैं। झोंग हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि नानजियांग प्रांत में आते ही आपने शांग परिवार के कई विशेषज्ञों का सफाया कर दिया और अब तो प्रांत प्रमुख भी चिंतित हो गए हैं। ये सुनकर शेन होंगे चौंक गया। उन्हें इतनी जल्दी खबर फैलने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अभी अभी शांग शाओजी और अन्य लोगों का मामला निपटाया ही था कि जागीरदार को पहले ही पता चल गया। राजा झोंग, शेन होंगे ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि झोंग हाओ ने हाथ हिलाकर उसे रोक दिया। कुलपति शेन, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जागीर के स्वामी ने मुझे केवल आपसे मिलने के लिए भेजा है, आपसे पूछताछ करने के लिए नहीं। ये सुनकर शेन होंगे ने तुरंत राहत की सांस ली। नानजियांग प्रांत के स्वामी सू शियाओटियन के पास न केवल अतुलनीय साधना शक्ति है, बल्कि गठबंधन के भीतर उनका एक अत्यंत शक्तिशाली पृष्ठभूमि भी है, जो उन्हें शेन होंगे के लिए एक चुनौती बना देता है। चलो चले नन्हे भाई ये मेंग, कुलपति शेन, जागीर के स्वामी अभी भी आपका इंतजार कर रहे हैं। ये मेंग और शेन होंगे को सिर हिलाकर अभिवादन करने के बाद झोंग हाओ मुड़ा और अपने हाथ पीठ पीछे करके कमरे से बाहर निकल गया। वे बिना एक शब्द बोले सू के निवास पर पहुंचे और झोंग हाओ ये मेंग और शेन होंगे को सीधे सू शियातियान के अध्ययन कक्ष में ले गया। सू शियाओटियन मार्शल आर्ट के विशेषज्ञ होने के साथ साथ स्पष्ट रूप से एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जो साहित्य और मार्शल आर्ट दोनों का अभ्यास करते हैं। उनका अध्ययन कक्ष विशाल था और उसमें प्राचीन काल का आकर्षण व्याप्त था। किताबों की अलमारियों की कतारें हर तरह की किताबों से भरी हुई थी और आसपास की दीवारों पर कई सुलेख और जीवंत स्ट्रोक वाली पेंटिंग टंगी हुई थी। इन चित्रों और सुलेख कृतियों पर हस्ताक्षर सू शियातियान के ही थे। जब झोंग हाओ ये मेंग और शेन होंगे अध्ययन कक्ष में दाखिल हुए तो सू शियातियान सुलेख लिखने में मग्न थी। ये देखकर झोंग हाओ तुरंत रुक गया और ये मेंग और शेन होंगे को चुप रहने का इशारा करते हुए पीछे मुड़ गया। सू शियातियान के विश्वास पात्र होने के नाते झोंग हाओ स्वाभाविक रूप से सू शियातियान की आदतों को बहुत अच्छी तरह जानता था और यह भी जानता था कि सुलेख का अभ्यास करते समय उसे परेशान किया जाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए झोंग हाओ ने ये मेंग और शेन होंगे को विनम्रतापूर्वक याद दिलाया। कुछ देर बाद सू शियाओटियन ने अपना ब्रश नीचे रख दिया, चावल के कागज पर लिखे अक्षरों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव दिखाई दिया। झोंग हाओ ने सू शियाओटियन द्वारा लिखे गए शब्दों पर एक नजर डाली और हंसते हुए कहा, महाराज, आपकी सुलेख कला सचमुच दिन ब दिन निखरती जा रही है। ये कुछ शब्द शायद पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, है ना? ये सुनकर सू शियाओटियन ने झोंग हाओ की ओर देखा और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। झोंग जिनम्यान, तुम्हें तो बस चापलूसी करना आता है। तुम जैसे बदतमीज को सुलेख के बारे में क्या पता होगा? ये सुनकर झोंग हाओ ने शर्मिंदा होकर मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। इसी क्षण सू शियातियान की निगाह ये मेंग और शेन होंगे पर पड़ी। छोटी परी ये मेंग, मैं लंबे समय से आपके नाम की प्रशंसक रही हूँ और आज आपको देखकर मैं इस बात की पुष्टि कर सकती हूँ कि आपकी प्रतिष्ठा बिल्कुल सही है। ये मेंग ने मुंह फुलाकर कुछ बुदबुदाया, सिर्फ शिष्टाचार निभाने का क्या फायदा? आपको तो मुझे भरपेट खाना खिलाना भी नहीं आता। ये सुनकर शेन होंगे अवाक रह गया। वह ये मेंग को खाली निगाहों से देखता रहा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अध्याय 273, सचमुच बदसूरत। ये मेंग की बड़बड़ाहट सू शियाओटियन के कानों से नहीं बच पाए। ये सुनकर वह तुरंत हंसने लगा। छोटी परी ये मेंग, क्या तुम खाना चाहती हो? कोई बात नहीं, मैं अभी रसोई से तुम्हारे लिए दावत तैयार करवा देती हूँ। ये सुनकर ये मेंग ने सिर हिलाया। तुम बुरे नहीं हो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। झोंग हाओ और शेन होंगे दोनों ही अवाक रह गए। उन्हें ये घटना हास्यास्पद और साथ ही निराशाजनक भी लगी, लेकिन सू शियाओटियन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने ये मेंग की तरफ देखा और मुस्कुराया। सू, नन्ही परी द्वारा याद किया जाना मेरे लिए सम्मान की बात होगी।
सू शियाओटियन को गठबंधन की गहरी जानकारी थी और वह ये मिंग के कारनामों के बारे में बहुत कुछ जानती थी। उदाहरण के लिए लियू जिन ने नपुंसक होने के बाद अचानक अपनी पौरुष शक्ति पुनः प्राप्त कर ली और उसने रहस्यमय तरीके से नीले ड्रैगन दिव्य जानवर को धारण कर लिया। सू शियातियान ने उस दिन पेंचेन की लड़ाई के बारे में भी जानने की कोशिश की। इसीलिए सू शियाओटियन को ये मिंग के बारे में जितना अधिक पता चलता गया उतना ही वह हैरान होता गया। एक 5 या 6 साल का बच्चा अनचेंग और पेंचेन के परिवारों से ऊपर उठने में सक्षम है और उसके चारों ओर लेई वानली, ली चेंगमिंग और अन्य लोग घूमते रहते हैं। इसके अलावा शेन होंगे जैसे लोग लगभग पूरी तरह से ये मिंग का अनुसरण करते हैं। इतनी अविश्वसनीय घटना सू शियाओटियन को चौंकाए बिना कैसे रह सकती थी, विशेषकर जब उसे पता चला कि शिगे के लियू जिंदू का ये मिंग के साथ संबंध है, तो वह अब और चैन से नहीं बैठ सका। ये मिंग और शेन होंगे के नानजियांग प्रांत पहुंचने और शांग परिवार के साथ झड़प होने, जिसमें शांग परिवार के कई विशेषज्ञों की हत्या होने की खबर मिलने के बाद सू शियाओटियन ने तुरंत झोंग हाओ से ये मिंग को आमंत्रित करने के लिए कहा। नानजियांग प्रांत में विभिन्न परिवार बहुत गहराई से जड़े जमा चुके हैं और सू शियाओटियन की ताकत के बावजूद भी वह उन्हें पूरी तरह से दबा नहीं सकता। इसलिए अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपनी अधिकांश ऊर्जा नानजियांग प्रांत के प्रमुख परिवारों के खिलाफ लड़ने में लगाई। अब जबकि ये मिंग का शांग परिवार से टकराव हो चुका है, सू शियाओटियन स्वाभाविक रूप से इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देगी। अगर हम ये मिंग को अपने पक्ष में करने में कामयाब हो जाते हैं तो उसकी क्षमताओं के दम पर वह निश्चित रूप से नानजियांग प्रांत का संतुलन बिगाड़ने वाली साबित होगी। इसलिए सू शियाओटियन ये मिंग के प्रति बहुत विनम्र था और उसने उसके साथ 5 या 6 साल के बच्चे जैसा व्यवहार बिल्कुल नहीं किया, बल्कि उसने उसके साथ बराबरी का व्यवहार किया। छोटी परी ये मिंग, कुलपति शेन कृपया बैठ जाए। सू शियाओटियन मुस्कुराए और ये मिंग और शेन होंगे से कुछ कहा। तुरंत ही उसने झोंग हाओ को निर्देश दिया, मेरे लिए इस उल्लेख को फ्रेम कर दो, मैं इसे उस छोटे परी लड़के को देना चाहता हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सू शियाओटियन ने उसके द्वारा अभी अभी लिखे गए सुलेख को उठा लिया। शेन होंगे और बाकी लोग सुलेख को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। बर्फ जैसे सफेद जुबान कागज पर 8 बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखा था, परी बालक ये मिंग, अद्वितीय राष्ट्रीय नायक। सू शियाओटियन की लिखावट बेहद खूबसूरत थी। ये 8 अक्षर नाचते हुए ड्रैगन और फीनिक्स की तरह थे, जो असाधारण शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जब ये मिंग ने इसे देखा तो वह अपने होंठ सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। इतना बदसूरत, ये सुनकर सू शियाओटियन के चेहरे की मुस्कान अचानक जम गई। झोंग हाओ, जिसने अभी अभी जुबान का कागज लेने के लिए हाथ बढ़ाया था, मानो उस पर किसी का जादू हो गया हो। शेन होंगे ने ये मिंग और फिर सू शियाओटियन की तरफ देखा। वह कुछ असमंजस में था, उसका चेहरा शर्मिंदगी से भरा हुआ था। सू शियाओटियन ने दावा किया कि उसके पास 3 असाधारण कौशल हैं, सुलेख, कविता और मार्शल आर्ट। सुलेख को उनमें प्रथम स्थान दिया गया था, जो दर्शाता है कि उन्हें अपनी लिखावट पर कितना गर्व था। लेकिन अब ये मिंग ने सचमुच कह दिया कि वह बहुत बदसूरत है, जिसे सू शियाओटियन के लिए स्वीकार करना मुश्किल था। अगर मेरी लिखावट भी बदसूरत मानी जाती है तो शायद दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी लिखावट खूबसूरत कही जा सके। ये मिंग तो बस एक बच्चा है, उसे लिखावट की कला के बारे में क्या पता। सू शियाओटियन ने मन ही मन अपना सिर हिलाया, खुद को दिलासा देने की कोशिश करते हुए। अध्याय 274, क्या जागीर का स्वामी पागल हो गया है। ये मिंग ने सू शियाओटियन की ओर देखा और उसके तिरस्कारपूर्ण भाव को देखकर अपने होंठ सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। अगर मैं कहूं कि आपकी लिखावट बदसूरत है तो वह बदसूरत ही है। ये सुनकर सू शियाओटियन को हंसी भी आई और गुस्सा भी आया। ठीक है, अगर छोटी परी कहती है कि मेरी लिखावट बदसूरत है तो है बदसूरत, कोई बात नहीं। सू शियाओटियन बोलते हुए अपना सिर हिला रहा था। वह 5 या 6 साल के बच्चे से ऐसी बातों पर बहस कैसे कर सकता था। ये देखकर कि सू शियातियान को अभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, ये मिंग तुरंत खड़ी हो गई। अरे चूंकि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ शब्द लिख देता हूँ। ये मिंग बोलते बोलते सू शियातियान की मेज की ओर चल पड़ी। शेन होंगे अवाक रह गया और झोंग हाओ भी अवाक रह गया। सू शियातियान भी वहीं पर अचंभित रह गई। वह ये मिंग को घूर रही थी, जिसने धीरे धीरे जुबान पेपर फैलाया और ब्रश उठा लिया। अपनी कलाई के एक झटके से सू शियाओटियन की आंखों के सामने अक्षरों की एक पंक्ति प्रकट हुई, जो चांदी के हुक और लोहे के स्ट्रोक से लिखी गई थी, मानो कोई चौंका हुआ ड्रैगन हो। सू शियाओटियन को ये मिंग की लिखावट बहते बादलों और बहते पानी की तरह महसूस हुई। यह एक जंगली घोड़े की तरह दिखता है जो अपनी लगाम से मुक्त होकर आसमान में उड़ता है और फिर धूल में गायब हो जाता है। बेहद खूबसूरत सुलेख। सदमे में आकर सू शियातियान ने आश्चर्य से कहा। ये मिंग के कलम नीचे रखने के तुरंत बाद शून्य से एक हल्की रोशनी अचानक नीचे आए और सीधे जुबान के कागज पर जा गिरी। तुरंत ही शुबान कागज पर लिखा हुआ, मानो किसी दिव्य शक्ति का प्रकटीकरण करते हुए, शून्य में विलीन हो गया। मैं दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा हूँ। इस पंक्ति को देखते ही सू शियाओटियन अपना आपा खो बैठा। वह उत्तेजना से कांप उठा और कर्कश आवाज में चिल्ला उठा, कैलीग्राफी की एक उत्कृष्ट कृति। ये वास्तव में कैलीग्राफी की एक उत्कृष्ट कृति है। सू शियातियान की बातें सुनकर शेन होंगे और झोंग हाओ को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। हे भगवान, क्या 5 या 6 साल का बच्चा विश्व स्तरीय सुलेख लिख सकता है? ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। ये ध्यान देने योग्य है कि सुलेख कला अन्य किसी भी कला से बिल्कुल अलग है। ये मिंग की असाधारण प्रतिभा के बावजूद शेन होंगे और अन्य लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह सुलेख कला में इतनी गहरी महारत हासिल कर लेगा। शेन होंगे और झोंग हाओ पूरी तरह से अचंभित रह गए। हालांकि उन्हें सुलेख की समझ नहीं थी, लेकिन उन्होंने सुना था कि सुलेख कितना अनमोल और शाश्वत होता है। यदि गठबंधन में शामिल उन साहित्यकारों को पता चल जाए कि 5 या 6 साल का बच्चा अद्वितीय गुणवत्ता की सुलेख लिख सकता है, तो वे शायद ये मिंग की सुलेख के लिए विनती करने के लिए नानजियांग प्रांत की ओर दौड़ पड़ेंगे। उस समय 1000 या 10,000 सोने के सिक्कों के बराबर मूल्य वाले शब्द की तो बात ही छोड़िए, 1 लाख या 10 लाख सोने के सिक्कों के बराबर मूल्य वाले शब्द भी बहुत से लोगों द्वारा खोजे जाते थे। कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद सू शियाओटियन अचानक होश में आ गया। भय, उत्साह और घबराहट के मिले जुले भावों के साथ उसने सावधानीपूर्वक ये मिंग से पूछा, मास्टर, क्या आप कृपा करके ये सुलेख शियाओसू को प्रदान करेंगे? यदि सू शियाओटियन ने पहले ये मिंग के साथ बराबरी का व्यवहार किया था, तो अब उसने ये मिंग को पूरी तरह से अपने से ऊंचे स्थान पर रख दिया है। हम कुछ नहीं कर सकते। ये मिंग एक कुशल सुलेखक है जो पीढ़ियों तक विरासत में मिलने वाली कृतियों की रचना कर सकती है। वह सू शियाओटियन की शिक्षिका बनने के लिए पूरी तरह योग्य है। वाणी में थोड़ा सा सम्मान दिखाने में क्या हर्ज है?
सू शियाओटियन अब ये मेंग का शिष्य बनने और सुलेख कला सीखने के लिए बेताब है। अरे हाँ, प्रशिक्षु बनना। मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ कि मुझे अभी इसके बारे में ख्याल आया। पलक झपकते ही सू शियातियान धड़ाम से घुटनों के बल बैठ गई। हे गुरुजी, यद्यपि मैं स्वभाव से मंदबुद्धि हूँ, फिर भी मैं सुलेख कला के प्रति पूरी तरह समर्पित हूँ। मुझे आशा है कि गुरुजी मुझे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे। जैसे ही वे बोलने लगे, वे सब प्रणाम करने लगे। ये देखकर झोंग हाओ और शेनहोंगे तुरंत हक्का बक्का रह गए और सू शियातियान को घूरते रहे, जो लगातार उनके सामने सिर झुकाए खड़ी थी। उनके दिलों में ऐसा महसूस हो रहा था मानो 1,00,000 अल्पाका उनके सामने से सर पर दौड़ रहे हो। जागीरदार, क्या वह पागल हो गया है? अध्याय 275 शिष्य सू शियाओटियन अपने गुरु को प्रणाम करता है। झोंग हाओ और शेनहोंगे को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सू शियातियान की उनके शिष्य बनने की सच्ची इच्छा केवल उनकी सुलेख कला के कारण ही नहीं थी। इसका एक कारण मार्शल आर्ट से भी जुड़ा है। सू शियाओटियन की साधना का स्तर पूरी तरह से सुलेख से जुड़ा हुआ है। दूसरे शब्दों में, उसका सुलेख का स्तर जितना ऊंचा होगा, उसकी समग्र साधना का स्तर भी उतना ही ऊंचा होगा। आज की दुनिया में कोई भी ऐसी सुलेख कला नहीं लिख सकता जो पीढ़ियों तक चली आ सके। इसलिए ये मेंग की सुलेख कला को देखकर सू शियातियान अपना संयम नहीं बनाए रख सकी। अगर सू शियातियान ये मेंग की शिष्या बन जाए तो यह एक अविश्वसनीय सौभाग्य होगा। ये मेंग ने सू शियाओटियन को घमंडी नजर से देखा। तुम्हें अपना शिष्य बनाने से मुझे क्या लाभ होंगे? इतिहास में ये मेंग जैसे शिष्यों को स्वीकार करते समय किसी भी ऋषि ने कभी भी सीधे तौर पर लाभ की मांग नहीं की है। ये सुनकर सू शियातियान अचंभित रह गया। फिर वह हिचकिचाया और बोला, ठीक है स्वामी, ये जो भी चाहेंगे मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसा अवसर पाकर सू शियातियान ने ठान लिया था कि वह इसे हाथ से जाने नहीं देगा। चाहे कुछ भी हो जाए, वह ये मेंग का शिष्य बनने और सुलेख कला सीखने के लिए दृढ़ संकल्पित था। ये सुनकर ये मेंग ने सिर हिलाया और उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव आ गया। मुझे लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, इसलिए मैं अनिच्छा से ही सही आपको अपना नया दोस्त स्वीकार करूंगा। सच में? ये सुनकर सू शियाओटियन बेहद खुश और उत्साहित हो गई। उन्होंने कई बार सम्मानपूर्वक ये मेंग के सामने सिर झुकाया, उनकी गंभीर आवाज गूंज रही थी। शिष्य सू शियाओटियन अपने आदरणीय गुरु को प्रणाम करता है। आवाज सुनते ही पहले से ही स्तब्ध रह चुके झोंग हाओ और शेनहोंगे ने एक दूसरे को बड़ी बड़ी आंखों से देखा, मानो उन्हें किसी ने जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। वह सचमुच प्रशिक्षु बन गया। आज से ये मेंग, ये 6 वर्षीय बच्चा, नानजियांग प्रांत के लॉर्ड का गुरु बनेगा। अगर यह बात बाहर फैल गई तो ये हर किसी को बिल्कुल चौंका देगी। उठना। ये मेंग ने हाथ हिलाकर उपेक्षा का भाव दिखाया और कहा, उनके लिए प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देना महज एक मनोरंजक काम था। इसके अलावा उनकी सुलेख कला पूरी तरह से इस प्रणाली की क्षमताओं पर निर्भर थी, इसलिए उन्होंने सू शियाओटियन को कुछ भी सिखाने के बारे में कभी सोचा भी नहीं। जी हाँ प्रिय शिक्षक, सू शियाओटियन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके गुरु विश्व स्तरीय सुलेख केवल इस प्रणाली की कुशलता के कारण ही कर पाते थे। सुलेख की असली कला के मामले में ये मेंग पूरी तरह से अनभिज्ञ थे। उसके चेहरे पर अब भी खुशी का भाव था, उसका पूरा शरीर उत्साह से दमक रहा था। सू शियातियान को देखकर शेनहोंगे को अचानक एहसास हुआ कि ये मेंग अब सू परिवार के मुखिया के गुरु बन चुके हैं। क्या इससे उनके शेन परिवार के लिए नानजियांग प्रांत में अपनी जगह बनाना बहुत आसान नहीं हो जाएगा? ये सोचकर शेनहोंगे भी बेहद उत्साहित हो गया। एक तरफ खड़े झोंग हाओ ने शेनहोंगे को एक अजीब नजर से देखा। जागीर का स्वामी शिष्य बनने जा रहा है, आप इतने उत्साहित क्यों हैं कुलपति शेन? ये सुनकर शेनहोंगे काफी देर तक अवाक रह गया, फिर आखिरकार उसने एक अटपटी सी मुस्कान बिखेरी। अच्छा, मुझे तो तुम्हारे लिए खुशी है नौजवान। ये सुनकर झोंग हाओ ने अपनी आंखें घुमाई और पूरी तरह निराश दिखाई दिया। ये मेंग के अस्तित्व के कारण लोगों के एक दूसरे को संबोधित करने का तरीका पूरी तरह से गड़बड़ हो गया है। जागीर का स्वामी ये मेंग का शिष्य बन गया। स्वामी के अधीन होने के नाते उन्हें स्वाभाविक रूप से ये मेंग के प्रति गुरु के समान सम्मान दिखाना पड़ता था। हालांकि ये बूढ़ा शेन ये मेंग को छोटा भाई कहकर भी पुकारता था। क्या ये बेवजह उसे एक पीढ़ी नीचे नहीं धकेल रहा है? इस विचार के साथ ही झोंग हाओ को तुरंत बहुत अन्याय का एहसास हुआ। मैं, जो 4 महान वज्रों में से एक हूँ, उस बूढ़े कमीने शेनहोंगे से एक पीढ़ी पीछे कैसे हो सकता हूँ? झोंग हाओ, जल्दी आओ और मेरे पूज्य गुरु को प्रणाम करो। आवाज सुनते ही पहले से ही हताश महसूस कर रहे झोंग हाओ ने तुरंत मुंह भरकर खून थूक दिया। वह पूरी तरह से अचंभित रह गया। अध्याय 276 स्याही मीठी है, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। आप मेरे आदरणीय शिक्षक के सामने सिर क्यों नहीं झुका रहे हैं? झोंग हाओ के हैरान चेहरे को देखकर सू शियाओटियन ने भौहें चढ़ा ली। ये देखकर झोंग हाओ के पास ये मेंग के सामने घुटने टेककर सम्मानपूर्वक प्रणाम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। झोंग हाओ ने मास्टर ये का अभिवादन किया। ये मेंग ने अपना छोटा हाथ हिलाया। ठीक है, उठो। झोंग हाओ के खड़े होने के बाद सू शियातियान की आवाज फिर से सुनाई दी। झोंग हाओ, रसोई को भोज तैयार करने का निर्देश दो। आज मैं अपने आदरणीय गुरु के सम्मान में एक भोज का आयोजन करना चाहता हूँ। ये शब्द बोलते ही ये मेंग के चेहरे पर तुरंत एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। ये प्रशिक्षु बुरा नहीं है। अपने निर्देश देने के बाद सू शियाओटियन ने ये मेंग के साथ कुछ और औपचारिक बातें की, फिर उनसे माफी मांगी और शेनहोंगे को अध्ययन कक्ष से बाहर ले गए। ये मेंग को जानने की इच्छा के अलावा सू शियाओटियन शेन परिवार का भी दिल जीतना चाहता था, जो नानजियांग प्रांत में नए थे। अगर शेन परिवार नानजियांग प्रांत में बसना चाहता है तो उन्हें सू शियातियान की मंजूरी की जरूरत है, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसलिए सू शियाओटियन, जिसने पहले ही ये मेंग के साथ गुरु शिष्य का संबंध स्थापित कर लिया था, ने तुरंत शेनहोंगे को अपना ही एक सदस्य मान लिया और उसे स्थानांतरण दस्तावेजों को पूरा करने के लिए जल्दी से अपने साथ ले गया। सू शियातियान और शेनहोंगे को महत्वपूर्ण मामलों में व्यस्त देखकर ये मेंग ने उन्हें परेशान नहीं किया और इसके बजाय खुद ही अध्ययन कक्ष में इधर उधर देखने लगी। अगर ये मेंग ने इधर उधर न देखा होता तो सब ठीक होता, लेकिन जैसे ही उसने देखा, सू शियाओटियन के अध्ययन कक्ष में तुरंत अफरा तफरी मच गई। उसने ब्रश की नोक पर लगी स्याही को नजरअंदाज करते हुए लापरवाही से भेड़िए के बालों से बना ब्रश उठाया और उसे जोर से काट लिया। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। सू शियाओटियन का कीमती भेड़िए के बालों वाला ब्रश ये मेंग ने कुछ ही पलों में पूरी तरह से चट कर लिया। तुरंत ही उसने स्याही का पत्थर उठाया और उसे चबाने लगा, जोर जोर से चबाने लगा। स्याही चारों ओर फैल गई, जिससे उसके छोटे से मुंह के चारों ओर एक काला धब्बा लग गया। ये स्याही मीठी है, इसका स्वाद बहुत अच्छा है।
स्याही के पत्थर का काम खत्म करने के बाद ये मिंग ने खुद से कुछ बुदबुदाया, फिर उसकी आंखें दोबारा चारों ओर खोजने लगी। अगले ही पल किताबों की अलमारी पर रखी किताबें तत्काल खतरे में पड़ गईं। ये सुलेख की उत्कृष्ट कृतियां थीं जिन्हें सू शियातियान ने बड़ी मेहनत से संकलित किया था, लेकिन इस बार ये सभी ये मिंग द्वारा नष्ट कर दी गईं। इसका आधा हिस्सा उसके पेट में चला गया और बाकी आधा उसने पूरी तरह से पचा लिया। जब सू शियातियान और शेन होंगे अध्ययन कक्ष में लौटे तो वे अपने सामने के दृश्य को देखकर तुरंत स्तब्ध रह गए। जी हाँ गुरुजी, आपने ही मुझे ये उत्कृष्ट ग्रंथ दिए थे, सू शियाओटिन ने हिचकिचाते हुए पूछा, लेकिन उस सवाल के बाद आगे बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसने ये मिंग की अतृप्त भूख के बारे में बहुत पहले ही सुन लिया था, और अगर सू शियाओटिन अपने सामने के दृश्य को देखने के बाद भी यह नहीं समझ पाया कि क्या हो रहा है, तो वह नानजियांग प्रांत का स्वामी होने के लायक नहीं होगा। किताबों की अलमारी में रखी वो सारी क्लासिक किताबें आखिरकार मेरे गुरु के पेट में ही चली गई होंगी। ये सोचकर सू शियाओटिन को रोने का मन हुआ, लेकिन आंसू नहीं निकले। उसके शिक्षक ने सारी किताबें खाली थी, वो और क्या कर सकता था। ये मिंग ने पलकें झपकाई और व्याकुल और दुखी सू शियाओटिन को देखा। उसके चेहरे पर थोड़ी सी शर्मिंदगी झलक रही थी। अरे बाप रे, मैं खाने में इतना मग्न था कि मैंने उसके लिए एक निवाला भी नहीं छोड़ा। सौभाग्य से अभी भी कुछ टुकड़े बचे हैं, मैं कुछ और टुकड़े जोड़कर उसे दे दूंगा, नहीं तो मेरे सबसे बड़े शिष्य का दिल टूट जाएगा। एक पल के विचार में ये मिंग ने अभी अभी प्राप्त किए गए सभी टुकड़ों को संश्लेषण भट्टी में फेंक दिया। कुछ ही देर बाद ये मिंग के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अरे वाह, ये किताबें तो मेरे सबसे बड़े प्रशिक्षु को जरूर खुश कर देंगी। इस समय सू शियाओटिन ने गहरी सांस ली, ये मिंग की ओर देखा और जबरदस्ती मुस्कुराए। हे कोई बात नहीं, चूंकि मेरे मालिक ने ये किताबें पहले ही खाली हैं, तो चलो मान लेते हैं कि शियाओटिन ने इन्हें कभी इकट्ठा ही नहीं किया था। फिर भी सू शियाओटिन की आंखों में थोड़ी सी उदासी झलक रही थी। अध्याय 277 मार्शल आर्ट के 8 क्षेत्र। बड़े शिष्य, कंजूसी मत करो, देखो मैं तुम्हें क्या दूंगा। जैसे ही सू शियाओटिन जबरदस्ती मुस्कुरा रहा था, ये मिंग ने अपना हाथ झटका और उस पर एक किताब फेंक दी। सू शियाओटिन एक पल के लिए अचंभित रह गई, फिर उसने जल्दी से उसे ले लिया। किताब के खुलने से पहले ही उसके कवर पर लिखे बड़े बड़े अक्षर तुरंत ही एक ऐसी आभा बिखेरने लगे जो सामान्यता से परे थी। ये है। सू शियाओटिन ने कवर को ध्यान से देखा और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ पाया, वीनस का सुलेख संग्रह। क्या? सू शियाओटिन तुरंत चौंक गई और आश्चर्य से चीखने से खुद को रोक नहीं पाई। शुक्र कौन है? वह तो एक पौराणिक देवता है। ये मिंग के पास सुलेख का ये संग्रह कैसे हो सकता है? सू शियातियान की हैरानी भरी आवाज सुनकर शेन होंगे चौंक गया और उत्सुकता से झुककर देखने लगा। इसे देखते ही शेन होंगे ने तुरंत घबराकर चीख मारी और बार बार चिल्लाने लगी। एक दिव्य कलाकृति, यह एक दिव्य कलाकृति है। भगवान सू, आपने इस बार खजाना पा लिया है। शेन होंगे की आवाज सुनते ही सू शियाओटिन के चेहरे पर तुरंत एक आनंदमय मुस्कान खिल उठी। कवर पर लिखे शब्द ही आम लोगों की समझ से परे हैं। सू शियाओटिन की सुलेख कला को देखते हुए वह स्वाभाविक रूप से समझ गया था कि ताइबाई जिनशिन की सुलेख कला का ये संग्रह निश्चित रूप से एक दिव्य खजाना है। उसने जल्दी से सुलेख संग्रह खोला और एक ही नजर में वह लिखावट से इतना मोहित हो गया कि अपनी नजरें उससे हटा ही नहीं सका। हे भगवान, ये तो सचमुच किसी दिव्य प्राणी की लिखावट है। इस रेखा को देखो, हर एक रेखा कितनी सुंदर और मनमोहक है, मानो स्वर्ग से कोई दिव्य प्राणी उतरा हो। ये अद्भुत है, सचमुच बेहद अद्भुत। सू शियाओटिन ने इस बात की परवाह किए बिना कि कोई जवाब दे रहा है, खुद ही जोर जोर से प्रशंसा करने लगा। ये तो भयानक है। इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि इस ग्रंथ में गहन सत्य और गहरे सिद्धांत समाहित है। दाव की लय पंक्तियों के बीच बहती है। ये सचमुच भयानक है। अगर मैं इसका एक अंश भी समझ पाऊं, तो मुझे डर है कि मैं तुरंत सुलेख की एक उत्कृष्ट कृति लिख सकता हूं। सू शियाओटिन पूरी तरह से हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये मिंग द्वारा दी गई जादू की किताब इतनी अनमोल अमर धरोहर होगी। यह उस्ताद बहुत अच्छा है। अब चाहे ये मिंग अपने अध्ययन कक्ष की सारी किताबें पढ़ डाले या चाहे ये मिंग अपना पूरा नानजियांग प्रांत ही खा जाए, वह एक शब्द भी नहीं बोलेगा। वह गठबंधन नेता के पद के बदले ऐसे दिव्य खजाने का सौदा नहीं करेगा। अनिच्छा से शुक्र की सुलेख को एक तरफ रखते हुए सू शियाओटिन घुटने टेककर ये मिंग के सामने आदरपूर्वक प्रणाम किया। हे गुरु, आपकी इस महान कृपा का बदला चुकाने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। मैं जीवन भर आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। सू शियाओटिन जानता था कि भले ही ये मिंग उसे कुछ न सिखाए, लेकिन आज उसने उसे जो सुलेख का संग्रह दिया है, उससे अगर वह उसमें निहित दाववादी सिद्धांतों को समझ ले, तो उसकी सुलेख कला कम से कम एक महान गुरु के स्तर तक पहुंच जाएगी। एक बार जब सू शियाओटिन की सुलेख कला पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा के स्तर तक पहुंच जाएगी, तो संभवतः उसका मार्शल आर्ट का स्तर भी पौराणिक सत्य संक्षेपण के स्तर तक पहुंच जाएगा। मार्शल आर्ट के 8 क्षेत्र: शरीर का शोधन, नाड़ी खोलना, ची मार्गदर्शन, टेंडन का रूपांतरण, हड्डियों का निर्माण, मज्जा की सफाई, सच्चे सार का संघनन और मूल में वापसी। इनमें से कंडेंसिंग ट्रू रियल ने जन्मजात रियल के ग्रैंड मास्टर के पौराणिक अस्तित्व को प्राप्त कर लिया है, जो अकेले ही 10,000 सैनिकों को हराने और एक देश को नष्ट करने में सक्षम है। वह अपने हर इशारे से नदियों और समुद्रों को उलट सकता था, पहाड़ों को चीर सकता था और चट्टानों को तोड़ सकता था। वह सचमुच एक धरती का देवता था। वर्तमान में एलायंस द्वारा नियंत्रित संपूर्ण नेबुला गैलेक्सी में कंडेंसेशन दायरे में केवल 1 दर्जन के करीब ग्रैंड मास्टर ही है। ये कल्पना करना आसान है कि इस स्तर पर पहुंचने के बाद सू शियातियान का रुतबा कितना असाधारण हो जाएगा। उस समय वो लियू जिन और वेई झोंगशियान जैसे दिग्गजों से कहीं अधिक श्रेष्ठ होगा। इस गठबंधन के सबसे रहस्यमय व्यक्ति, पूर्वी टावर के स्वामी और पश्चिमी मंडप के स्वामी भी शायद उसे हराने में सक्षम न हो। इसलिए सू शियाओटिन ये मिंग के प्रति कृतज्ञ क्यों न हो और उसके प्रति मृत्यु तक वफादार रहने की शपथ क्यों न ले। WTRLAB दिव्य बालक प्रणाली 278/3886 7.15%। 278 यह शरारती बच्चा दादा बन गया। अध्याय 278 यह छोटा बदमाश वास्तव में मेरा दादा है। पापा, मैं घर आ गया हूँ। जैसे ही सू शियातियान ये मिंग के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा था, तभी एक स्पष्ट और मधुर आवाज सुनाई दी। तभी युवावस्था की ऊर्जा और असीम जीवंतता से भरपूर एक युवती अध्ययन कक्ष में दाखिल हुई। उस लड़की को देखते ही सू शियाओटिन के चेहरे पर स्नेह भरी मुस्कान आ गई। मेरे प्रिय शिक्षक, यह मेरी बेटी जियान है। सू शियाओटिन मुस्कुराया और ये मिंग से कुछ कहा, फिर अपना सिर घुमाकर सू जियान को ऐसे घूरा जैसे वह गुस्से में हो।
जियान, जल्दी करो और अपने गुरु को प्रणाम करो। ये सुनकर सू जियान तुरंत अचंभित हो गई और हकलाते हुए ये मिंग की ओर इशारा किया। ग्रैंड मास्टर, पिताजी, आप इस नन्हे बदमाश के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं ना? ये सुनकर सू शियाओटियन का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। छोटे बदमाश का क्या मतलब है? वो तुम्हारे दादाजी हैं। जल्दी करो और अपने दादाजी के सामने सिर झुकाओ। सू जियान अचंभित रह गई। भला इतना छोटा बच्चा सू की उनकी गुरु कैसे बन सकता है? ये देखकर ये मिंग ने अपना छोटा हाथ हिलाया। ठीक है, मैं इस नन्हे बच्चे को तुम्हारे सामने कैसे झुकने दे सकता हूँ? ये सुनकर सू शियाओटियन घबरा गई। गुरुजी, ये ठीक नहीं है। मर्यादित नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जब वह बोल रहा था, सू शियाओटियन ने सू जियान को गुस्से से घूरा। उसके चेहरे पर क्रोध की झलक दिखाई दी। हालांकि सू शियाओटियन भी एक मार्शल आर्टिस्ट थे, लेकिन मार्शल आर्ट के मार्ग पर चलने से पहले वे एक विद्वान थे जो शिष्टाचार को सर्वोपरि मानते थे। भला वे अपनी बेटी को अपने गुरु का अनादर करने की अनुमति कैसे दे सकते थे? सू शियातियान के चेहरे के भाव देखकर सू जियान तुरंत समझ गई कि उसके पिता सचमुच नाखुश हैं। उस क्षण उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह और देर करे और उसने आज्ञाकारी होकर ये मिंग के पास जाकर कई बार सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। परोपकारी शिष्य सू जियान ने गुरुजी का अभिवादन किया। अरे वाह, तुमने मेरे सामने सिर क्यों झुकाया, युवती? मेरी प्यारी शिष्या, तुम तो वाकई असाधारण हो। ये मिंग का चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था। उसने आंखें सिकुड़ते हुए बात की। इतनी प्यारी युवती मेरी शिष्या बन गई है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल भी नहीं। ये मिंग को नमस्कार करने के बाद सू जियान खड़ी हो गई। सू शियाओटियन की असावधानी का फायदा उठाते हुए उसने ये मिंग को गुस्से से घूरा। इस बदमाश ने तो मुझे घुटने टेकने और सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया। अगर मैंने इसे बाद में सबक नहीं सिखाया तो इसे पता ही नहीं चलेगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। जैसे ही सू जियान चुपके से अपने बदले की योजना बना रही थी, ये मिंग ने पहले ही अपना छोटा हाथ घुमाकर उस पर कुछ फेंक दिया। सुश्री जी, नहीं, मेरी नन्ही परपोती, यह एक सौंदर्य गोली है। मेरी ओर से आपके लिए एक उपहार है। जब हम मिल रहे हैं, कृपया इसे स्वीकार करें। ये सुनकर सू शियातियान बेहद खुश हो गई और चिल्ला उठी। जियान, जल्दी करो और अपने गुरु को धन्यवाद कहो। सू जियान ने अपने हाथ में मौजूद काली अनाकर्षक सौंदर्य गोली पर एक नजर डाली और अपने होंठ सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाई। कितनी भयानक गोली है, सौंदर्य की गोली। अगर मैं इसे खा लूं तो शायद मेरा चेहरा ही बिगड़ जाएगा। सू जियान के तिरस्कारपूर्ण भाव को देखकर शेन होंगे ने बोलने से पहले मन ही मन अपना सिर हिलाया। सू महोदया, इस युवक की प्रतिभा को कम मत समझिए, यह एक अनमोल खजाना है। सू शियाओटियन की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर सदमे का भाव आ गया। क्या ये कोई जादुई गोली है? सू शियाओटियन ने सोचा था कि ये मिंग ने उसे जो गोली दी थी वह सिर्फ एक साधारण गोली थी, लेकिन जब उसने शेन होंगे की बातें सुनी तो उसे एहसास हुआ कि यह सौंदर्य गोली वास्तव में उसी स्तर की थी जो लियू जिन ने ली थी। आपको ये जानना चाहिए कि लियू जिन ने जो गोलियां खाई थी वे निश्चित रूप से अमरता का अमृत थी। उन्हें लेने के बाद तो किन्न भी सामान्य हो सकते थे, वे अमरता के अमृत के अलावा और क्या हो सकती थी? अध्याय 279 दिव्य अमृत से अपेक्षित परिणाम। गुरुजी, ये बहुत कीमती है, कृपया इसे वापस ले लीजिए। सू शियातियान ने कांपती हुई आवाज में कहा। यह सुनकर सू जियान ने चावल चुगते चूजे की तरह बार बार सिर हिलाया। हाँ हाँ हाँ, चलो इसे वापस ले लेते हैं। मैं पहले से ही काफी खूबसूरत हूँ, मुझे किसी ब्यूटी पिल्स की जरूरत नहीं है। सू जियान की बात करें तो उसे विश्वास ही नहीं था कि यह काली और फटी हुई गोली किसी प्रकार का अमृत हो सकती है। इसे वापस कर देना ही बेहतर है। नहीं तो अगर पापा मुझे जबरदस्ती गोली खिलाते हैं और मुझे पेट दर्द हो जाता है तो मेरे पास शिकायत करने के लिए कोई नहीं बचेगा। सू जियान ने मन ही मन सोचा कि ये मिंग के गर्भनिरोधक गोलियां दोबारा लेने से उसे बहुत खुशी होगी। ये देखकर ये मिंग ने अपने दांत पीसने से खुद को नहीं रोका। मेरे नन्हे पोते को मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, ये ठीक नहीं है। एक पल के विचार में ये मिंग ने अचानक अपना हाथ उठा लिया। ऊर्जा का एक तीव्र विस्फोट पल भर में सू जियान पर असर डाल गया। अचानक हुए इस हमले से अचंभित होकर सू जियान ऊर्जा के बल से तुरंत कई कदम पीछे धकेल दी गई। वह तुरंत चिढ़ गई और ये मिंग से उसके इरादों के बारे में पूछने ही वाली थी कि तभी उसके हाथ में मौजूद गोली अचानक उछलकर उसके मुंह में चली गई। आह, सू जियान अवाक रह गई। यह मनहूस गोली सचमुच उसके मुंह में आ गिरी थी। क्या जल्द ही मेरा चेहरा बिगड़ जाएगा? सू जियान को संभावित बुरे परिणामों के बारे में सोचकर रोंगटे खड़े हो गए और वह रोना चाहती थी। सू शियाओटियन ने ये मिंग को आभारी दृष्टि से देखा। मेरे प्यारे शिक्षक, आप अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसे लगा कि ये मिंग को डर था कि वे मना कर देंगे, इसलिए उसने सू जियान को गोली खिलाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया। इससे पहले कि ये मिंग सू शियातियान के शब्दों का जवाब दे पाती, उसने सू जियान की तीखी चीख सुनी। आह, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे चेहरे से कुछ बह रहा है। क्या मेरा चेहरा बिगड़ गया है? मैं ऐसा नहीं चाहती। उफ, सू जियान बहुत डर गई और रोने लगी। उसे अपने चेहरे पर कुछ चिकना सा महसूस हुआ और वह बुरी तरह भयभीत हो गई। शेन होंगे और सू शियातियान अवाक रह गए। सू जियान खुद इसे नहीं देख सकती थी, लेकिन वे इसे स्पष्ट रूप से देख सकते थे। इस समय सू जियान के चेहरे के भाव धीरे धीरे और इतनी तेजी से बदल रहे थे कि उन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता था। हालांकि सू शियाओटियन और शेन होंगे को यह नहीं पता था कि उसके चेहरे पर वह तरल पदार्थ क्या था, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया कि यह शायद वसा जैसा कुछ था। कुछ ही क्षणों बाद उनके सामने एक कोमल चेहरा प्रकट हुआ। उसका चेहरा तो पहले जैसा ही था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि इस समय सू जियान स्वर्ग से आए किसी परी जैसी लग रही थी, बेहद खूबसूरत और मनमोहक। आपको पता है, पहले वाली सू जियान दिखने में बुरी नहीं थी, उसे बस एक जवान और ऊर्जावान सुंदर लड़की ही कहा जा सकता था। लेकिन अब वह एक परी में बदल गई है। यह सू शियातियान और शेन होंगे दोनों ही दंग रह गए। हालांकि वे जानते थे कि ये मिंग का अमृत असाधारण होना चाहिए, फिर भी जब ये दृश्य वास्तव में उनकी आंखों के सामने आया तो वे दंग रह गए। अपनी प्यारी बेटी को इतना खूबसूरत होते देख सू शियाओटियन अपने शुरुआती सदमे के बाद स्वाभाविक रूप से बेहद खुश हो गया। विशेष रूप से सू जियान की शक्ल अभी भी पहले जैसी ही 8-9 गुना है, जिससे सू जियाओटियन आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों हो जाता है और वह प्रशंसा से आह भरता है, जैसा कि दिव्य अमृत से अपेक्षित था। ये मिंग ने भी सू जियान की ओर आश्चर्य से देखा। हालांकि उसने लियू फेफेई और अन्य लोगों को सौंदर्य की गोलियां दी थीं, लेकिन उन्होंने उन्हें तुरंत नहीं लिया और वह पहले ही शेन होंगे के साथ नानजियांग प्रांत चला गया था। इसलिए ये मिंग ने पहली बार ब्यूटी पिल के प्रभावों को देखा था।
इतने अच्छे परिणाम देखकर ये मिंग खुद को रोक नहीं पाए और उसने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए चुपके से योजनाएं बनाना शुरू कर दिया। अगर मैं नानजियांग प्रांत में होता तो मुझे आश्चर्य होता कि मैं सौंदर्य प्रसाधन की गोलियों की नीलामी का आयोजन कितनी अच्छी तरह से कर पाता। अध्याय 280 बिना एक शब्द कहे प्रकट की गई मार्शल आर्ट तकनीक। सु शियाओटियन और शेन होंगे की आंखों में हैरानी भरे भाव देखकर सु जियान को भी कुछ एहसास हुआ। उसने जल्दी से अपने छोटे से पस से एक दर्पण निकाला। आह! अचानक एक चीख सुनाई दी। सु जियान दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहे उस बेहद खूबसूरत चेहरे को अविश्वास से देखती रही, वो पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। क्या यह अभी भी मैं ही हूँ? एक पल के लिए सु जियान को विश्वास ही नहीं हुआ कि वह इतनी खूबसूरत हो गई है। जब सु जियान को होश आया तो ये मिंग को देखते हुए उसकी आंखों में भय और प्रशंसा के भाव भर गए। इस नन्ही शरारती बच्ची ने महज एक छोटी सी गोली का इस्तेमाल करके खुद को एक प्यारी सी बच्ची से एक ऐसी बेहद खूबसूरत महिला में बदल लिया जो राज्यों को भी उखाड़ फेंक सकती थी। ऐसे तरीके तो बेहद भयावह हैं। दादाजी गुरुजी, सु जियान ने मीठी कोमल आवाज में ये मिंग को पुकारा। उसकी आंखें एक अवर्णनीय आकर्षण से चमक रही थी। ये देखकर सु शियातियान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। आखिरकार ये लड़की मान ही गई। क्या उसे पता नहीं कि मैं सु शियातियान कौन हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं यूं ही उसकी शिष्या बन सकती हूँ? पूरी तरह से आश्वस्त होकर सु जियान ने अपने शालीन सिद्धांतों को त्याग दिया और ये मिंग की चापलूसी करने लगी, जिससे किनारे पर खड़ी सु शियाओटियन के रोंगटे खड़े हो गए। तभी झोंग हाओ अंदर आ गया। महामहिम, भोज तैयार है, आप क्या सोचते हैं? उसके बोलने से पहले ही झोंग हाओ वहीं जम गया और हैरानी से सु जियान की ओर इशारा करने लगा। ये सुनकर सु जियान के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। यहाँ तक कि अंकल झोंग भी हैरान रह गए। लगता है मेरा रूप सचमुच काफी नाटकीय रूप से बदल गया है। झोंग हाओ के सदमे को नजरअंदाज करते हुए सु जियाओटिन ने सम्मानपूर्वक ये मिंग से पूछा, गुरुजी, क्या अब हम भोज शुरू कर सकते हैं? खाने के बारे में सुनते ही ये मिंग तुरंत उस नीलामी के बारे में भूल गई जिसकी वह योजना बना रही थी। खाओ, अभी खाओ। जी हाँ स्वामी जी, सु शियाओटिन ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया। स्वामी जी, कुलपति शेन कृपया। सु शियातियान के बोलते ही वही ये मिंग और शेन होंगे को भोज कक्ष की ओर ले गया। ये देखकर सु जियान तुरंत उनके पीछे पीछे चल दिया। अब जब सु जियान ने ये मिंग के अद्भुत तरीकों को देख लिया है तो वह ये मिंग को खुश करने का मौका नहीं छोड़ेगी। सु शियाओटिन ये मिंग और शेन होंगे को बैंक्वेट हॉल में ले गए। हॉल के अंदर पहले से ही 3 लोग खड़े थे। उनमें से एक फॉन्ग रुई था, वही ज्योतिषी जिससे ये मिंग उस दिन मिला था। जहां तक बाकी 2 लोगों की बात है, ये मिंग और शेन होंगे उनसे पहले कभी नहीं मिले थे। गुरुजी, ये सभी शियाओटिन के विश्वास पात्र हैं। आप फॉन्ग रुई से मिल चुके हैं। बाकी 2 मियाओ ली टूटी हुई तलवारों के राजा और लियू शिन 9 तलवारों के राजा हैं, जो 4 वज्रों में से 2 हैं। फॉन्ग रुई और अन्य 2 लोग तुरंत आगे बढ़े और सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। हम मास्टर ये को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। उन्होंने अभी झोंग हाओ को ये कहते सुना था कि सु शियातियान ये मिंग की शिष्या बन गई है। मियाओ ली और लियू शिन को कुछ संदेह हुआ, लेकिन फॉन्ग रुई बहुत प्रभावित हुई। यद्यपि फॉन्ग रुई 4 वज्रों में अंतिम स्थान पर थे, फिर भी वे वास्तव में उनके रणनीतिकार थे। इसलिए फॉन्ग रुई के आग्रह पर मियाओ ली और लियू शिन ने अंततः अनिच्छा से ही भगवान के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और 6 साल के बच्चे के शिष्य बन गए। ये मिंग ने अपना छोटा हाथ हिलाते हुए कहा, उठो सब लोग। जब वह बोल रहा था तभी उसने कई मार्शल आर्ट की नियमावली को धड़ाम से बाहर फेंक दिया। चूंकि आप सभी मेरे सबसे वरिष्ठ शिष्य के भरोसेमंद साथी हैं, इसलिए मैं आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। मैं आपको ये 4 मार्शल आर्ट मैनुअल दूंगा। ठीक है, इनमें से एक तो सुनहरे चेहरे वाले दानव के लिए है, बाकी आप खुद चुन सकते हैं। ये शब्द सुनते ही फॉन्ग रुई और बाकी दोनों ये मिंग को देखकर चौंक गए। कोई व्यक्ति बिना पूर्व सूचना दिए मार्शल आर्ट कौशल क्यों प्रदान करेगा?